वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। खर पावर हाउस हैं। यदि आप एक-एक करके हमला करते हैं, तो मुझे डर है कि उनमें से कोई भी आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। आपके लिए अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए हमने सेना में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे 8 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस नहीं झूलेंगे, बस 2 एक-एक। संभवतः आपके पास कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार आपकी ताकत इतनी मजबूत है। यदि आप एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो आप एक दूसरे के खिलाफ होंगे। आपका अपमान। चुप्पी के एक क्षण के बाद चांगमू वरदान ने एक बहुत ही बेशर्म मुस्कान का खुलासा किया और इस तरह की मुस्कान के साथ ताओ से कहा। अध्याय 198 ताओ याओ, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि 2 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? जैसे ही चांग म्यू वेनरेबल ने इन शब्दों को कहा, इन यूनिवर्स की दुनिया में अनगिनत जीवों को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत अपने दिलों में शाप दिया, चेहरा नहीं चाहा। यांग ब्रह्मांड में रहस्यमय शिखर पावर हाउस कोंगमू वंशानुगत फंकाई अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ अभी भी एक बड़े दायरे के साथ एक है जब वह इन ब्रह्मांड में जीवों को अपमानित करता है और सताता है। नतीजतन अब जब ताओ विपरीत तरीके से चला गया, तो दूसरा पक्ष इस तरह के एक चेहरे को नहीं चाहते थे। आप देख रहे हैं कि आप खुद के चुटीले व्यवहार पर बहुत गर्व कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर 2 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस एक साथ लड़ते हैं, तो वे मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे? ताओ याओ ने चांग म्यू को देखा, जो मुस्कुराहट से भरा था, और उसने ठंड से कहा। वास्तव में 1 महीने पहले जब चांग मू आदरणीय और अन्य इस मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए, तो उनकी बातचीत पहले से ही ताओई द्वारा कब्जा कर ली गई थी। यांग यूनिवर्स वर्ल्ड में रहस्यमय शिखर पावर हाउस की योजनाओं और व्यवस्थाओं के लिए ताओ याओ भी बहुत स्पष्ट है। वर्तमान स्थिति ताओ याओ की उम्मीदों के भीतर थी, लेकिन जब चांगमू विनरेबल में ऐसा नहीं होने वाली चेहरा प्रदर्शन नहीं हो सकता है, तो यह अभी भी टियाओटियन को थोड़ा अवमानना है। कहा, यह एक चर्चा से ज्यादा कुछ नहीं है। कोंगमू आदरणीय, यांग मियन आदरणीय, आप दोनों में से 593 के बारे में एक साथ कैसे लड़ रहे हैं? चांगमू आदरणीय की मुस्कान उज्जवल और उज्जवल हो गई, और उन्होंने कहा कि कोंगमू विनरेबल, यांग डॉक्टर विनरेबल से कहा गया। यह अवलंबी है। कोंगमू आदरणीय और यांग मियन आदरणीय एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। उन्होंने एक ही समय में एक कदम आगे बढ़ाया। इस समय काले स्तर के शीर्ष पर शिखर पावर हाउस की आभा इस समय जगाई गई थी। 2 रहस्यमय शिखर पावर हाउस से प्रेरित और एक सुपर तूफान बनाने के लिए संयुक्त रूप से प्रेरित है। वास्तव में कोंगमू आदरणीय और यांग मियन आदरणीय जैसे शिखर पावर हाउस इतने शक्तिशाली हैं कि वे पहले से ही एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि साधारण मजबूत लोगों के लिए, यहां तक कोंगामू वंशानुक्रम से प्रेरित विशाल आभा और यांग मियन आदरणीय में एक महान दमनकारी बल है, क्योंकि उनके द्वारा प्रकट की गई आभा अपने आप में एक महान सुस्ती वहन करती है। उस भंवर तूफान में एक बहुत शक्तिशाली बल है, और यह सिर्फ एक उज्जवल नदी में बदल गया, ताओ याओ की ओर एक शक्तिशाली तरीके से झाड़ू। लेकिन इस समय एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। यही है, यह तूफान भंवर लहर, जो एक बेहद मजबूत दृश्य प्रभाव था, जब ताओ के पास आ रहा था, तो बहुत अजीब तरह से गायब हो गया था। यदि इस समय ताओ ने कोई विशिष्ट कार्रवाई की, तो यह सब है। लेकिन समस्या यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान ताओ याओ बस वहीं खड़ा था और ठंड से देखा, और कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाया। लेकिन यांग मियन आदरणीय और कोंगमू आदरणीय से प्रेरित राजसी आभा ताओ के सामने पिघल गई। यह असंभव है। मेरे और कोंगमू से प्रेरित आभा बहुत शक्तिशाली है, और इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि यह केवल गति को उत्तेजित कर रहा है, यह एक महान सुस्ती है। लेकिन हम विशाल शक्ति के साथ एक प्रभावशाली प्रभाव क्यों डाल सकते हैं, जिसे आपके द्वारा इतनी आसानी से हल किया जा सकता है? इस बेहद अजीब दृश्य को देखकर यांग मिया विनरेबल और कोंग म्यू वेनरेबल दोनों हैरान थे। न केवल ये 2 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस, बल्कि यांग यूनिवर्स से देख रहे कई अन्य जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस भी, इस समय उनके चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास का एक नजर था। कुछ भी असंभव नहीं है, खासकर जब मेरी ताकत आपके ऊपर हो। इस दुनिया में कल्पना करने पर कुछ चीजें सुंदर होती हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर बहुत क्रूर होती है। अब आपको यह बताना बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। क्या अधिक है, बस शब्दों का उपयोग करने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मामला होने के नाते आइए हम पूर्ण तथ्यों के साथ बात करें। कोंगमू आदरणीय के विपरीत यांग मियाजुन एएबी और यांग ब्रह्मांड की दुनिया में अन्य रहस्यमय स्तरीय शिखर पावर हाउस जो बेहद हैरान थे जब ताओ ने इन शब्दों को कहा, तो उसका चेहरा बहुत शांत था। इसे शांत और शांत भी बताया जा सकता है। ऐसा लगता है कि इस तरह के एक अकल्पनीय विधि के माध्यम से यांग मियन आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम के संयोजन से प्रेरित आभा को ऐसे तरीकों से हल किया जाता है, यही कुछ मामला लगता है। इस समय ताओ याओ ने कोंग म्यू आदरणीय और यांग मियो को चौंकाने वाले और बेहद अविश्वासपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ देखा और ठंड से कहा, चूंकि मैंने कहा था कि मुझे पूर्ण तथ्यों के साथ बोलना चाहिए, मैं पूरी तरह से अपना वादा नहीं तोड़ सकता। आप पहले से ही आक्रामक की एक लहर लॉन्च कर चुके हैं, अब आप मेरी आक्रामक की लहर भी सहन कर सकते हैं। जब ठंडी आवाज गिर गई, तो ताओ याओ ने कोंगमू आदरणीय और यांग मियन विनरेबल में अपना हाथ लहराया जैसे कि मक्खियों का पीछा किया। इस तरह के एक सरल और आकस्मिक आंदोलन में इसमें निहित शक्ति बेहद शक्तिशाली है। विशेष रूप से जब यांग मियन आदरणीय और कोंगमू वंदनीय ने इस शक्तिशाली बल द्वारा किए गए भारी दमनकारी भावना को महसूस किया, तो उन्होंने तुरंत अपने दिलों में झटके का एक अतुलनीय भावना महसूस की। आक्रामक की इस लहर में निहित शक्तिशाली बल और भारी उत्पीड़न के कारण कोंगमू आदरणीय और यांग मियन आदरणीय अचानक चींटियों की तरह बहुत छोटा महसूस हुआ। उन दोनों ने पहले कभी ऐसी स्थिति और भावना का सामना नहीं किया था। आप जानते हैं, यांग यूनिवर्स की दुनिया में यांग मियन आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम निश्चित रूप से सुपर पावर हैं जो युद्ध शक्ति के छत के स्तर पर खड़े हैं। चांगमू आदरणीय, मानव जाति के इंडी और कई अन्य रहस्यमय शिखर पावर हाउस की तरह वे वास्तव में एक समान रिश्ते में हैं, और जो श्रेष्ठ है और कौनहीन है, उसके बीच कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब ताओ याओ ने लापरवाही से अपनी बाह लहराई, अप्रत्याशित रूप से यांग मियो को आदरणीय कोंगमू वंशानुक्रम में एक बेहद छोटी भावना दी। तुम्हें पता है, अगर ताओ ने अकेले उनके खिलाफ एक आक्रामक लॉन्च किया, तो शायद वे इतने हैरान नहीं होंगे। इस समय जब ताओ याओ अपनी बाहों को लहरा रहा था, तो उसने सीधे एक ही समय में यांग मियन आदरणीय और कोंगमू दोनों को वंशानुबद्ध किया। यह कहना है, आक्रामक की लहर जो ताओ लहराती है, वह विभाजित रूप से विभाजित है। क्या मैं पूछ सकता हूं, ऐसी स्थिति में यांग मियन आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम कैसे हैरान नहीं हो सकता है? यह सिर्फ इतना है कि इस समय वे अपने दिलों में हैरान थे, लेकिन ताओ, यांग मिया विनरेबल और कोंग म्यू वेनरेबल से प्रेरित अवमानना कार्यों की इस लहर का सामना करते हुए अभी भी उनके दिलों में अपमानित महसूस किया गया था।
यह हमें इतना घमंडी करने के लिए बहुत घमंडी है। हालांकि आपकी ताकत वास्तव में हमारी तुलना में अधिक है, हम सभी जुबान स्तर पर शिखर पावरहाउस स्तर पर हैं। क्या यह हो सकता है कि आप वास्तव में सोचते हैं कि आपकी ताकत के साथ आप हम दोनों को कुचल सकते हैं? आपको खुद के अहंकार के लिए कीमत चुकानी होगी। अध्याय 199 शक्तिशाली और अजेय ताओ याओ। इस समय मुझे लगता है कि विशाल अपमान के लिए यांग मियां आदरणीय और कोंगमू दोनों के अतुलनीय गुस्से को महसूस करते हैं। यांग मियां विनरेबल ने ताओ याओ को ठंड से देखा और कहा, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप बकवास बात करने से पहले मेरी आक्रामक की लहर को रोक नहीं लेते। ताओ याओ ने यांग मियां के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि कैसे गुस्से में कांग म्यू आदरणीय था। जापानी में एक शांत तरीके से कहा। जब आवाज गिर गई तो ताओ याओ की उसके हाथ की लहर में एक बेहद शक्तिशाली आक्रामक था जो पहले से ही एक पल में विस्फोट हो गया था। कांगमू वेनरेबल, यांग मियां आदरणीय बहुत गुस्से में है, लेकिन ताओ से आक्रामक की इस लहर के सामने उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसे कैसे निपटना है, क्योंकि ताओ के आक्रामक में निहित शक्ति बहुत शक्तिशाली है। खासकर जब यह बल भड़क गया तो कोंगमू आदरणीय और यांग मियां दोनों को अपने दिलों में उत्पीड़न की एक बहुत भारी भावना महसूस हुई। इस दमनकारी भावना ने उन दोनों को बेहद क्रोधित और हैरान कर दिया। यांग मियां विनरेबल और कोंगम्यू वेनरेबल को उम्मीद नहीं थी कि जब ताओ याओ ने एक ही समय में दो काले स्तरीय शिखर पावरहाउस में आक्रामक को विभाजित किया तो जो शक्ति भड़क गई वह इतनी बड़ी थी कि यह इतना भयानक हो सकता है। हालांकि इस समय दोनों यांग मियां आदरणीय और कोंगमू आदि दोनों ने पहली बार विरोध करने के लिए अपनी बाहें उठाईं। लेकिन जब उनकी संघनित शक्ति ताओ के आक्रामक से विशाल शक्ति से टकरा गई तो एक बहरा गर्जना तुरंत फट गई। जोर से गर्जना करने वाले शोर के बीच ऊर्जा तरंगों को भंग कर दिया। उसी समय इस बरसे ऊर्जा के बाद दो मफलट का राह निकल गए। असंभव, आपकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? हम सभी जुबान स्तरीय चरम शिखर पावरहाउस हैं। सामान्य ज्ञान के अनुसार हालांकि आपकी यात्रा हमारी तुलना में कहीं अधिक होगी, लेकिन यह अंतर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आखिरकार हम जुबान लेवल पीक पावरहाउस रियल में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन आपके यादृच्छिक हमले में निहित शक्ति ने एक ही समय में इससे निपटने पर हम दोनों को थोड़ा अभिभूत कर दिया। आप इतने मजबूत क्यों हैं? प्रतिभा के बाद भंग हो गया और यांग क्राउन आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम का आंकड़ा उभरा। यह सिर्फ इतना है कि इस समय यांग मियान आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ताओ याओ में एक ही हड़ताल के तहत उन दोनों को भी खड़े नहीं हो सकते थे और सीधे जमीन पर लेट गए, बेहद दयनीय। इस समय यांग मियान आदरणीय और कोंगमू आदरणीय के चेहरों ने बेहद उदास और अविश्वसनीय अभिव्यक्तियों को दिखाया। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। न तो यांग मियान आदरणीय और न ही कोंगमू आदरणीय इस तथ्य को स्वीकार कर सकता है। ताओ याओ के आक्रामक में निहित शक्ति बहुत मजबूत थी। जब यह टूट गया, भले ही यांग मियान आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम पहले से ही इसे रोकने के लिए अपनी सारी ताकत के साथ विस्फोट कर चुके थे, वे इसका विरोध नहीं कर सकते थे। और ताओ याओ के आक्रामक में निहित शक्तिशाली शक्ति ने एक पल में यांग मियान आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम के शरीर में सभी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। वे इस समय राहत की सांस संभाल रहे हैं, यह उनके दिलों में चरम अनिच्छा से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने पहले कहा था कि इस दुनिया में चीजें इस तरह हैं। कल्पना बहुत सुंदर है, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। हालांकि आपके यांग ब्रह्मांड की दुनिया की समग्र ताकत बहुत मजबूत है, 8 पीक पावरहाउस के रूप में कई हैं, लेकिन मेरे सामने यह बेकार है, क्योंकि मेरी ताकत से परे है कि आप क्या कल्पना कर सकते हैं। ताओ याओ ने यांग मियान आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम को जमीन पर लेटा हुआ बेजान एक बहुत ही सुस्त अभिव्यक्ति के साथ देखा। वास्तव में जब ताओ ने लापरवाही से उन दोनों के खिलाफ आक्रामक की इस लहर को लॉन्च किया तो यह दृश्य पहले से ही ताओ की उम्मीद में था। हालांकि इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद ताओ की ताकत क्षेत्र पारगमन से गिर गया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, शरद ऋतु में टुकड़ी की भावना नहीं रहती है। अकेले इस बिंदु के साथ भले ही ताओ याओ आधे कदम अलग अलग व्यक्ति के शिखर स्तर पर हो, यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो मूल रियल पावरहाउस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यांग यूनिवर्स वर्ल्ड में स्ट्रेंथ रियल्म्स के डिवीजन के अनुसार क्या अधिक है? ताओ याओ की वास्तविक ताकत हुआंग स्तर के शिखर पावरहाउस क्षेत्र में है। इस बारे में कहने के लिए ज्यादा नहीं। यांग ब्रह्मांड की दुनिया में इस स्तर में से कोई भी इस कारण से प्रकट नहीं हुआ है क्योंकि यांग ब्रह्मांड में ट्रांसेंडेंट स्तर का व्यक्ति कभी नहीं रहा है। यह सिर्फ इतना है कि ये चीजें यांग यूनिवर्स की दुनिया में रहस्यमय शिखर पावरहाउस नहीं जानते हैं कि यह सब है। अगर वे जानते थे कि ताओ याओ की वास्तविक ताकत पौराणिक दायरे में पहुंच गई थी, भले ही वे चांगमू को आदरणीय और अन्य 10 हिम्मत देते थे, तो वे निश्चित रूप से ताइन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। शून्य फूलों की तलाश। लेकिन अब ताओ याओ ने तुरंत शॉट्स की एक लहर के साथ यांग गगुआन आदरणीय का गला घोंट दिया और कोंगमू आदरणीय के शरीर में जीवन शक्ति। इस दृश्य ने चांगमू को आदरणीय बना दिया और अन्य इसे देखने के बाद वास्तव में हैरान हो गए। ताओ याओ के शब्दों को सुनकर कोंगम्यू वेनरेबल और यांग चुवान वेनरेबल ने टीम को चरम असंतोष का एक नजर प्रकट करने के लिए तैयार किया। यह सिर्फ इतना है कि इस समय उनके शरीर में जीवन शक्ति का गला घोंट दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में उनके दिल में कितने भी विचार हों, वे केवल वापस पकड़ सकते हैं। ये यूनिवर्स वर्ल्ड के इस तरफ अनगिनत जीव जब वे इस दृश्य को देखते थे तो अतुलनीय रूप से जोर से चीज में फट जाते थे। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ताओ याओ ने इस समय एक गड़गड़ाहट की कदम बढ़ाया, जिससे यांग यूनिवर्स की दुनिया में दो काले स्तरीय शिखर पावरहाउस की मौत हो गई, जो एक में गिर गया, जो वास्तव में रोमांचक है। इससे पहले कि कोंगमू आदरणीय ने यिन ब्रह्मांड की दुनिया में अनगिनत जीवों को अपमानित किया, जो वास्तव में सार्वजनिक आक्रोश को उत्तेजित करता था। लेकिन इस समय ताओ के प्रदर्शन ने यिन यूनिवर्स में जीवों को बेहद उत्साहित कर दिया। दूसरी ओर यांग ब्रह्मांड के इस तरफ अनगिनत जीव इस दृश्य से सभी स्तब्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके पास अब पिछला अहंकार नहीं था। हर कोई जमीन पर पड़ी खाली लकड़ी के आदरणीय पर गूंगी देखी सूर्य मुकुट आदरणीय, यह दृश्य उनकी उम्मीदों से परे था। इस बार ब्रह्मांड की सीमा की दीवार विघटित हो जाती है। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, यांग ब्रह्मांड की दुनिया को एकजुट करने के लिए। आप में से कौन आश्वस्त नहीं है? मैं किसी भी समय लड़ूंगा। इस समय कोंगमू आदरणीय और यांग मियान आदरणीय अत्यधिक अनिच्छा के तहत पूरी तरह से मर गए हैं। ताओ ने चांगमू को आदरणीय और दुनिया के बाकी रहस्यमय शिखर पावरहाउस को एक सपाट चेहरे के साथ देखा और कहा। जब चांगमू आदि और अन्य लोगों ने ताओ याओ को यह कहते हुए सुना तो उनके भाव अचानक बेहद बदसूरत हो गए। मूल रूप से पिछली योजना में दो जुबान स्तरीय शिखर पावरहाउस ताओ को शामिल करने के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसने कल्पना की होगी कि ताओ याओ की ताकत इतनी शक्तिशाली है? उसने सिर्फ अपनी बांह लहराते हुए लहराया और दो जुबान स्तरीय शिखर पावरहाउस यांग मियान आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम इतने आसानी से ताओ याओ द्वारा दिए गए थे। अब ताओ याओ की ताकत ने सीधे उनके योजनाकार को तोड़ दिया। अध्याय 200 अविश्वसनीय यांग यूनिवर्स पावरहाउस। चांगम्यू आदरणीय किंडी और यांग ब्रह्मांड की दुनिया में जुबान स्तरीय शिखर पावरहाउस के बाकी इस समय अव्यवस्था की स्थिति में है। ताओ की ताकत उनकी अपेक्षाओं से अधिक हो गई। मूल योजना में चांगमू वेनेरेबल का मानना कि उन्हें केवल दो जुबान स्तरीय शिखर पावरहाउस की आवश्यकता थी, जिसमें ताओ को शामिल किया गया था। लेकिन ताओ याओ की यांग मियान आदरणीय और कोंगमू वंशानुक्रम की आसान हत्या से देखते हुए ताओ याओ की ताकत चांगमू आदरणीय की भविष्यवाणी से अधिक मजबूत है।
अब जब यांग मिन आदरणीय और कोंगमू विनरेबल को मिटा दिया गया है, तो यांग यूनिवर्स की दुनिया में अभी भी 6 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस हैं। लेकिन yin यूनिवर्स की दुनिया में केवल ताओ ने पावर हाउस के इस स्तर पर दिखाया। महारानी कैंग और टाइबा के लिए चांगमू आदरणीय और अन्य ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। इस उदासीनता का मतलब यह नहीं है कि चांगमू आदरणीय और अन्य लोग महारानी कैंग और ताइबा को घृणा करते हैं या जो भी हो। यह सिर्फ इतना है कि चांगमू में आदरणीय की आंखों में महारानी कांग और ताइबा उनके लिए ताकत में तुलनीय हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ताओ याओ और ये यांग की तुलना में जो विवरण नहीं जानते हैं, वे महारानी कैंग और ताइबा 2 बेटियों से कम डरते हैं। चांगमू के लिए यह मुश्किल है और अब यांग की ताकत का न्याय करना है। इस तरह यांग ब्रह्मांड में अनगिनत जीवों के लिए वर्तमान स्थिति अचानक गंभीर हो जाएगी। ताओ याओ ने एक सपाट आवाज के साथ एक चुनौती जारी करने के बाद उसने बस चांगमू आदरणीय और अन्य यांग यूनिवर्स शिखर पावर हाउस को एक सपाट चेहरे के साथ देखा। अवमानना तिरस्कार का यह रूप तब तक देखा जा सकता है जब तक कि आंखें अंधे न हों। चांगमू आदरणीय और अन्य लोगों के लिए सभी प्रकार के विचार इस समय उनके दिलों में बदल रहे थे और कोई भी थोड़ी देर के लिए उनसे बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। घटनास्थल पर एक घातक चुप्पी थी। yin यूनिवर्स में अनगिनत जीव बस इस दृश्य को मौत से प्यार करते हैं। ब्रह्मांड की सीमा की दीवार के टूटने से ठीक पहले यांग ब्रह्मांड में मजबूत आदमी के अभिमानी मुद्रा के बारे में सोचकर और अब ताओ के सामने वे बटेरों में बदल गए हैं जो बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं और yin ब्रह्मांड में अनगिनत जीव गुप्त रूप से ताजा महसूस करते हैं। यांग ब्रह्मांड के पक्ष में अनगिनत प्राणियों के लिए उनमें से प्रत्येक अब एक जटिल मूड में है और वे नहीं जानते कि क्या सोचना है। क्यों? क्या यह संभव है कि कोई भी लड़ने के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं करता है? तायो जियनयांग यूनिवर्स ब्रह्मांड के इस तरफ पावर हाउस ने जवाब नहीं दिया और उसने अपने मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही ताओ ने कहा कि ये शब्द, चांगम्यू आदरणीय किंडी और यांग यूनिवर्स की दुनिया में सभी रहस्यमय शिखर पावर हाउस अचानक और भी बदतर हो गए। एक बात कहने वाली बात, ताओ के उत्पीड़न के तहत चांग और आदरणीय को उनके दिलों में कम करके आंका जा रहा था। इस तरह की एक अपमानजनक स्थिति यांग यूनिवर्स दुनिया में सभी रहस्यमय शिखर पावर हाउस उनका कभी सामना नहीं हुआ। यह महिला बहुत मजबूत है, हमें इस तरह से मजबूर कर रही है। चांगमू आदरणीय, हम जवाब नहीं दे सकते, क्या हम कर सकते हैं? इस समय यांग यूनिवर्स की दुनिया में चांगमू आदरणीय और अन्य 6 शिखर पावर हाउस गुप्त रूप से ध्वनि संचरण के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं देते हैं, कुंजी वर्तमान स्थिति में है, हमें अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए कैसे जवाब देना चाहिए। अभी आपने इस महिला के हमले की स्थिति को भी देखा है, आप उसकी ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? चांगमू आदरणीय ने गहरी आवाज में कहा। कोंगमू आदरणीय और यांग मियन आदरणीय की ताकत हमारे लिए ही नहीं है, लेकिन इस महिला के हाथ की एक लहर के साथ उसे जीवन से काट दिया गया था। संक्षेप में, जब मैंने इस दृश्य को देखा तो इस महिला ने मुझे यह महसूस किया कि उसकी ताकत अथाह लग रही थी। आप कहते हैं, क्या यह संभव है कि इस महिला की ताकत पीले रैंक तक पहुंच गई हो? एक गहन व्यवसायी ने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से कहा। पीले स्तरीय पावर हाउस होना संभव नहीं होना चाहिए। आखिरकार प्रशिक्षण प्रणाली में हमने योजना बनाई, हुआन स्तर सिर्फ एक पौराणिक क्षेत्र है। क्या अधिक है, yin यूनिवर्स की दुनिया की समग्र ताकत हमारे लिए तुलनीय नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मजबूत लोगों की संख्या किस स्तर पर है। यहाँ तक इस दृष्टिकोण से मुझे विश्वास नहीं है कि यह महिला पीले रैंक में प्रवेश कर सकती है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि हम इस महिला को हराने के लिए कुछ काले स्तरीय शिखर पावर हाउस का उपयोग कर सकते हैं? चांगमू आदरणीय शब्दों ने अविश्वास का एक स्वर प्रकट किया। किंडी और अन्य रहस्यमय शिखर पावर हाउस सभी ने चांगमू वंशानुक्रम के बयान के साथ समझौते में अपने सिर को सिर हिलाया। मुझे लगता है कि 4 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस को इस महिला को नीचे ले जाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? किंडी ने कुछ अनिश्चित रूप से कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिला अभी बहुत आराम से हमला कर रही थी। यांगमियन आदरणीय और कोंगमू आदरणीय की जीवन शक्ति को काटकर एक झपट्टा में गिर गया। यह दृश्य काफी आसान लगता है, लेकिन हर कोई, क्या यह संभव है कि आप वास्तव में सोचते हैं कि वह इसे इतनी आसानी से कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में कहने के लिए एक बात है, मुझे लगता है कि उसने जो आराम से दिखाया वह पूरी तरह से एक भ्रम है जो हमें भ्रमित करता है। आखिरकार यांगमियन आदरणीय और कोंगमू आदरणीय झूठ की ताकत यहाँ है। यहाँ तक अगर इस महिला ने हमारे लिए जुबान स्तर तक सड़क पर यात्रा की है, तो अंतिम विश्लेषण में उसने अभी भी झोंपड़ी को नहीं तोड़ा है। जब तक कारावास टूट नहीं जाता है, तब तक उसकी ताकत की एक सीमा होगी। इन कारकों को मिलाकर मुझे नहीं लगता कि वह 2 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस को मार सकती है। एक झपट्टा में गिर गया और वह ऐसा काम कर सकती है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ तक इतना आराम और आरामदायक भी कार्य कर सकता है, क्योंकि यह अपने आप में बहुत अनुचित और असामान्य है। किंडी ने अपने चेहरे पर एक शानदार नजर रखी थी और चांगमू आदरणीय और अन्य लोगों से कहा। ठीक है, किंडी आदि ने कहा कि क्या समझ में आता है, इसलिए हर कोई, हमने 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस भेजे। क्या आपको लगता है कि हम इस महिला को जीतने के लिए निश्चित हैं? यह सुनकर कि किंडी ने क्या कहा, चांगमू ने अपनी मंजूरी को सिर हिलाया और फिर यांग यूनिवर्स वर्ल्ड जुबान लेवल पीक पावर हाउस के एक समूह से पूछा। 4 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस एक साथ हमला करते हैं और उन्हें उसे नीचे ले जाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि सतह पर केवल 2 और हैं। 4 2.8 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस एक साथ हमला करने के लिए सेना में शामिल होते हैं। यहाँ तक हमारे यांग ब्रह्मांड की दुनिया के लंबे वर्षों में यह पहले कभी नहीं हुआ है। इसके अलावा मेरा मानना कि अगर 4 रहस्यमय स्तरीय शिखर पावर हाउस एक साथ हमला करते हैं, तो वे जिस लड़ाकू शक्ति को उत्तेजित करेंगे वह बेहद शक्तिशाली होनी चाहिए, और यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे यह महिला प्रतिस्पर्धा कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अभी महिला ने लापरवाही से अपनी बांह लहराई और जिस शक्ति को उत्तेजित किया गया था, एक ही समय में आदरणीय और आदरणीय दोनों को ढक दिया। जब इस प्रक्रिया के दौरान जिस शक्ति को वह जगाया गया था, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं कि क्या वह अभी भी कोंगमू आदरणीय और यांगमियन आदरणीय को मारने के बाद एक कदम बनाने की ताकत है। यहाँ तक अगर उसके पास एक कदम बनाने के लिए अतिरिक्त ताकत है, अगर उसकी ताकत को 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो वह अभी भी कितनी शक्ति कर सकती है? अध्याय 201 अतिरिक्त शर्तें। इसलिए इन कारकों को देखते हुए हमें इस महिला से निपटने के लिए 4 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस को भेजकर जीतने का एक बड़ा मौका होना चाहिए। बेशक, हालांकि ऐसा करना थोड़ा अजेय लगता है, लेकिन अब जो कुछ भी तोड़ रहा है वह एक ब्रह्मांड स्तर की लड़ाई है, और यह एक निष्पक्ष क्षेत्र की प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए हमें किसी भी मनोवैज्ञानिक बोझ की आवश्यकता नहीं है। एक रहस्यमय शिखर पावर हाउस पथ एक धुंधला रहस्यमय प्रकाश में डूबा हुआ। यह सुनकर कि इस जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस ने क्या कहा, चांगम्यू आदरणीय, किंडी और अन्य जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। हालांकि चांगमू और आदरणीय ने बहुत चर्चा की है, चर्चा की प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगा, और जब उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं थी, ताइयों का जबरदस्त उत्पीड़न इस बार वास्तव में चांगमू आदरणीय और अन्य लोगों के लिए एक महान अपमान है। किसी के पास मर्दाना प्रवृत्ति नहीं है, और निश्चित रूप से चांगमू आदरणीय है। आपकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है, आप सीधे हमारे 2 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस को एक शॉट के साथ मार सकते हैं।
इसलिए हमने आपको चुनौती देने के लिए 4 हुआन स्तरीय चरम पीक 08 पीक पावर हाउस भेजने के लिए चर्चा करने के बाद एक निर्णय लिया। बेशक अगर आपको लगता है कि आप अजेय हैं तो आप भी मना कर सकते हैं। यह सिर्फ इतना है कि जब आप मना करते हैं तो आप अगले ब्रह्मांड लड़ाई में कोई अंतर नहीं करने के लिए किस्मत में हैं। चांगमू विनरेबल एक विशिष्ट चालाक और चालाक है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा या बुरा, उसे अब बात करने दें। और जब उसने अपने शब्दों को पूरा किया तो उसने सीधे ताओ की सभी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। यह वास्तव में चेहरा नहीं चाहता है। आप 2 को हरा नहीं सकते, लेकिन अब आपको 4 से हराया जाना है। यहाँ यांग यूनिवर्स में क्या ऐसे सभी लोग हैं? जब इन ब्रह्मांड के किनारे के अनगिनत जीवों ने चांगमू वंशानुक्रम को सुना तो ऐसा नहीं चाहते थे कि वे तुरंत गुस्से में थे। यांग ब्रह्मांड की दुनिया के पक्ष में कई जीव भी हैं जो शर्मा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे अपने शीर्ष पावर हाउस का प्रदर्शन वास्तव में बहुत खराब है। लेकिन चांगमू आदरणीय जैसे पावर हाउस सामान्य प्राणियों के विचारों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। उनके लिए जब तक वे इन यूनिवर्स की दुनिया में वास्तविक शीर्ष पावर हाउस को मिटा सकते हैं, क्या यह यांग यूनिवर्स वर्ल्ड इन यूनिवर्स की दुनिया को जीतने से पहले कुछ समय नहीं है? अब इन शब्दों को कहने के बाद चांगमू विनरेबल ने सिर्फ ताओ को अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देखा, एक निर्णय लेने के लिए ताओ की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा लगता है कि आप बहुत आश्वस्त हैं कि 2 ब्रह्मांडों में अनगिनत जीवों के सामने आप वास्तव में इस तरह की एक क्विंटिंग फेस प्लान के साथ आ सकते हैं। अगर यह सिर्फ एक चेहरा नहीं है तो यह ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस तरह से देखते हुए यह स्पष्ट है कि आपको लगता है कि आपको एक बार में मुझसे निपटने के लिए 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस भेजने में पूर्ण विश्वास है। ताओ ने चांगमू के वंशानुक्रम के शब्दों को सुना जब वह चांगमू के वंशानुक्रम के बेहद तिरस्कारपूर्ण शब्दों को देखती थी। एक बात कहने के लिए है, इस समय ताओ इस दीर्घकालिक आदरणीय से कुछ घृणित है। अपने आप में आत्मविश्वास होना निश्चित रूप से एक बुरी बात नहीं है। यदि आप जवाब देने की हिम्मत नहीं करते हैं तो बस दिखावा करते हैं कि मैंने यह नहीं कहा और हमें यांग यूनिवर्स वर्ल्ड पूरी तरह से इन ब्रह्मांड की दुनिया को हमारी बिल्कुल शक्तिशाली कठिन शक्ति के साथ जीतने दें। चांगमू ने ताओ से शांति से अपने हाथों में जीत की नजर से कहा। मोटी चमड़ी वाले मामले के लिए चांगमू आदि वास्तव में इसके बारे में परवाह नहीं करता है। ठीक उसी तरह जैसे यांग यूनिवर्स दुनिया में रहस्यमय शिखर पावर हाउस ने पहले कहा था, अब यह 2 ब्रह्मांड दुनिया के बीच एक टकराव है। यह एक निष्पक्ष क्षेत्र की प्रतियोगिता नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में समग्र ताकत अपने आप में इन यूनिवर्स की दुनिया के ऊपर यांग यूनिवर्स की दुनिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ मार्शल आर्ट के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके द्वारा प्रस्तावित योजना से सहमत हूँ। हालांकि मेरे पास एक अतिरिक्त स्थिति है, अर्थात आपको रहस्यमय शिखर पावर हाउस में एक स्थान पर कब्जा करना चाहिए जो मुझे आपके यांग ब्रह्मांड की दुनिया में चुनौती देता है। बेशक यह अतिरिक्त स्थिति एक कठिन आवश्यकता नहीं है। यदि आप खेलने की हिम्मत नहीं करते हैं तो बस दिखावा करें कि मैंने कुछ नहीं कहा। जब ताओ ने चांगमू के लिए ये शब्द कहा तो उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय अवमानना तिरस्कार था और इस अवमानना तिरस्कार के बीच एक ठंडी हत्या का इरादा भी था। यह सही है, जब चांगमू वंशानुक्रम की क्रमिक ब्रेजन कार्यों ने ताओ को घृणित महसूस कराया तो इसने ताओ को भी उसके प्रति एक हत्या का इरादा महसूस किया। इस समय ताओ 2 ब्रह्मांडों में अनगिनत प्राणियों के सामने जानबूझकर इस पास की स्थिति को चांगमू के लिए प्रस्तावित किया। उद्देश्य बहुत सरल था, बस जानबूझकर इस कष्टप्रद चांगमू आदरणीय को घृणा करने के लिए। जैसा कि चांगमू आदरणीय खुद को चुनौती देने की हिम्मत करता है या नहीं, यह ताओ बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। क्योंकि भले ही चांगमू आदरणीय नहीं खेलता है, ताओ स्वाभाविक रूप से चांगमू से निपटने के लिए स्वतंत्र होगा जब ताओ ने यांग यूनिवर्स में उन रहस्यमय शिखर पावर हाउस से निपटा है। संक्षेप में, चांगमू के इन ब्रेजन कार्यों ने ताओ को इस बात के लिए बीमार कर दिया कि वह अपने भविष्य को काटने के लिए बर्बाद हो गई थी। अतिरिक्त स्थिति मुझे खेलने के लिए है। ताओ ने इस तरह की हालत को आगे बढ़ाते हुए चांगमू आदरणीय को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की बात दिखाई दी। इसी समय चांगमू वंशानुक्रम ने ताओ के शब्दों से ठंडी हत्या के इरादे को भी महसूस किया। इस संबंध में चांगमू आदरणीय बहुत आश्चर्यचकित नहीं है। आखिरकार पिछले 2 से 1 और वर्तमान 4 से -237 एक सभी चांगमू विनरेबल द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और उनके कार्यों ने ताओ के जानलेवा इरादों का कारण बना, जो बहुत अजीब नहीं है। लेकिन अब ताओ ने वास्तव में उसे युद्ध व्यवसायी के रैंक में शामिल होने के लिए नामित किया। चांगमू विनरेबल ने वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा था। यह सही है, एक ही वाक्य, अगर आप हिम्मत नहीं करते हैं तो बस दिखावा करते हैं कि मैंने यह नहीं कहा। ताओ ने हल्के से सिर हिलाया। हिम्मत मत करो, मैं क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब तक आप हमारे 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस की चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं, निश्चित रूप से मैं खेलने के आपके अनुरोध को पूरा करने की हिम्मत करता हूँ। चांगमू विनरेबल ने ठंड से कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। ताओ ने अपने चेहरे पर एक विशेष रूप से सपाट मुस्कान के साथ कहा। किसी कारण के लिए जब चांगमू आदरणीय, किंडी और यांग यूनिवर्स की दुनिया में अन्य रहस्यमय शिखर पावर हाउस ने ताओ के चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान देखी तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में एक मुस्कान महसूस करते थे। बहुत बुरा लग रहा है। हालांकि चांगमू आदरणीय और अन्य लोगों ने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित किया और हो यांग ब्रह्मांड के पक्ष में चांगमू के लिए नेतृत्व वाले 4 रहस्यमय स्तर के चरम प्रबंधकों ने आगे बढ़ाया। मूल रूप से किंडी खेलने की योजना बना रहा था, लेकिन ताओ ने इस पास की स्थिति का प्रस्ताव करने के बाद चांगमू विनरेबल ने किंडी आदि को बदल दिया। अध्याय 202 ताओ, आप ताकत के इस स्तर के साथ योग्य नहीं हैं। यिन एंड यांग, 2 ब्रह्मांडों में अनगिनत जीवों ने इस दृश्य को असामान्य रूप से जटिल अभिव्यक्तियों के साथ देखा। कहने की जरूरत नहीं है, यिन ब्रह्मांड की ओर के जीव स्वाभाविक रूप से ताओ के बारे में चिंतित हैं। हालांकि ताओ की ताकत ने उन्हें पहले ही जीत लिया है, लेकिन अब यांग यूनिवर्स की दुनिया में 4 रहस्यमय शिखर पावर हाउस एक साथ एक कदम रखते हैं। यद्यपि यिन ब्रह्मांड की दुनिया के इस तरफ अनगिनत जीव नहीं जानते हैं कि रहस्यमय शिखर पावर हाउस का दायरा क्या दर्शाता है, लेकिन उन्हें केवल यह समझने की जरूरत है कि मोकुन को इस स्तर के एक मजबूत व्यक्ति द्वारा मार दिया गया था। यांग ब्रह्मांड के इस तरफ अनगिनत प्राणियों के लिए उनके मूड को इस समय बेहद विरोधाभासी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक बात कहने के लिए है, जब चांगमू वरारे के बेहद बेशर्म का सामना नहीं करना चाहते थे तो सार्वजनिक रूप से बोलने का प्रस्ताव नहीं था। यहाँ तक यांग ब्रह्मांड के किनारे पर अनगिनत जीव भी इसे सुनने के बाद शर्म महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। यह सिर्फ इतना है कि इस समय उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार चांगमू आदरणीय जैसा पावर हाउस ऐसा कुछ नहीं है जो वे अपने बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ तक अगर उनके दिल में कोई विचार है तो वे केवल इसके बारे में गुप्त रूप से सोच सकते हैं। इस समय यांग ब्रह्मांड की ओर चांगमू वरदान के नेतृत्व वाले 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस एक पंक्ति में खड़े थे जो ताओ का सामना कर रहा था। ईमानदार होने के लिए आपकी ताकत वास्तव में बहुत अच्छी है और शांत स्तर की सड़क पर आपने वास्तव में हमसे दूर यात्रा की है। यह 4 एक द्वंद्व युद्ध मेरी मूल सोच के अनुसार मैं एक कदम बनाने की योजना नहीं बनाता। आखिरकार मेरी राय में आपने सिर्फ 2 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस यांगमिन आदरणीय और कोंगमू आदरणीय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है।
ऐसी परिस्थितियों में आपकी ताकत अपने चरम पर नहीं होनी चाहिए। यह इस कारण से ठीक है कि मेरी राय में किंग डी आदि और उनमें से 4 आपको आसानी से हराने में सक्षम होंगे। लेकिन आप नहीं जानते थे कि कैसे जीना या मरना है, और यहाँ तक एक अतिरिक्त स्थिति भी सामने रखी है। ताओ याओ, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपने वास्तव में इस तरह की अतिरिक्त स्थिति का प्रस्ताव करके मुझे अपमानित करने के उद्देश्य से सेवा की है। क्योंकि मैं वास्तव में गुस्से में हूँ क्योंकि आपने यह स्थिति बनाई है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा किया गया निर्णय वास्तव में नासमझ है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपको एक मृत अंत तक धकेल रहा है। 4 रहस्यमय शिखर पावर हाउस में से यह देखा जा सकता है कि चांगमू आदरणीय को एक प्रमुख स्थिति पर कब्जा करना चाहिए। इस समय जब चांगमू ने इन शब्दों को कहा तो उनके चेहरे ने एक बेहद आत्मविश्वास से जुड़ी अभिव्यक्ति दिखाई। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि जब चांगमू वंशानुक्रम के शब्द गिर गए तो किसी कारण से चांगमू आदरणीय और अन्य 3 शिखर पावर हाउस के बीच एक बहुत मजबूत संबंध प्रतीत होता था। शानदार कनेक्शन। आप जानते हैं, जब चांगमू आदरणीय और अन्य पहली बार खड़े हो गए, चाहे वे कोई भी हों, एक नजर में उनमें से 4 की अपनी विशेषताओं के बारे में कहा जा सकता है। वे 4 महाशक्तियों हैं जो एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा से बाहर निकलते हैं। लेकिन अब जब यह बहुत ही अद्भुत परिवर्तन पैदा होता है तो चांगमू आदरणीय और अन्य 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस पहली नजर में लोगों को एकीकृत होने की भावना देते हैं। और यह भावना बहुत मजबूत है। विश्वास करें कि हमारे साथ हुए बदलाव हुए हैं। क्या आपने इसे देखा है? ताओ याओ, आपने वास्तव में मुझे मंच पर दिखाई देने के लिए नामित किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मैं मंच पर दिखाई देता हूं तो आपके पास निश्चित रूप से मामूली मौका नहीं होगा। मेरी अंतर्दृष्टि प्रकृति का तरीका है और मैं प्रकृति का शरीर हूं। इस तरह की काया का सबसे अद्भुत उपयोग वास्तव में एक साथ हमला करते समय मेरे प्राकृतिक तरीके के मार्गदर्शन में मेरे साथियों की ताकत को संयोजित करना है। आप जानते हैं, यह एक वास्तविक मिश्रण है और यह एक सरल और कच्चे संयुक्त हमले से मौलिक रूप से अलग है। अभी कोंगमू आदरणीय और यांगमियन आदरणीय के संयुक्त हमले को लें। मेरी राय में उनका संयुक्त हमला बहुत मोटा है। इस बारे में बात करते हुए चांगमू ने अपने चेहरे पर एक तेजी से स्मॉग मुस्कान दिखाई। यह सही है, इस समय चांगमू आदरणीय उसके पास गर्व करने के लिए राजधानी है। क्योंकि प्रकृति का तरीका, जैसा कि उन्होंने कहा, साथ ही प्रकृति का शरीर बहुत दुर्लभ है। इस प्राकृतिक तरीके की शक्ति कितनी शक्तिशाली है, भले ही चांगमू आदरणीय और अन्य लोगों ने अभी तक एक आक्रामक लॉन्च नहीं किया है, यह सिर्फ उनके आसन के आधार पर देखा जा सकता है जैसे कि वे इस समय एकीकृत हैं। इस समय चांगमू आदरणीय और अन्य 3 गहन स्तरीय शिखर पावर हाउस, हालांकि वे 4 पूरी तरह से अलग-अलग व्यक्ति हैं, एक नर्म रहस्यमय प्रकाश इस समय उनके शरीर की सतह से तैरता है। यह नर्म रहस्यमय प्रकाश सीधे चांगमू आदरणीय और अन्य 4 रहस्यमय शिखर पावर हाउस को कवर करता है। और इस रहस्यमय प्रकाश के मार्गदर्शन में चांगमू के 4 आदरणीय और अन्य एक शरीर की तरह दिखते थे और उन्होंने जो आभा उत्सर्जित की थी वह अतुलनीय रूप से राजसी थी। विशेष रूप से उत्पीड़न की भारी भावना ने यिन एंड यांग दोनों को ब्रह्मांड के अनंत प्राणी बेहद असहज किया। आपका प्राकृतिक शरीर वास्तव में अद्भुत है। यह सिर्फ एक अफसोस की बात है कि इस तरह की एक विशेष काया आप पर गिर गई है, यह बहुत बेकार है। अब अपने आत्मविश्वास को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आपके प्राकृतिक तरीके और 4 रहस्यमय शिखर पावर हाउस की शक्ति के साथ आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? ताओ याओ ने सुना कि चांगमू वेनेबल यह कहती है, वह गैर हंसी में हंसती है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि चांगमू वंशानुक्रम के प्राकृतिक शरीर और जिस प्रकृति का उन्होंने अभ्यास किया वह बहुत विशेष है। विशेष रूप से जब इस संयोजन हमले की विधि का उपयोग करते हैं तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चांगमू आदरणीय के प्राकृतिक तरीके से आश्चर्य की बात यह है कि यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। अगर ताओ याओ वास्तव में सिर्फ जुबान स्तरीय दायरे है जो चांगमू आदि और अन्य सोचते हैं, इस तरह के संयुक्त हमले का सामना करते हुए मुझे डर है कि एक वास्तविक खतरा होगा। लेकिन चांगमू आदि ने शुरू से ही एक बड़ी गलती की, क्योंकि ताओ याओ एक जुबान स्तरीय क्षेत्र नहीं है, वह एक सत्यनिष्ठ हुआंग स्तरीय दायरे है, अर्थात चांगमू आदरणीय के दिमाग में वह क्षेत्र जो केवल किंवदंतियों में मौजूद है। और यह अंतर था जिसने चांगमू को आदरणीय के आत्मविश्वासी और अभिमानी को एक मजाक की तरह दिखाया। यह वास्तव में हास्यास्पद है। मैंने इन कारकों को इतनी स्पष्ट रूप से समझाया है, मैंने आपको यह कहने की उम्मीद नहीं की थी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपका आत्मविश्वास कहां से आता है। हालांकि इस तरह की बकवास अब कहना स्पष्ट रूप से बेकार है, वैसे भी हमें अपनी ताकत के साथ बोलना होगा। मैं यह देखना चाहूंगा कि क्या आपकी ताकत आपके द्वारा प्रदर्शित किए गए अभिमानी रवैये से मेल खाती है। चांगमू आदरणीय ने यह नहीं सोचा था कि ताओ के पास वास्तव में उन्हें कमजोर करने की ताकत थी और लगा कि ताओ सिर्फ बड़ी बात कर रहा था। आखिरकार ताओ याओ ने प्रकृति के रास्ते के माध्यम से अपने 4 रहस्यमय शिखर पावर हाउस की शक्ति को जोड़ा और यह एक वास्तविक संयोजन था। इस तरह का संयोजन इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए 4 रहस्यमय शिखर पावर हाउस की शक्ति को समेटने के बराबर है और इसमें कोई फैलाव नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि सामान्य तौर पर संयुक्त हमले मूल रूप से अपने अपने इरादों के अनुसार अपराधियों को लॉन्च करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सहयोग कितनी स्पष्ट है, कुछ खामियां होंगी। हालांकि प्राकृतिक तरीके के माध्यम से चांगमू आदरणीय आक्रामक संयुक्त रूप से अलग है। क्योंकि मुझे यह बात कैसे कहनी चाहिए, प्रकृति के तरीके के प्रभाव के तहत यह इन मजबूत पुरुषों के बराबर है और चांगमू वंशानुगत पूरी तरह से आक्रामक का नेतृत्व कर रहा है। इस संबंध में यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियों में चांगमू आदरणीय और उनके कई काले स्तरीय शिखर पावर हाउस के समन्वय में कोई खामियां नहीं होंगी, क्योंकि चांगमू आदरणीय जो ऑपरेशन का नेतृत्व करने के प्रभारी हैं, समग्र स्थिति को नियंत्रित करेंगे। यह इस कारण से ठीक है कि चांगमू वंशानुक्रम व्यक्ति में खेले जाने के बाद वह पहले से ही इस बिंदु पर आश्वस्त था कि जिनपिंग अंधा था। ठीक है, तो चलो मेरे हाथ के नीचे झेंझाम देखें। यदि आप बहुत ज्यादा बकवास नहीं करते हैं तो मैं आपको इन बातों को बताने के लिए परेशान नहीं होता। ताओ याओ ने चांगमू आदरणीय पर नजर डाली और उदासीनता से कहा। ताओ याओ के शब्दों को सुनकर चांगमू वंशानुक्रम चुकाया गया था और उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। प्रकृति का रास्ता चुपचाप चीजों को नम करता है। चांगमू आदरणीय ने ठंड से छींटाकशी की और सीधे प्रकृति के तरीके को संचालित किया। अगले क्षण चांगमू में रहस्यमय प्रकाश कफन में डूबा हुआ और उनके 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस अचानक बेहद तीव्र हो गए। इसी समय अन्य 3 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस चांगमू आदरणीय के मार्गदर्शन में ने भी एक के बाद एक अपनी आंतरिक ऊर्जा जुटाई। इस समय इन 3 रहस्यमय शिखर पावर हाउस के लिए उन्हें जो करने की आवश्यकता है वह बहुत सरल है। यह शरीर की आंतरिक ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है। अन्य चीजों के लिए बस इसे नियंत्रित करने के लिए चांगमू आदरणीय पर छोड़ दें। इन 3 काले स्तरीय चरम शिखर पावर हाउस के साथ उन्होंने लगातार अपनी आंतरिक ऊर्जा को उत्तेजित किया और एक बड़े अपचय की एक दृष्टि उनके सिर के ऊपर दिखाई दी। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 4 रहस्यमय शिखर पावर हाउस की संयुक्त ताकत वास्तव में बहुत बड़ी है। दबाव इतना भारी था कि शून्य भी इसे सहन नहीं कर सकता था और ठीक दरारें दिखाई दी। यह हमारे 4 रहस्यमय शिखर पावर हाउस द्वारा एकत्रित दुर्जय शक्ति है, इतना शक्तिशाली है कि शून्य भी इसे सहन नहीं कर सकता है। मैं यह देखना चाहता हूं कि आप इस शक्तिशाली बल के खिलाफ कैसे संघर्ष कर सकते हैं।
इस समय चांगमू आदरणीय, जो समग्र स्थिति को नियंत्रित करने और आक्रामक का मार्गदर्शन करने के प्रभारी थे, ने एक अदृश्य महिमा का खुलासा किया। उन्होंने ताओ याओ को ठंड से देखा। इतनी कम ताकत के साथ क्या यह मेरे सामने चिल्लाने के योग्य है? ताओ याओ इस बारे में कुछ हद तक निराशाजनक है। हालांकि इस समय यह शक्तिशाली बल प्रकाश की एक विशाल किरण में बदल गया है, जो ताओ याओ की ओर इशारा करता है। अनगिनत दर्शकों के आसपास बस साइडलाइन से देख रहे हैं, मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में अतुलनीय तुच्छता की भावना महसूस करते हैं। आखिरकार इन 4 रहस्यमय स्तरीय शिखर पावरहाउस की संयुक्त शक्ति इतनी विशाल है कि शून्य भी इसे सहन नहीं कर सकता है। यहाँ तक अगर इस शक्तिशाली बल को संग्रहित किया जाता है, लेकिन जारी नहीं किया जाता है, तो अकेले संघनित सांस बहुत भारी होती है। यिन एंड यांग यूनिवर्स की 2 दुनियाओं में अनगिनत प्राणी अपने दिलों के नीचे से महसूस करते थे कि वे विरोध नहीं कर सकते थे और केवल इस शक्तिशाली बल के सामने दया के लिए भीख मांग सकते थे और भीख मांग सकते थे। आप जानते हैं, यह भावना है कि उन दर्शकों को तब महसूस हुआ जब उन्होंने इस शक्ति के बाद महसूस किया। यह इससे देखा जा सकता है कि ताओ याओ, जो इस समय भंवर के केंद्र में है, बहुत दबाव में है। लेकिन इस समय ताओ की अभिव्यक्ति असाधारण रूप से शांत और शांत थी। उसे इस तरह से देखते हुए ऐसा लगता है कि चांगमू से प्रेरित शक्तिशाली बल और अन्य लोगों ने ताओ को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। ताओ याओ के प्रदर्शन के लिए चांगमू आदरणीय और अन्य शीर्ष पावरहाउस को काले स्तर के शीर्ष पर देखने के बाद वे वास्तव में अपने दिलों में आश्चर्यचकित थे। आखिरकार शामिल पार्टियों में से एक के रूप में चांगमू आदरणीय और अन्य लोगों को इस शक्ति की कितनी स्पष्ट समझ है। वैसे भी अगर वे ताओ की स्थिति में थे, तो वे निश्चित रूप से तातन के रूप में आराम और प्राकृतिक नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण, यह सिर्फ इतना है कि यह बेकार है, भले ही आप यहाँ दिखावा करें, क्योंकि मैं इस शक्तिशाली बल का उपयोग आपको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए करूंगा। ताओ याओ के प्रदर्शन ने चांगमू को बहुत दुखी कर दिया। वह सोचता है कि ताओ याओ का वर्तमान प्रदर्शन जानबूझकर इस तरह होने का नाटक कर रहा है। हालांकि चांगमू वंशानुक्रम के दृष्टिकोण में यहाँ तक दिखावा करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप आश्वस्त नहीं हैं, तो आप आश्वस्त नहीं हैं। जब शब्द गिर गए, तो चांगमू आदरणीय किसी भी समय बर्बाद नहीं किया, उसकी बाहें सीधे लहराती थीं। अगले क्षण प्रकाश की इस विशाल किरण को उत्तेजित किया गया और इसने धीरे धीरे ताओ की दिशा की ओर हमला किया। कियान झाओ, यह सही है, प्रकाश के इस विशाल किरण की गति बहुत तेज नहीं है, यहाँ तक अनगिनत जीवों की नजर में यह सामान्य रूप से धीमा है। हालांकि इस धीमी गति से चलने वाली आक्रामक दृष्टि में भारीपन की भावना है जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है, पूर्ण शक्ति के सामने सभी कौशल को घुटने टेकने और पिताजी को फोन करना पड़ता है। इस समय चांगमू आदरणीय द्वारा संघनित शक्तिशाली आक्रामक और उनके 4 काले स्तरीय शिखर पावरहाउस ने इस बिंदु को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। और प्रकाश दृष्टि के इस विशाल किरण में निहित शक्ति वास्तव में बहुत विशाल है। धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया में शून्य सीधे विस्फोट हो गया और एक के बाद एक काले छेद को एक दिखाई दिया। इन ब्लैक होल में एक बहुत बड़ा सक्शन बल होता है, लेकिन इस विशाल बल के सामने ये सक्शन बल प्रकाश के इस विशाल किरण को हिला नहीं सकते। यद्यपि चांगमू आदरणीय नेता है, इस समय वो स्पष्ट रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इस क्षण में चांगमू के वंशानुक्रम के मुंह के कोने से रक्त के साथ बह गया और उसके शरीर से आने वाली आवाजों के फटने की आवाज फट गई। यह वास्तव में इस शक्तिशाली बल को संचालित करने और हावी होने के लिए चांगमू आदरणीय के लिए एक बड़ा भार है। लेकिन इस समय चांगमू वंशानुक्रम ने सीधे अपनी सभी नींवों को जुटाया, दृढ़ता से समर्थन किया और इस विशाल प्रकाश बीम दृष्टि को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, जैसे कि ताओ पर अत्याचार करने के लिए। दिखावा, अपनी ताकत के साथ क्या आप मुझे दिखावा करने के लिए योग्य हैं? चूंकि आप मेरे साथ ताकत से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो मैं आपको असली ताकत देखने दूंगा। जाहिर है कि प्रकाश के इस विशाल किरण के उत्पीड़न की सभी भावना ताओ में निर्देशित की गई थी, लेकिन इस समय ताओ याओ अचानक मुस्कुराया। इसके अलावा ताओ की मुस्कान इस समय बहुत आराम और प्राकृतिक थी, बिना अनिच्छा के मामूली संकेत के। जब आवाज गिर गई, तो ताओ याओ की बांह भी बढ़ गई। अध्याय 203, सभी गणना अंततः एक मजाक बन जाएगी। यदि यह एक साधारण शिखर पावरहाउस था, तो इस तरह के चरम उत्पीड़न के तहत सांस लेना मुश्किल होगा, अकेले अनावश्यक कार्रवाई करने दें। लेकिन ताओ ने इस भारी ताकत से उत्पीड़ित महसूस किया, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा था। विशेष रूप से ताओ याओ के इस समय अपनी बांह को बढ़ाने के आंदोलन में आराम और स्वाभाविक था, बिना किसी प्रयास के। और जब चांगमू आदि और अन्य लोगों ने ताओ को इतना आराम देखा, तो वे सभी हैरान थे। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ताओ याओ ऐसी परिस्थितियों में इतनी आसानी से और स्वतंत्र रूप से अपनी बाहों को उठाने में सक्षम था, जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि ताओ याओ की दबाव का विरोध करने की क्षमता वास्तव में मजबूत थी। असंभव, 4 रहस्यमय शिखर पावरहाउस के शक्तिशाली आक्रामक बलों के उत्पीड़न के तहत आप इतनी आसानी से और स्वाभाविक रूप से व्यवहार कर सकते हैं। यह बिल्कुल असंभव है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप वास्तव में इतने मजबूत हो सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि आप जुबान स्तर की सड़क पर हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन अब हमारे 4 जुबान स्तरीय शिखर पावरहाउस से प्रेरित शक्ति पूरी तरह से मेरे प्राकृतिक तरीके के मार्गदर्शन में पूरी तरह से संयुक्त है। एक साथ इतनी बड़ी शक्ति निश्चित रूप से 1+1 के रूप में सरल नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रहस्यमय क्षेत्र पर कितनी दूर जाते हैं, एक सीमा होनी चाहिए। जब तक आप पहले से ही शांत स्तर के माध्यम से नहीं टूट चुके हैं, तब तक पौराणिक पीले स्तर के स्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन पीला स्तर एक पौराणिक क्षेत्र है, कोई भी कभी भी उस तक नहीं पहुंचा है और किसी के लिए भी इस दायरे में कदम रखना बिल्कुल असंभव है। तो आपका वर्तमान व्यवहार निश्चित रूप से हवा में डाल रहा है। मैं यह देखना चाहता हूं कि आप कितनी दूर दिखावा कर सकते हैं। चांगमू विनरेबल को उनके चेहरे पर झटका लगा था। जब उन्होंने ये शब्द कहा, तो उसका चेहरा बेहद पीला था। मूल रूप से वह प्रकाश के इस विशाल किरण को नियंत्रित करने और खींचने में लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था, जिसमें भारी शक्ति थी। इस समय उन्होंने एक सांस में बहुत सारे शब्द कहा, जिससे चांगमू विनरेबल की अपनी लय को प्रभावित किया गया और उसके मुंह के कोने भी उज्ज्वल लाल रक्त के साथ बह गए। चांगमू आदरणीय बोलने के बाद वह संक्षेप में शांत हो गया और फिर उसकी बाहों ने अधिक बार नृत्य किया। चांगमू विनरेबल के रैपिड डांस के बाद भारी शक्ति के साथ हल्की दृष्टि की यह विशाल किरण आगे बढ़ती रही और यह पहले से ही ताओ के सामने आ गया था। इस समय ताओ याओ की बांह भी उठाई गई है। इस समय दृश्य पर अनगिनत जीवों के साथ 2 ब्रह्मांड यिन और यांग इस दृश्य को बेहद घबराहट से देख रहे हैं। सभी लोगों के ध्यान में ताओ 440 के बाद अपनी बांह उठाए, उसके मुंह के कोने पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने एक कदम उठाया जिसने सभी प्राणियों को दृश्य पर गूंगा बना दिया। ताओ याओ ने बस अपनी कलाई को लहराया। यह सही है, यह मक्खियों का पीछा करने की तरह था, यहाँ तक हाथ को हिलाए बिना बस कलाई को प्रतीकात्मक रूप से 2 बार लहराया। बस इतना ही। ताओ ने चांगमू वेनरेबल और उनके 4 काले स्तरीय शिखर पावरहाउस से प्रेरित संयुक्त रूप से एक विशाल आक्रामक की दृष्टि का सामना किया और उसने ऐसा एक बहुत ही सरल कदम किया। बूम बूम बूम। फिर अगले पल में युडाव की बेहद सुस्त रोआरिंग ध्वनि भड़क गई। हालांकि जो ध्वनि सामने आई थी वह फल फूल रही थी, यह बहुत कम था, जैसे कि यह हसीन रूप से संकुचित हो गया था। जब सुस्त ब्लास्टिंग ध्वनि सामने आई, तो सूर्यपथ के हिंसक भंवर तुरंत फट गए।
कोई नहीं जानता कि इस विस्फोट वाले भंवर में कितनी शक्ति निहित है। अनगिनत ब्लैक होल दरारें अभी शून्य में दिखाई दी हैं और इन ब्लैक होल दरारों में निहित विशाल सक्शन हल्के विसंगति के इस विशाल किरण को हिला नहीं सकता है। लेकिन इस समय ताओ के आकस्मिक स्वाइप के तहत विशाल शक्ति ने सीधे प्रकाश के इस विशाल किरण को चकनाचूर कर दिया जिसमें विशाल शक्ति थी। यह दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला है। यिन एंड यांग यूनिवर्स वर्ल्ड में अनगिनत प्राणियों के लिए जो इस दृश्य को बारीकी से देख रहे थे, प्रभाव बहुत मजबूत था और वे लंबे समय तक ठीक होने में असमर्थ थे। नहीं, यह असंभव है। आपकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? यह हमारी सभी ताकत के साथ हमारे 4 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस से प्रेरित शक्ति है। यह शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह शून्य भी इसे सहन नहीं कर सकता है। लेकिन आप अपनी कलाई को लापरवाही से इतना शक्तिशाली लहराते हुए शक्ति क्यों प्राप्त करते हैं? हमारे पास संयुक्त रूप से प्रेरित होने वाली विशाल शक्ति आपके सामने इतनी नाजुक है कि आप इसे ब्लॉक भी नहीं कर सकते और यह एक पल में टुकड़ों में बमबारी की गई थी। यह बिल्कुल असंभव है। मुझे विश्वास नहीं है। आप केवल जुबान स्तर पर हैं। कोई कारण नहीं है कि आप हमसे ज्यादा मजबूत हैं। अनुचित। यह मामला बहुत अनुचित है। जब ताओयाओ ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया, बबक ने चांगमू को आदरणीय और उनके 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस को हराया। प्रकाश दृष्टि की विशाल किरण जो संयुक्त रूप से चांगमू आदरणीय के संयोजन से प्रेरित थी और यांग यूनिवर्स दुनिया में अन्य 3 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस, उन्हें तुरंत एक बड़ा प्रभाव मिला। आखिरकार यह बात उनके साथ निकटता से जुड़ी हुई है। इस समय ताओ के बाद आक्रामक रूप से टूटने के बाद प्राकृतिक तरीके के संयोजन के चांगमू आदरणीय विधि पूरी तरह से टूट गई थी। इतना ही नहीं, इस क्षण में चांगमू आदरणीय और अन्य 3 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस, वे प्रकाश के विशालकाय किरण के फटे हुए हैं और उनके शरीर इस क्षण में फटे हुए प्रतीत होते हैं। उनका शरीर कई बेहद भयानक घावों से ढका था और उनकी हालत बेहद दुखद थी। जाहिर है, इस तरह के एक सिर से सिर के टकराव के बाद ताओ ने आसानी से पूर्ण लाभ उठाया। चांगमू के लिए आदरणीय और अन्य 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस जो बेहद सख्त स्थिति में हैं, वे सभी इस समय बहुत कमजोर जमीन पर झूठ बोल रहे हैं और वे अच्छा नहीं कर रहे हैं। चांगमू आदरणीय विशेष रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया था। आखिरकार चांगमू पूरी प्रक्रिया का प्रभारी था और जब वह प्रकाश के विशाल किरणों की इस लहर का मार्गदर्शन कर रहा था जिसमें भारी शक्ति थी, तो वह पहले से ही एक सीमा राज्य तक पहुंच गया था और बहुत अधिक चोटों का सामना करना पड़ा था। अब बैकलैश के तहत चांगमू विनरेबल को एक बेहद गंभीर बैकलैश का सामना करना पड़ा है। यद्यपि जीवन शक्ति पूरी तरह से कटौती नहीं की गई है, यह केवल इसका एक निशान है और यह किसी भी समय गिर जाएगा। इस समय चरम सदमे के तहत चांगमू आदरणीय ने अपने शरीर में इस तरह की गंभीर चोट की परवाह नहीं की। चांगमू आदरणीय ने अपनी सांस को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, अविश्वास में ताओयाओ को घूरते हुए और जोर से कहा। अन्य 3 यांग यूनिवर्स वर्ल्ड ब्लैक लेवल पीक पावर हाउस, हालांकि उनकी चोटें चांगमू की तुलना में हल्के हैं, मूल रूप से आधे बेकार की स्थिति में हैं। यद्यपि उनके शरीर में जीवन शक्ति का गला नहीं दिया गया है, भले ही वे ठीक हो जाएं, उनकी ताकत काफी कम हो जाएगी। यह भी मत कहो कि यह एक रहस्यमय शिखर पावर हाउस है। मुझे डर है कि एक साधारण यूनिवर्स पीक पावर हाउस भी इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन इस समय यांग ब्रह्मांड की दुनिया में इन तीनों जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस, उन्होंने अपनी चोटों को भी नजरअंदाज कर दिया और वे सभी चांगमू वेनरेबल की तरह अविश्वास के साथ ताओयाओ को घूरते रहे। वे समझ नहीं पा रहे हैं ताओयाओ इस तरह के एक शक्तिशाली बल के साथ कैसे फट सकते हैं। 4 रहस्यमय शिखर पावर हाउस अपनी सारी ताकत के साथ फट गए और फिर वे प्रकृति के आदरणीय तरीके के माध्यम से पूरी तरह से एक साथ मिश्रित हो गए। उनके विचार में यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल अप्रतिरोध्य है। यहाँ तक अगर ताओयाओ रहस्यमय दायरे में उनसे आगे बढ़ गया है, तो उसे पूरी तरह से इसका विरोध करने में असमर्थ होना चाहिए। लेकिन अब इस बेहद क्रूर वास्तविकता ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। और जब चांगमू आदरणीय और उनके 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, इस समय यांग यूनिवर्स वर्ल्ड, शेष किंडी और एक अन्य रहस्यमय स्तरीय शिखर बिजलीघर, वे भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। जीविका। यह एक परिणाम है कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मूल रूप से उनकी राय में अगर यांग यूनिवर्स ने एक साथ काले स्तर के शीर्ष पर 4 शिखर पावर हाउस भेजे, तो वे निश्चित रूप से शक्तिशाली ताओ को आसानी से मारने में सक्षम होंगे। क्या अधिक है, उनमें से चांगमू आदरणीय है जो खेलने के लिए मजबूर था। चांगमू आदरणीय का प्राकृतिक तरीका बहुत रहस्यमय है। इस बिंदु के बारे में किंडी और अन्य उनके दिलों में बहुत स्पष्ट हैं। वास्तव में जब यह व्यक्तिगत ताकत की बात आती है, तो किंडी का मानना कि वह किसी भी तरह से आदरणीय से हीन नहीं है। लेकिन अगर यह एक संयुक्त हमले की बात आती है, तो वह इसे चांगमू की तरह नहीं कर सकता है, जो प्रकृति के अतुलनीय रहस्यमय तरीके के साथ 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस की पूरी शक्ति को पूरी तरह से जोड़ सकता है। इसलिए अगर यह किंडी था जो इसके बजाय खेला गया था, तो वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि मुकाबला शक्ति वह और अन्य 3 काले स्तरीय चरम शिखर पावर हाउस ने संयुक्त रूप से हमला किया, निश्चित रूप से चांगमू आदरणीय उपस्थिति के लिए तुलनीय नहीं होगा। किंडी और एक अन्य काले स्तरीय शिखर पावर हाउस ने स्वाभाविक रूप से भी स्पष्ट रूप से प्रकाश विसंगति के हमले के विशाल किरण के कारण उत्पीड़न की भावना को महसूस किया, जिसे चांगमू आदरणीय ने प्रकृति के रास्ते से खींच लिया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बल के सामने यहाँ तक किंडी और अन्य लोगों ने महसूस करने में बिल्कुल असमर्थ महसूस किया, अकेले दूसरों को जाने दें। और यह इससे देखा जा सकता है कि चांगमू आदरणीय और अन्य लोगों ने आक्रामक शक्ति की इस लहर में विस्फोट किया है। लेकिन अब उनके विचार में एक बल जो इतना शक्तिशाली था कि यह बिल्कुल अनूठा था, ताओ द्वारा इतनी आसानी से पराजित किया गया था। जरा सोचिए, इस स्थिति में किंडी और अन्य लोगों को कैसे चौंक सकते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस अकल्पनीय परिणाम को देखने के बाद किंडी और यांग यूनिवर्स वर्ल्ड के एक अन्य शिखर पावर हाउस हैरान थे। जब उन्होंने ताओ को देखा, तो उन्हें अचानक कुछ बहुत डर लगा। यह एक बड़ा डर है जो हड्डी में प्रवेश करता है। किंडी और अन्य लोगों को तुरंत उनके दिमाग में एक बेहद मजबूत विचार था। वह महिला ताओ पहले से ही इतनी मजबूत थी कि वह अजेय थी। यिन एंड यांग यूनिवर्स की 2 दुनियाओं में अनगिनत प्राणियों के लिए उनके दिमाग इस समय खाली हैं और वे सामान्य रूप से बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। जब चांगमू आदरणीय और अन्य 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस ने इतने बड़े आक्रामक को उत्तेजित किया, तो इसने यिन एंड यांग यूनिवर्स की 2 दुनिया में अनगिनत जीवों को बहुत छोटा महसूस किया। मेरे दिल के नीचे से मुझे लगता है कि इस अतुलनीय रूप से विशाल बल के सामने आक्रामक अकेले इसे सिर पर सामना करने दें, वे शक्ति के एक निशान का भी विरोध नहीं कर सकते। उस समय वे दृढ़ता से अपने दिलों में विश्वास करते थे कि इस तरह के एक शक्तिशाली बल आक्रामक पूरी तरह से अप्रतिरोध्य और असंभव था। सबके बाद यहाँ तक ब्लैक होल में दरार का विशाल सक्शन बल पूरी तरह से पूर्ण शक्ति को हिला नहीं सकता है। लेकिन यह एक ऐसा शक्तिशाली आक्रामक था जो तातन द्वारा इतनी आसानी से पराजित हो गया था। यह कंट्रास्ट बहुत महान और बहुत मजबूत है, जिससे यिन और यांग ब्रह्मांड की 2 दुनिया में अनगिनत जीव स्तब्ध हो गए। मैंने बहुत पहले कहा है कि इसके बारे में कुछ भी अनुचित नहीं है। आपकी आंखों में अतुलनीय शक्तिशाली बल मेरी आंखों में एक चींटी की तरह है। यह इतना आसान है। ताओयाओ ने परवाह नहीं की कि यिन एंड यांग यूनिवर्स की 2 दुनिया में अनगिनत जीवों को कितना चौंका दिया गया। उसने एक आराम से आवाज के साथ कहा, हमारी आंखों में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति आपकी आंखों में चींटियों की तरह है।
चींटियों की तरह। चींटियों। ताओयाओ के शब्दों को सुनकर चांगमू विनरेबल ने उसके चेहरे पर एक बेहद धूमिल मुस्कान की। यह इस समय तक नहीं था कि चांगमू वंशानुक्रम को एहसास हुआ कि ताओयाओ के सामने उन्होंने जो कार्यों की श्रृंखला को बचकाने और हास्यास्पद किया था। उनकी गणना जो उन्हें लगा कि उनके पास जीतने का मौका है, ताओयाओ के लिए कुछ तुच्छ चीजों से ज्यादा कुछ नहीं निकला। यह एक पांडित्य चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। मूल रूप से चांगमू आदरणीय के शरीर में जीवन शक्ति केवल एक धागे द्वारा बनाए रखी गई थी और इसे किसी भी समय डिस्कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब ताओयाओ के शब्दों ने चांगमू को एक ही समय में स्पष्ट रूप से वास्तविकता का एहसास कराया और एक ही समय में उनके दिल में अतुलनीय निराशा की भावना पैदा हुई। एक बार जब चांगमू आदि निराशा हो गई तो यह जीवित रहने के लिए अपनी अंतिम इच्छा को खोने के बराबर था। अन्य 3 गहन स्तरीय शिखर पावर हाउस के लिए हालांकि उनकी चोटें उस बिंदु पर नहीं थी जहां उनकी जीवन शक्ति को मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि ताओयाओ ने क्या कहा और चांगमू के आदरणीय के आंतरिक जीवन के दृश्य को काट दिया, तो वे अपने चेहरे पर कड़वाहट और निराशा दिखाने में मदद नहीं कर सकते थे। अभिव्यक्ति, क्योंकि वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनमें से 4 के लिए इसका क्या मतलब था, जुबान स्तर के शीर्ष पावर हाउस ताओयाओ के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा एक झपट्टा में हारने के लिए। इसका मतलब यह है कि यांग ब्रह्मांड की दुनिया का उनका पक्ष पहले ही खो चुका है। शुरुआत से अंत तक कोई भी सस्पेंस हार नहीं हुई, जिसके बारे में बोलते हुए इस मामले के संदर्भ में ताओ की ताकत के साथ उनके पास वास्तव में कोई अच्छा समाधान नहीं है। आखिरकार उन्होंने पहले ही ऐसा किया है जो वे कर सकते हैं, लेकिन इसका वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है। यिन ब्रह्मांड की दुनिया के इस तरफ अनगिनत जीव वे आखिरकार अपने होश में आ गए। इस समय ऊपर से नीचे तक यिन ब्रह्मांड के अनगिनत जीव आकाश के माध्यम से गूंजने वाले जोर से चीज में फट गए। दूसरी ओर यांग ब्रह्मांड की दुनिया में माहौल भयानक रूप से चुप है। चांगमू आदरणीय ने अपनी आखिरी सांस को बाहर कर दिया और पूरी तरह से गिर गया। अन्य 3 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस सीधे जमीन पर पड़े थे, जैसे कि उनकी सारी ताकत सूख गई थी, उनकी स्थिति बेहद खराब थी और पहली नजर में उनके पास कोई लड़ाई की शक्ति नहीं थी। शून्य। किंडी आदि के लिए जो अभी भी बरकरार है और एक और अछूता जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस, उन दोनों में से 2 पहले से ही यांग यूनिवर्स दुनिया में अंतिम 2 जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस हैं। मजबूत एक, यह सिर्फ इतना है कि इस समय किंडी आदि और एक अन्य जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस वे सभी बदसूरत चेहरों के साथ चुप हैं। अध्याय 204 यांग ब्रह्मांड को एकजुट करें और पृथ्वी पर लौटें। इस समय किंडी और यांग यूनिवर्स वर्ल्ड के शीर्ष पर एक और शिखर पावर हाउस, उनके दिल बेहद भारी और जटिल थे। यिन ब्रह्मांड की दुनिया में ताओ में अकेले इतनी भयानक ताकत है। जैसे ही उसने एक कदम उठाया, उसने 3 को मार डाला और 3 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस को नष्ट कर दिया। लड़ाकू शक्ति का यह स्तर बहुत भयानक है। बस इसके बारे में सोचते हुए किंडी और अन्य मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके स्कैल्प में एक झुंझुनी सनसनी महसूस करते हैं। और यहाँ तक अगर ताओ याओ इन यूनिवर्स की दुनिया के किनारे पर पीछे की ओर एक कदम नहीं बनाते हैं, तो 2 रहस्यमय शिखर पावर हाउस महारानी कैनेग और ताइवा हैं। इन 2 लड़कियों के अलावा ये यांग भी है जो निश्चित नहीं है कि वह कितनी शक्तिशाली है। जब यह परिणाम प्रस्तुत किया जाता है तो अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। किंडी और अन्य लोग जानते थे कि जब कुंगमू आदरणीय और यांग मिन आदरणीय को हराया गया था, तो यांग यूनिवर्स की ओर से बदलाव के लिए अभी भी जगह थी। लेकिन जब चांगमू आदरणीय और उनके 4 काले स्तरीय शिखर पावर हाउस हार गए, तो यांग यूनिवर्स की दुनिया पहले से ही पूरी तरह से खत्म हो गई थी। हालांकि इस समय शीर्ष पावर हाउस को छोड़कर यांग यूनिवर्स की दुनिया में अन्य स्तरों पर पावर हाउस की संख्या और ताकत यिन यूनिवर्स की दुनिया में उन लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है। यह सिर्फ इतना है कि किंडी और अन्य जानते हैं कि यह बेकार है, क्योंकि इस तरह के 2 ब्रह्मांडों के बीच टकराव में यह वास्तव में शीर्ष पावर हाउस है जो एक निर्णायक भूमिका निभाता है। केवल जब यिन एंड यांग ब्रह्मांड में 2 शीर्ष पावर हाउस एक समान स्थिति में है, तो अगला कदम सभी स्तरों पर ताकत की प्रतिस्पर्धा है। इस बिंदु पर कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आखिरकार जुबान स्तरीय चरम पीक पावर हाउस के स्तर पर पावर हाउस, यदि वे तैयार हैं, तो एक ही विचार में अनगिनत जीवित प्राणियों को नष्ट कर सकते हैं। यह कथन भी अतिरंजित नहीं है। किंडी और अन्य 2 यांग ब्रह्मांड के लिए काले स्तरीय शिखर पावर हाउस के रूप में वे स्वाभाविक रूप से इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। अब आप में से केवल 2 बचे हैं, आत्मसमर्पण करते हैं या मर जाते हैं। ताओ याओ ने जुबान स्तर के शीर्ष पर किंडी और एक और पीक पावर हाउस को देखा और उदासीनता से कहा, इस बिंदु पर क्या हमारे पास कोई अन्य विकल्प है? किंडी और अन्य जुबान स्तरीय शिखर पावर हाउस ने एक दूसरे को देखा, जिसमें उनके चेहरे पर एक असहाय मुस्कुराहट थी। यांग ब्रह्मांड के इस तरफ सर्वोच्च प्राणियों के लिए उनके दिल भी बहुत उदास थे जब उन्होंने इस दृश्य को देखा, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि यांग यूनिवर्स की दुनिया अब यिन यूनिवर्स दुनिया द्वारा विजय प्राप्त की जा रही है, इसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह अनगिनत प्राणियों के दिमाग में ब्रह्मांड के लिए यह अपार लड़ाई समाप्त हो गई। अपनी शक्ति के साथ ताओ याओ ने लगभग यांग ब्रह्मांड की दुनिया पर विजय प्राप्त की। इस प्रक्रिया के दौरान ये यांग ने नहीं दिखाया और दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किंडी और अन्य लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया, तो कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ की बाधाओं के तहत यांग ब्रह्मांड में अनगिनत जीवों को यिन ब्रह्मांड की तरह ही यांग द्वारा शासित किया जाना था। जैसे कि यिन और दुनिया ने यांग के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, अब यांग यूनिवर्स के आत्मसमर्पण के बाद ये यांग ब्रह्मांड जीवों को 2 कार्य देंगे, संसाधनों में सौंपना और विशेष फिजिक्स वाली महिलाओं की खोज करेंगे। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यिन ब्रह्मांड में यांग ब्रह्मांड की समग्र शक्ति यिन यूनिवर्स में आखिरकार कोई कारण है। आधे महीने बाद ये यांग के हाथों में यांग ब्रह्मांड से सौंपे गए बड़े पैमाने पर संसाधनों का पहला बैच इकट्ठा किया गया था। संसाधनों की यह मात्रा बहुत बड़ी है, यिन ब्रह्मांड से कम 30% अधिक है। इसके अलावा यांग ब्रह्मांड में एकत्र की गई विशेष भौतिकी वाली महिलाओं की संख्या यिन ब्रह्मांड की तुलना में बहुत अधिक है। इसने यांग को बहुत संतुष्ट कर दिया। आप जानते हैं, यह वही है जो यांग यूनिवर्स ने आधे महीने में एकत्र किया था। यदि आप शांग यांग यूनिवर्स को कुछ समय के लिए अनगिनत जीव देते हैं, तो विशेष फिजिक्स वाली संसाधनों या महिलाओं की परवाह किए बिना अनिवार्य रूप से बहुत सारे अनुवर्ती होंगे जो आपको इसके लिए तत्पर हैं। उसी समय जब यांग यूनिवर्स ने ये यांग को आत्मसमर्पण कर दिया, तो ये यांग ने आखिरकार कुनलुन मिरर से संदेश प्राप्त किया। और इस संदेश की सामग्री एक दुनिया की किस्मत प्राप्त करने में ये यांग की सफलता से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि स्थितियां पूरी होती हैं, तो कुनलुन मिरर एक नई दुनिया की खोज शुरू कर देगा। इस संदेश को प्राप्त करने पर ये यांग के मुंह के कोने पर एक बहुत ही संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इस अवधि के दौरान ये यांग भी निष्क्रिय नहीं हुए हैं। बेशक यांग यूनिवर्स द्वारा सौंपे गए संसाधनों की भारी मात्रा को अप्रयुक्त नहीं छोड़ा जा सकता है। इन सभी संसाधनों का सेवन करने के बाद ये यांग के 9 शोधन को फिर से अपग्रेड किया गया था। और इस बार 9 शोधन स्तर को उठाने के बाद ये यांग की वर्तमान ताकत के साथ वह पहले से ही साधारण आधा चरण पारगमन स्तर के पावर हाउस के खिलाफ लड़ सकता है। अब तक इस नई दुनिया में प्रवेश करने का लक्ष्य मूल रूप से हासिल किया गया है। फूलों के लिए पूछें। अब यिन और यांग ब्रह्मांडों की दुनिया ये सभी यांग के नियंत्रण में है, और यह नई दुनिया भी यांग के पिछवाड़े बन गई है, जो संसाधनों को इकट्ठा करने और विशेष फिजिक्स वाली महिलाओं की खोज करने के लिए है। इस मामले में इस नई दुनिया में रहने के लिए जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए ये यांग ने ताओयाओ, कांगहाओ, ताइबा और लगभग 600 महिलाओं को विशेष फिजिक्स के साथ पृथ्वी पर मास्टर होने के लिए लिया। ये यांग और उनके समूह ने नई दुनिया में प्रवेश करने के बाद 1 साल से भी कम समय में इतनी बड़ी फसल हासिल की है। ये यांग इस प्रगति से बहुत संतुष्ट हैं। अर्थ यूनिवर्स में कुनलुन स्पॉट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 10 साल की समय सीमा से पहले अभी 9 साल बचे हैं। अब पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में सभी जातीय समूह जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र हैं, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल दी है। 0 पिछले चौथे स्तर के ब्रह्मांड सभ्यता ने कुनलुन सदस्यता कोटा प्राप्त करने के बाद इसकी स्थिति बढ़ गई और अब पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में इसकी बहुत उच्च स्थिति है। यह दृश्य अन्य ब्रह्मांड समूहों के लिए बहुत उत्तेजक है। इसी समय यह उन्हें कुनलुन में शामिल होने के बाद उन विशाल लाभों को देखने की अनुमति देता है जो उन्हें मिल सकते हैं। ये यांग डोंगशानविला लौट आए और एक फ्लैश में स्थिति को समझा। यह वास्तव में वह स्थिति है जो यांग देखने की उम्मीद करता है। कुनलुन सदस्यों की संख्या के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पृथ्वी ब्रह्मांड में प्रमुख जातीय समूहों की सभ्यताओं के वर्तमान उत्साह को देखने के बाद ये यांग बहुत संतुष्ट हैं। और जब ये यांग डोंगशानविला लौट आए तो उन्हें स्वाभाविक रूप से झाओ लिंग और अन्य महिलाओं के साथ प्रचार करना पड़ा। आखिरकार झाओ लिंगर और अन्य लोगों ने यांग को बहुत याद किया क्योंकि यह इतना लंबा समय रहा है। महिलाओं के लगातार उपदेशों के बीच के अंतराल के दौरान झाओ किंगजी और अन्य भी डोंगशानविला में आ गए थे कि वे यांग को देखने के बाद उन्हें पता चला कि ये यांग ने रीति रिवाजों को छोड़ दिया था। अब संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच पृथ्वी पर मानव जाति की स्थिति बहुत अधिक है। आखिरकार ये यांग के कारण पृथ्वी भी पृथ्वी ब्रह्मांड का मूल बन गई है। इस तरह पृथ्वी पर मानव जाति की स्थिति को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है और कुनलुन सदस्यों को पृथ्वी ब्रह्मांड में उच्चतम स्थिति है। इस अवधि के दौरान झाओ किंगजी और अन्य लोगों को कुनलुन के सदस्यों के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर बहुत सम्मानित किया गया है। झाओ किंगजी और कुनलुन के अन्य सदस्य निश्चित रूप से जानते थे कि यह सब किसने लाया और वे ये यांग के लिए बहुत आभारी थे। अध्याय 205 नई दुनिया में प्रवेश। एक कन्फ्यूशियस और ताओवादी दुनिया हजारों दौर से भरी। झाओ किंगजी और अन्य लोगों के जाने के बाद ये यांग की अभिव्यक्ति बदल गई और अगले क्षण में वह गुफा समय में दिखाई दिए। इस समय गुफा की दुनिया में सैकड़ों विशेष अनुभव एक के बाद एक जीवन में आए। ये यांग ने भी शरीर में इन विशेष महिलाओं के साथ बकवास बात नहीं की और सीधे अपनी पहचान का खुलासा किया। जब वे यांग की पहचान के बारे में जानती थीं तो इन जागृत महिलाओं को विशेष फिजिक्स से पीड़ित महिलाएं बेहद हैरान कर देती थीं। सदमे के बाद वे जानते थे कि ये यांग की ताकत के साथ वे यांग के इरादे की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। अंत में इन महिलाओं ने विशेष फिजिक्विकों वाली महिलाओं को जागने के लिए यांग के उपदेश की बात सुनी। एक बार फिर से विशेष फिजिक्स के साथ सैकड़ों महिलाओं को प्रचारित किया गया जिससे ये यांग के तियांदी यिन और यांग रिकॉर्ड्स को फिर से एक नई सफलता है। अब ये यांग ने लगभग 1000 महिलाओं को विशेष फिजिक्स के साथ प्रचार किया है और अब तियांदी यिन और यांग ने एक सफलता दर्ज की है। इस तरह से समय बीतने के बाद ये यांग को कुनलुन मिरर से एक और संदेश मिला। कुछ हद तक यांग की अपेक्षाओं से परे इस बार कुनलुन मिरर ने एक नई दुनिया की खोज की जो पिछली बार की तुलना में बहुत तेज था। पिछली बार नई दुनिया में जाने के अनुभव के बाद ये यांग अब नई दुनिया के लिए अपेक्षाओं से भरे हुए हैं। यह सिर्फ इतना है कि ये यांग कुनलुन मिरर द्वारा खोजी गई नई दुनिया के बारे में भी चिंताओं से भरे हुए हैं। आखिरकार प्रवेश करने से पहले वह इस नई दुनिया की समग्र ताकत को नहीं जानता था। सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए इस बार ये यांग ने नई दुनिया का पता लगाने के लिए ताओ और महारानी कंगो को अपने साथ लेने का फैसला किया। लेकिन इस बार उनकी यात्रा टीम में एक और लिंगलॉन था। लिंगलॉन की ताकत में बहुत सुधार हुआ है इसलिए उसके दैनिक प्रशिक्षण संसाधनों के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। ये यांग स्वाभाविक रूप से इस संबंध में कठोर नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुयांग तियांदी यिन और यांग लू के बाद एक और सफलता मिली। इसने लिंगलॉन को जबरदस्त रूप से मदद की और तुयांग ने तियांदी यिन और यांग रिकॉर्डिंग की सफलता के बाद लिंगलॉन को प्रचार किया जिससे लिंगलॉन ने तेजी से प्रगति की। अब जब उनके पास आधे कदम पारगमन स्तर की ताकत है, हालांकि केंगो और अन्य लोगों की तुलना में अभी भी थोड़ी सी खाई है, सामान्य रूप से अंतर बहुत बड़ा नहीं है। यदि आप यांग ब्रह्मांड में स्थानों के विभाजन को देखते हैं तो लिंगलॉन की वर्तमान ताकत एक जो स्तरीय शिखर पावरहाउस की तुलना में है और वह एक जुबान स्तरीय शिखर पावरहाउस क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। ये यांग का मानना कि लिंगलॉन की क्षमता के साथ विशाल प्रशिक्षण संसाधनों की सहायता से मिलकर यिन एंड यांग द्वारा दर्ज किए गए उद्देश्यों के साथ संयुक्त रूप से ये यांग की सफलता के बाद लिंगलॉन को झोपड़ियों के माध्यम से तोड़ने और अपनी ताकत में सुधार करने में लंबा समय नहीं लगेगा। यह इस कारण से ठीक था कि तियान यांग ने इस यात्रा पर बस अपने साथ लिंगलॉन लिया। नई दुनिया का पता लगाने के लिए जाने से एक हफ्ते पहले ये यांग हर दिन बहुत व्यस्त हैं। व्यस्त सामग्री के लिए मैं जाओ लिंग और अन्य महिलाओं को अथक रूप से प्रचार करूंगा। एक बहुत ही पूर्ण महीने के बाद ये यांग ने नए वर्ल्ड चैनल को खोलने के लिए कुनलुन का इस्तेमाल किया। एक फ्लैश में ये यांग ताओयाओ, कांगहाओ, ताइबा और लिंगलॉन 4 बेटियों को अंतरिक्ष मार्ग में लाया। अगले पल में ये यांग और अन्य नई दुनिया में दिखाई दिए। जिस क्षण उन्होंने नई दुनिया में प्रवेश किया, ये यांग और अन्य ने कुछ असामान्य देखा। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि नई दुनिया जो कि कुनलुन मिरर ने पाया है, इस बार पृथ्वी ब्रह्मांड खेती करने वाले अमर की दुनिया और यिन और यांग ब्रह्मांड की दुनिया से एक अलग माहौल है। जब ये यांग और अन्य ने नई दुनिया में प्रवेश किया तो उनकी दिव्य भावना बढ़ गई। आध्यात्मिक अन्वेषण के माध्यम से ये यांग और अन्य लोगों ने पाया कि नई दुनिया जो कुनलुन मिरर ने इस बार खोजा है वह बहुत विशाल है। यहाँ तक आध्यात्मिक क्यूई की वसूली के बाद अमर की खेती की दुनिया की तुलना में यह बहुत कमजोर नहीं है। इसी समय इस दुनिया के ऊपर आकाश में अंतहीन सितारे हैं और जीवन इन अंतहीन सितारों में मौजूद है। अंत में बहुत समय बिताने के बाद ये यांग और अन्य लोगों ने आध्यात्मिक विचारों की खोज में इस दुनिया के प्राणियों को पाया। ये यांग और अन्य लोगों के लिए एक बार जब वे इस नई दुनिया के प्राणियों को ढूंढते हैं तो यह मामला बहुत आसान होगा, क्योंकि उनकी क्षमताओं के साथ वे आसानी से इस दुनिया में प्राणियों के दिमाग में यादों को पढ़ सकते हैं। वास्तव में यह सच था। ये यांग और अन्य लोगों ने इस दुनिया में प्राणियों की स्मृति के माध्यम से इस नई दुनिया की सामान्य स्थिति को जल्दी से सीखा। यह विश्व स्तरीय प्रणाली वास्तव में बहुत भव्य है और यह हजारों दौर से भरी दुनिया है। और इस दुनिया में प्राणियों की यादों से ये यांग ने भी इस दुनिया का नाम सीखा, जो कि कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की महान दुनिया है। दुनिया के लिए कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की खेती की विधि लेखन के माध्यम से ताओवाद को व्यक्त करना है। इसे सीधे और सीधे तौर पर रखने के लिए यह अभ्यास की सड़क पर लगने के लिए वेन दाओ का उपयोग करना है। वेन दाओ के ग्रेड को 10 ग्रेड में विभाजित किया गया है: टोंगशेंग, शियुकाई, जुरेन, जिनशी, हनलिन, ग्रैंड स्कॉलर्स, ग्रेट कन्फ्यूशियस्ट, अर्ध से सेम, सब सेज और कन्फ्यूशियस संत। वर्तमान में कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की दुनिया में मानव जाति अच्छी स्थिति में नहीं है। 10,000 साल पहले कन्फ्यूशियस संत मानव जाति में पीढ़ी से पीढ़ी तक दिखाई दिए। कन्फ्यूशियस संत इस दुनिया में सबसे मजबूत शक्ति हैं, जो आधे चरण की टुकड़ी के शिखर स्तर से संबंधित हैं, एक पर एक ताओ, ताइबा और महारानी कैनिक के अस्तित्व से कम नहीं। लेकिन 10,000 साल पहले इस दुनिया का स्वर्गीय दाव बदल गया और मानव जाति में कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद में गिरावट आई और कोई भी कन्फ्यूशियस संत पहली बार नहीं दिखाई दिए।
हालांकि क्योंकि मानव जाति ने ऋषियों द्वारा छोड़े गए कई ऋषि खजाने का उत्पादन किया है, मानव जाति के अवर ऋषि कन्फ्यूशियस और ताओवादी दुनिया में सभी दौड़ का सम्मान करने और दबाने के लिए ऋषियों के खजाने पर भरोसा करते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ मानव जाति का सबसे मजबूत सिर्फ एक अर्ध सहेज है। भले ही उनके पास एक साहित्यिक ऋषि का खजाना हो, वे केवल उपसहेजे के बराबर हैं और अन्य सभी दौड़ में उपवर्ष हैं। कुछ शक्तिशाली परिवारों के बीच कुछ कन्फ्यूशियस ऋषि भी हैं। वानजू के कानूनों, कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की तरह 10,000 साल पहले जबरदस्त बदलाव हुए हैं, लेकिन वानजू और मानव जाति के बीच अंतर यह है कि इन फंगजू में बहुत लंबा जीवन काल है। वे सीधे खुद को सील कर सकते हैं और स्वर्गीय दाव के परिवर्तनों से बचने के लिए एक गहरी नींद में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मानव जाति कोई अच्छी नहीं है। मानव जाति के कन्फ्यूशियस संतों का केवल 10,000 साल का जीवन काल है और सोने से स्वर्गीय दाव के परिवर्तनों से बचने का कोई तरीका नहीं है। यांग और अन्य लोगों ने जो खोजा है उसके अनुसार इस दुनिया में 3.7 स्वर्गीय दाव परिवर्तन धीरे धीरे गुजरने लगे हैं। ऐसी परिस्थितियों में वानजू को यह महसूस करने के बाद उन्होंने मानव जाति पर हमला करने का फैसला करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक बार स्वर्गीय दाव बदल जाता है तो मानव जाति की क्षमता के साथ यह बहुत संभावना है कि कन्फ्यूशियस संतों का जन्म होगा। और एक बार जब मानव जाति एक कन्फ्यूशियस संत के रूप में पैदा होती है तो यह अनिवार्य रूप से फिर से उठेगा और उनकी सभी दौड़ को दबाएगा। ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करने से रोकने के लिए और मानव जाति को फिर से कन्फ्यूशियस संतों को जन्म देने से रोकने के लिए वानजू ने मानव जाति पर हमला करने का निर्णय लेना शुरू कर दिया। यह दुनिया काफी दिलचस्प है। आप इस कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद दुनिया के एकीकरण के बारे में क्या सोचते हैं? इस समय जब यांग ने कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की महान दुनिया में इन प्रासंगिक स्थितियों के बारे में सीखा तो उसकी आंखों में पहले से ही एक प्रकाश था और कुछ विचार उसके दिल में आए। लेकिन ये यांग ने अभी भी ताओयाओ, कांगहो, ताइवा और लिंगलॉन को देखा और एक मुस्कान के साथ पूछा। अध्याय 206 ये यांग पहले कन्फ्यूशियस और ताओवादी दुनिया में एक कन्फ्यूशियस ऋषि साबित करें। यह वास्तव में बहुत सरल है। ये लैंग हमारी ताकत के साथ कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की इस बड़ी दुनिया में हम इसे पूरी तरह से बलपूर्वक दबा सकते हैं। आखिरकार इस दुनिया में जीवन शक्ति का स्तर जो हमने सीखा वह मूल रूप से अमर खेती की दुनिया और यिन और यांग ब्रह्मांड की दुनिया के समान है। ताओ याओ हल्के से मुस्कुराया। इस संबंध में ताओ याओ स्पष्ट रूप से खुद पर बहुत विश्वास है। यद्यपि कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की दुनिया में प्रवेश करने के बाद ताओ ने यिन एंड यांग ब्रह्मांड की दुनिया में प्रवेश करते समय उसी स्थिति को फिर से प्रकट किया। उसकी पारगमन स्तर की ताकत भी आधी कदम पारगमन के चरम स्तर तक गिर गई है। लेकिन ताओ याओ में अभी भी टुकड़ी की भावना है और यह ताओ याओ का सबसे बड़ा फायदा है। यद्यपि यह पहले उल्लेख किया गया था, कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की दुनिया में कन्फ्यूशियस सेंट लेवल पावरहाउस ताओ और अन्य लोगों से एक मुकाबले में ही नहीं है। लेकिन इसे इस तरह से रखने के लिए लेकिन जब यह वास्तविक लड़ाकू शक्ति की बात आती है तो ताओ को धारणा के दायरे को पार करने में बहुत बड़ा फायदा होता है। वास्तव में यहाँ तक उन कन्फ्यूशियस संतों को मूल रूप से ताओ के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस बिंदु पर टियानशन को बहुत आत्मविश्वास है। कैंग और अन्य लोगों ने ताओ के शब्दों को सुनने के बाद वे सभी ने समझौते में सिर हिलाया। वैसे भी मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, जब तक कि उनकी ताकत इस नई दुनिया में शीर्ष स्तर पर है और उनसे अधिक मजबूत व्यक्ति नहीं है तब ताओ याओ। महारानी कैंग और अन्य महिलाओं को अपनी ताकत के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये लैंग, क्या आपके पास यहाँ अन्य विचार हैं? ताओ याओ बिंगक स्मार्ट है। उसने ये यान के चेहरे पर अयोग्य मुस्कान देखी। उसने इसमें कुछ देखा और ये यान से कहा, ठीक है, कन्फ्यूशियस और ताओवादी दुनिया में सर्वोच्च लड़ाकू शक्ति की स्थिति के बारे में जानने के बाद मेरे दिमाग में आने वाला पहला विचार वास्तव में आपको यह पूछने के लिए था कि आप इसे बस और अशिष्टता से दबाने के लिए गड़गड़ाहट का उपयोग करने के लिए कहें, जैसे कि यिन एंड यांग ब्रह्मांड ने पहले किया था। कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की बड़ी दुनिया उद्धरण चिन्ह। लेकिन कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद महान दुनिया की खेती प्रणाली वास्तव में काफी विशेष है और मैं सिर्फ कुछ चीजों के साथ प्रयोग करना चाहता हूँ। यह कहते हुए कि ये यांग ने अपने चेहरे पर एक उत्सुक अभिव्यक्ति दिखाई। इस समय ये यांग 12 वास्तव में उसके दिल में सोच रहे हैं। यदि यह एक और दुनिया है तो ये यांग निश्चित रूप से अन्य दुनिया के अभ्यास प्रणाली का अभ्यास करने में सक्षम नहीं होंगे। ब्लू स्टार यूनिवर्स की दुनिया की तरह वास्तव में ब्लू स्टार यिन और यांग यूनिवर्स की दो दुनियाओं की खेती प्रणाली अमर खेती की दुनिया में उन लोगों से बहुत अलग है। अगर ये यांग को वास्तव में ऐसा विचार होता तो वह उस समय ऐसा करता। आखिरकार यदि आप एक अभ्यास प्रणाली को फिर से केंद्रित करना चाहते हैं तो चाहे आप कितनी भी तेजी से अभ्यास करें यह शिखर तक बढ़ने में बहुत लंबा समय लगेगा। हालांकि कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की दुनिया में स्थिति कुछ अलग है। यह कन्फ्यूशीवाद की एक विशेष दुनिया है जो लेखन के माध्यम से ताओवाद को व्यक्त करती है। इस दुनिया में जब तक आप पर्याप्त कन्फ्यूशियस और ताओवादी क्लासिक्स को समझते हैं तब तक आपको स्वचालित रूप से साहित्य के दायरे में पदोन्नत किया जाएगा और साहित्य और डीएओ के दायरे की शक्ति प्राप्त होगी। अन्य लोगों के लिए अभी भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि ये यांग के लिए कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद एक ऐसी विशेष खेती प्रणाली है और उन्हें लगता है कि उनके पास विकास के लिए बहुत जगह है। आखिरकार ये यांग ने अपने पिछले जीवन में बहुत सारे वेन चाओ गोंग उपन्यासों को पढ़ा था जिसने तू यांग को जिज्ञासा से भरा बना दिया था। यही है, कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की बड़ी दुनिया में क्या पृथ्वी की कविताओं और गीतों को बाहर निकालना प्रभावी होगा? इस बिंदु पर यह एक अच्छा प्रयोग है। कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की दुनिया पृथ्वी की सांस्कृतिक प्रणाली से अलग है। पृथ्वी पर उनके माध्यम से सौंपी गई कविताओं और गीतों की तरह कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। इस तरह अगर तुम यांग कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की दुनिया में एक वाक्य या दो को लापरवाही से सुनाते हैं तो यह कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की दुनिया में एक ब्रांड छोड़ने के बराबर है। फिर आप वेनदाओ की स्थिति को सत्यापित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या आप नहीं देखते हैं, पीली नदी का पानी आकाश से ऊपर आता है, समुद्र में भागता है और कभी नहीं लौटता है? क्या आप नहीं देखते हैं, गोल्डन मिंगजिंग के उदास सफेद बाल सुबह में नीले रेशम और शाम को बर्फ की तरह हैं? जीवन में खुश रहने के लिए खुश होना है, गोल्डन कप को अपने कानों में खाली ना होने दें। मैं उपयोगी होने के लिए पैदा हुआ हूँ और सभी पैसे जाने के बाद मैं वापस आऊंगा। और जब इस तरह के विचार ये यांग के दिल में पॉपअप हो गए तो वह संकोच नहीं करता था और जब उसने अपना मुंह धीरे धीरे खोला तो उसने शराब के बारे में 10 पृथ्वी कविताएं सुनाई। मूल रूप से जिस स्थान पर यांग और अन्य लोग खड़े थे वह बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसा कि ये यांग ने धीरे धीरे जप किया बल्कि एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। मैंने एक के बाद एक प्रकाश चरित्र देखा, ये यांग के शरीर के आसपास और एक ही समय में रहस्यमय प्रभामंडल की एक परत तू यांग के शरीर की सतह पर लहर रही थी। एक अतुलनीय रूप से समृद्ध साहित्यिक आभा निकली और यह दृश्य बहुत अजीब था। ताओ याओ, कंगो, ताइवा और 4 लिंगलॉन बेटियां सभी सीधे ये यांग को देखती थीं जो अपने चेहरे पर भावों के साथ विषण के फटने को दिखा रही थी। बहुत उत्सुक लग रहा है। यांग ने पाठ समाप्त करने के बाद फ्लोरोसेंट लाइट का एक टुकड़ा आकाश से गिर गया और उन सभी ने ये यांग के शरीर में डाला। ये यांग ने अपने शरीर में बदलाव को महसूस करते हुए अपनी भौहें उठाईं। इस फ्लोरोसेंट लाइट को शरीर में डाला गया, यह तुरंत गर्मी की धाराओं में बदल गया जो कि इस तरह से शरीर में बह गया। उसी समय ये यांग को भी उसके दिल में भावना थी।
इस छोटे से क्षण में उनके पास वास्तव में बहुत सारी साहित्यिक शक्ति थी। लेकिन इस समय यांग के शरीर पर दिखाई देने वाली दृष्टि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। जब आकाश से रहस्यमय प्रकाश तू यांग के शरीर में डाला और एक गर्मी की धारा में बदल गया, तो ये यांग के शरीर की सतह तुरंत दूधिया सफेद रोशनी की एक परत से भर गई। यह बाल जन्म के स्तर से प्रकट प्रकाश की किरण है। बस जियान जिंजू गीत पर भरोसा करते हुए ये यांग को एक पल में एक बाल छात्र के रूप में प्रमाणित किया गया था। इस तरह की बात यहाँ तक कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की पूरी दुनिया में यांग के साथ जो हुआ वह एक पीएलएस जीनियस के रूप में वर्णित होने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये यांग द्वारा प्रस्तुत दृष्टि इस समय समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि बाल स्तरीय प्रमाणन का प्रतिनिधित्व करने वाला दूधिया सफेद प्रकाश इस समय ये यांग के शरीर की सतह पर तेजी से घूम रहा था। एक पल के लिए इस तरह की मुड़ने के बाद उसकी आंखों में नजर धीरे धीरे बदल गई और उसकी आंखों में पीले रंग का स्पर्श था। शुके, जाहिर है यह शुके के स्तर की ओर मुड़ने का संकेत है। जियांग जिंजू पृथ्वी के अमर कवियों के काम के योग्य है। इस कविता में अतुलनीय रूप से शानदार साहित्यिक और नैतिक शक्ति है। अब जैसा कि ये यांग इस शाश्वत स्वान गीत को पूरी तरह से पढ़ते हैं, इस कविता में निहित साहित्यिक और नैतिक शक्ति भी समाप्त हो गई है। ये यांग में जोड़ा गया। इस समय ये यांग के शरीर की सतह पर बहने वाली हल्की पीली रोशनी अभी भी बहुत तेज थी। थोड़ी देर के लिए इस तरह से बहने के बाद ये यांग के शरीर की सतह के आसपास हल्की पीली रोशनी गहरे पीले रंग में बदल गई है। तब यह प्रक्रिया जारी रही और अंत में तब तक नहीं रुकी जब तक कि यह अज़्योर ब्लू का एक टुकड़ा नहीं दिखा। अज़्योर ब्लू मिस्टीरियस लाइट इंगित करती है कि प्रमाणन स्तर हनलिन स्तर तक पहुंच गया है। कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में यह कभी नहीं हुआ कि कोई भी सीधे कई स्तरों को पार कर सकता है और सिर्फ एक कविता के साथ हनलिन स्तर प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। आगे कहने के लिए और कुछ नहीं है। जाहिर है कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद दुनिया में पृथ्वी की कविताओं का पाठ करना एक प्रभाव है, और इस आसन को देखते हुए उत्पादित प्रभाव छोटा नहीं है। तो ये यांग बस रुक नहीं गए और जब जारी रहे। यह पहाड़ की चोटी होगी और आप सभी पहाड़ों और छोटे लोगों को एक नजर में देखेंगे। दक्षिणी देश में लाल बीन्स बढ़ते हैं और कुछ शाखाएं वसंत में निकलती हैं। जीवन और मृत्यु के 10 साल असीम है, इसके बारे में मत सोचो, इसे कभी मत भूलना। जब आप पानी को काटने के लिए एक चाकू खींचते हैं तो पानी और भी अधिक बहता है। अपने डेक को दूर करने के लिए एक गिलास उठाएं और आपका डेक और भी अधिक दुखी हो जाता है। एक के बाद एक पृथ्वी के अनंत स्वान गीत को लगातार सुनाया गया है। शुरुआत में इस दुनिया की दृष्टि अभी भी बहुत भव्य थी, लेकिन जैसा कि ये यांग ने अधिक से अधिक पृथ्वी क्लासिक कविताओं का पाठ किया, ये यांग ने पाया कि यह दृष्टि लगातार कमजोर हो रही थी। या एक अधिक सटीक कथन है, अर्थात यह विसंगति धीरे धीरे स्थिर होने लगी और इस तरह से आसमान छूती रही। और इस समय ये यांग के शरीर की सतह से चमकते हुए प्रकाश एक उज्ज्वल लाल में बदल गया है। शानदार लाल जो प्रमाणित कन्फ्यूशियवाद के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल एक छोटी अवधि है। ये यांग का साहित्यिक स्तर शुरू से ही कन्फ्यूशियवाद के स्तर तक पहुंच गया है। यदि ये यांग के वेनदाओ स्तर में सुधार की गति फैलती है तो यह जानना मुश्किल है कि कितने जबड़े गिरेंगे। उसी समय मानव जाति की पवित्र भूमि में एक वेनशिंग मंदिर है। इस वेनशिंग मंदिर का स्वर्गीय दाओ के वेंजई कियुन के साथ एक संबंध है, लेकिन सभी मानव सदस्यों के वेंडाओ प्रमाणन को वेनशिंग मंदिर की हल्की दीवार पर प्रदर्शित किया जाएगा। और 3 बूढ़े जो वेनशिंग पैलेस में इंतजार कर रहे हैं वे मानव जाति में कुछ 3.5 संत हैं। क्योंकि वेनशिंग पैलेस मानव जाति की नींव है, यह हमेशा मानव जाति का सबसे मजबूत स्तरीय पावर हाउस रहा है जो यहाँ बैठता है। स्वर्गीय दाओ के परिवर्तन शुरू होने से पहले मानव जाति के मजबूत कन्फ्यूशियस संत यहाँ बैठे थे। अब तक मानव जाति सेक्रेड लैंड्स फाउंडेशन वेनशिंग पैलेस को अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस द्वारा संरक्षित किया गया है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस परिवर्तन से यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस लंबी अवधि के दौरान मानव जाति धीरे धीरे घट रही है और यह अवधि छोटी नहीं है। और इस बदलाव ने वेनशिंग पैलेस को भी बनाया जो दौड़ की नींव बेवजह धूमिल दिखाई देती है। इस समय जब मानव जाति के 3 अर्ध बचत स्तरीय पावर हाउस ने वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर एक कविता देखी तो मानव जाति के 3 उपवर्ष स्तरीय पावर हाउस चौंका दिए गए, क्योंकि इस प्रकाश की दीवार पर प्रकट होने वाले छंदों को युगों का हंसगीत होना चाहिए। और यह भी इंगित करता है कि मानव जाति के सदस्य जिन्होंने इस कविता को लिखने के तरीके को सत्यापित करने के लिए पारित किया है अत्यंत दुर्लभ प्रतिभाएं हैं। क्या आप इसे नहीं देखते हैं? येलो नदी का पानी आकाश से ऊपर आता है, समुद्र तक जाता है और कभी नहीं लौटता है। क्या आप नहीं देखते हैं? गोटन मिंगजिंग के उदास सफेद बाल सुबह में नीले रेशम और शाम को बर्फ की तरह हैं। एक अच्छी कविता, ऐसी राजसी और शानदार कृति। हालांकि मुझे नहीं पता कि पीली नदी क्या है, लेकिन आकाश से ये 3 शब्द, यह सब कुछ करने का तरीका है। यह मेरी मानव जाति के बीच है। क्या कोई है जो वेन दाओ को प्रमाणित करता है? इस समय बनशेंग जून मेंडी ने वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर उभरे छंदों को देखा और एक छोटे से झटके में कहा, यह सिर्फ एक कविता है। हालांकि यह कविता वास्तव में राजसी है और इसे युगों के माध्यम से एक कृति कहा जा सकता है। एक कविता में कितनी साहित्यिक शक्ति समाहित की जा सकती है। हुआंग शांग बनशेंग इस समय हैरान था, लेकिन वह अपने होठों को कलिंग करने में मदद नहीं कर सकता था और दीवार पर कविताओं को देखने के बाद उन्होंने अस्वीकृति से कहा, शराब पीने के बारे में यह कविता मुझे सूट करती है। लाहुआंग, इस कविता पर नीचे मत देखो। मेरी राय में आप उम्र के माध्यम से इस तरह की कृति की रचना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कौंटे नाम के एक और मानव हाफ संत ने मजाक किया। मैंने यह नहीं कहा कि यह गीत पीने के लिए बुरा है, नहीं मुझे इस पर नीचे देखने का मतलब था। आखिरकार यह कविता वास्तव में उत्कृष्ट है और यह युगों के माध्यम से एक उत्कृष्ट कृति के रूप में वर्णन करने के लिए अतिशयोक्ति नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि कविता में निहित साहित्यिक शक्ति क्लासिक्स की पहुंच से परे है और मानव जाति के इस प्रतिभाशाली सदस्य ने कविता के साथ ताव में प्रवेश किया है। मेरी राय में यह थोड़ा ओवरकिल है और गुप्त तरीके से प्रवेश किया है। हुआंग चांद हाफसेज ने अपने कंधों को हिलाया और कहा कि उसके दिल में क्या था। ठीक है, इस कथन में कुछ भी गलत नहीं है। आपको क्या लगता है कि मानव जाति का यह सदस्य किसने कविता के प्रमाणीकरण को पारित किया है इस शाश्वत कृति के साथ प्रमाणित किया जा सकता है? इस समय हाफसेज जून मेंडी अभी भी वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर घूर रहा था और हाफसेज हुआंग शांग और हाफसेज कोंटी से पूछा, यह कहना मुश्किल है। हालांकि यह कविता राजसी और शानदार है, इसे युगों के माध्यम से एक उत्कृष्ट कृति कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि लाओ हुआंग ने कहा, एक कविता में कितनी साहित्यिक शक्ति निहित हो सकती है। तो मैं वास्तव में नहीं सोचता कि मानव जाति के इस सदस्य को इस कविता के साथ प्रमाणित किया जा सकता है। मुझे डर है कि ज्यादातर यह केवल यूरेन स्तर के लिए एक विद्वान है। जब कोंटे ने इन शब्दों को कहा तो उसके चेहरे पर दया आई। जाहिरा तौर पर इस मुद्दे पर हाफसेज कोंटी और हाफसेज हुआंग शांग की एक ही राय है। वे दोनों सोचते हैं कि यह मानव प्रतिभा जो एक कविता की रचना कर सकती है और वेनशिंग मंदिर की हल्की दीवार पर प्रकट हो सकती है, सही रास्ते पर नहीं चलती है। लेकिन अगले क्षण में हाफसेज कोंटे और हुआंग चांग ने चौड़ी आंखों को देखा, यहाँ तक आधे से जून मेंडी ने भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, क्योंकि इस समय ये यांग का प्रमाणन स्तर वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर दिया गया था।
बेशक येयांग का नाम इस प्रकाश की दीवार पर नहीं हुआ था, लेकिन कविता जियांग जिंजू के अंत में हनलिन रैंक का प्रतीक दिया गया था। यह कैसे संभव है? एक कविता में वास्तव में एक साहित्यिक शक्ति है जिसे हनलिन स्तर पर प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने पहले कभी इस तरह से कुछ नहीं सुना है, अकेले इसे देखकर। हुआंग चांग बनशेंग अचानक खड़े हो गए, वेनशेंग पैलेस की हल्की दीवार को घूरते हुए अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ, और इस पर विश्वास नहीं करने की हिम्मत नहीं की। इस समय हाफ सेज कोंटी और जून मेंडी हाफ से सेंग चांग से ज्यादा बेहतर नहीं है। कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की बड़ी दुनिया में ऐसा नहीं है कि कविता के साथ कोई साहित्यिक और ताओवादी प्रमाणपत्र नहीं थे। लेकिन एक कविता पर भरोसा करते हुए सबसे प्रमाणित साहित्यिक ग्रेड सिर्फ ज्यूरेन है, और यहाँ तक विद्वान भी अल्पसंख्यक में है, और टोंगशेंग विशाल बहुमत पर कब्जा कर लेता है। और ये यांग की तरह सिर्फ एक कविता के साथ उन्होंने सीधे एक नौसिखिया से हनलिन स्तर तक कदम रखा। इस तरह की स्थिति कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की दुनिया में कभी नहीं हुई है। यहाँ तक अगर वह हमारी मानव जाति से पहले एक कन्फ्यूशियस संत था, तो शायद उसके पास इस तरह के राक्षसी स्वर्ग विघटन योग्यता नहीं थी। जून मेंडी का अर्ध बलात्कार दिल अचानक बेहद उत्साहित महसूस हुआ, और ब्रिक ने हुआंग सेमी सैक्रेड और कॉन्टी सेमी सैक्रेड को देखा और पूछा, मुझे नहीं पता कि मुझे कोई पता नहीं है। देखो, कविताएं फिर से वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर दिखाई देने लगी। हे, अध्याय 207 ताओ ते चिंग का पाठ करते हुए क्या आप तुरंत पवित्र हो जाएंगे? हाफ सेज हुआंग चांग पहले से ही बेहद हैरान था, ने अचानक इस क्षण में अपनी आंखें चौड़ी कर दी, वेनशिंग पैलेस के ग्वानबी रोड पर बारीकी से घूरते हुए। जून मेंडी सेमी सैक्रेड और कॉन्टी सेमी सैक्रेड भी पहली बार गुआनबी की ओर देखा। इस समय वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर एक हेलो तेजी से चमक गया, और एक के बाद एक पात्र दिखाई दिए। जीवन और मृत्यु के 10 साल असीम है, इसके बारे में मत सोचो, इसे कभी मत भूलना। यह पहाड़ की चोटी होगी, और आप सभी पहाड़ों और छोटे लोगों को एक नजर में देखेंगे। मैं वापस जाने के लिए हवा लेना चाहता हूं, लेकिन मैं क्योंग से डरता हूं। मुरझाए हुए लताओं, पुराने पेड़, गहरे कौवे, छोटे पुल और बहते पानी। अच्छी कविताएं, अच्छे शब्द, वे सभी शाश्वत उत्कृष्ट कृतियों हैं। यह किस तरह की बुरी प्रतिभा है? प्रतिभा की क्षमता इतनी बुराई कैसे हो सकती है? मेरे भगवान, क्या यह संभव है कि इतने लंबे समय के बाद मेरी मानव जाति के बीच आखिरकार कन्फ्यूशियस क्रिसमस के छात्र होंगे? वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार को देखते हुए एक के बाद एक अनंत कृति, कॉन्टी सेमी सेज, जून मेंडी सेमी सैक्रेड और हुआंग चांग सेमी सैक्रेड, वे सभी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी आंखों को चौड़ा कर सकते थे। उन सभी में उनके चेहरे पर अविश्वास और उत्साह के भाव थे। ये तीन अर्धहोली स्तर के पावर हाउस वे स्वाभाविक रूप से साहित्यिक दुनिया में स्वामी हैं, और जब वे प्रकाश की दीवार पर कविताओं को पढ़ने के लिए चकाचौंध करते हैं, तो उन्होंने लगभग उनमें गहन कलात्मक गर्भाधान पर कब्जा कर लिया। यह किस तरह की राक्षसी प्रतिभा क्षमता है? पूरी तरह से अलग अलग मूड, चाहे उजाड़ हो या उदास या वीर या लविक, को समावेशी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति की मानसिकता सिर्फ एक छोटे से क्षण में नाटकीय रूप से कैसे बदल सकती है। इस तरह की शानदार कविताओं को लिखना किस तरह की प्रतिभा है, क्योंकि पीली नदी का पानी आकाश से ऊपर आ रहा है और बिना लौटने के समुद्र में भाग रहा है। इस समय जून मेंडी और मानव जाति के तीन अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस पूरी तरह से हैरान थे। ओल्ड हुआंग, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि हमारी मानव जाति द्वारा पैदा हुई यह पीएलएस इविल जीनियस, जो कविता के साथ लिखने के तरीके को प्रमाणित करता है, एक छोटा तरीका है? यह देखते हुए कि वेनशिंग पैलेस की प्रकाश की दीवार पर प्रकाश आखिरकार गायब हो गया, बनशेंग कॉन्टी ने एक लंबी सांस ली और फिर बनशेंग हुआंगशान से मजाक में पूछा, कहने के लिए एक बात है, अभी अब वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर पागल दृश्य कॉन्टी बानसेनग ने अपने दिल में उत्पीड़न की एक अकथनीय भावना महसूस की। एक के बाद एक शाश्वत कृति वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार से उभरी। यह दृश्य वास्तव में पागल है। वैसे भी कॉन्टे और अन्य इतने लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा है। इससे पहले भी उन्होंने वेनशिंग पैलेस में इस तरह के एक पागल दृश्य के बारे में कभी नहीं सुना था। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कॉन्टे पर इस तरह के एक पागल दृश्य का प्रभाव और अन्य 3.5 सन्यासी बहुत मजबूत हैं। भले ही कॉन्टे सेमी सेंट और अन्य पहले से ही अर्ध संत स्तरीय पावर हाउस हैं, इस समय वे अभी भी हैरान हैं और लंबे समय तक शांत नहीं हो सकते। और इस समय हाफ सेज कॉन्टी के लिए उद्देश्य पर हुआंगशांग हाफ सेज से बात करने के लिए यह है कि हुआंगशेंग ने पहले जो कहा था उसके जवाब में उसे जानबूझकर यहाँ चिढ़ाना है। बेशक इस समय कॉन्टे बनशेंग में कोई दुर्भावना नहीं है। यह इस क्षण में अपने दिल में मिलने वाले झटके से ज्यादा कुछ नहीं था, जो वास्तव में बहुत मजबूत था, जिसने उसे लंबे समय तक शांत करने में असमर्थ बना दिया। आखिरकार वे अर्ध संत स्तरीय पावर हाउस हैं, और वे कविताओं में कलात्मक गर्भाधान के प्रति काफी संवेदनशील हैं। और वे कविताएं जो वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार से उभरी, उनमें से कोई भी कलात्मक गर्भाधान के एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस तरह चमक के एक तेजी से चक्र के बाद मानव जाति के तीन अर्ध बल्लेबाजी स्तर खींचे जाएंगे। मजबूत आदमी के विचार बेहद जटिल थे। एक पल पहले वे अभी भी आकाश से आने वाली पीली नदी के पानी की भव्यता को महसूस कर रहे थे, लेकिन अगले क्षण जीवन और मृत्यु के 10 साल के अविस्मरणीय भावुक मूड द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। इसके अलावा इस तरह का भावनात्मक परिवर्तन अभी भी एक के बाद एक गीत है, और उन्हें किसी भी समय को फिर से भरने के लिए नहीं दिया जाता है। वे बस इतनी जल्दी से गुजरते हैं, और एक पलक झपकते में एक हिंसक लहर की तरह सैकड़ों शाश्वत गाने होते हैं। लहर के बाद लहर खत्म हो गई। इस समय कॉन्टी के सेमी सेज, हुआंगशान के सेमी सैक्रेड और जून मेंडी के अर्ध बलात्कार दिमाग इतने जटिल हैं, और वे लंबे समय तक शांत नहीं हो सकते, इसलिए यह बहुत अजीब नहीं है। हालांकि मानव जाति की यह राक्षस प्रतिभा जिसे साहित्य के रूप में प्रमाणित किया गया है, कविता में उनकी प्राप्ति वास्तव में एक अत्यंत उन्नत स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उनकी प्रतिभा बर्बाद हो गई है। उनकी प्रतिभा के साथ अगर वह क्लासिक्स में माहिर हैं, तो उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से अधिक होंगी। आजकल शाश्वत कृति की सैकड़ों कृतियों को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उनमें निहित साहित्यिक शक्ति वास्तव में सीमित है। अब वह केवल महान कन्फ्यूशियवाद के स्तर के लिए प्रमाणित है। अरे, हालांकि इस तरह की बात वास्तव में बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन किसी कारण से मेरे दिल में गहराई से मैं थोड़ा अफसोस महसूस करने में मदद नहीं कर सकता। हाफ सेज हुआंग चांग का मतलब हाफ सेज कॉन्टी के साथ मजाक करना नहीं था। जब उन्होंने इन शब्दों को कहने के लिए अपना मुंह खोला, तो हुआंग चांग बनशेंग ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति की और उनके दिल में सच्चे विचारों को विस्तार से व्यक्त किया। हालांकि इस समय हुआंग शांग बनशेंग भी अपने दिल में बहुत गहरे हैं। इस समय वह अभी भी यह सोचकर बहुत जिद्दी थे कि यह मानव प्रतिभा जो कविता द्वारा एक कौतुक के रूप में प्रमाणित थी, भटक गई थी। इस तरह के प्रतिभाशाली स्वर्ग विकृत लोग आत्म परीक्षा के लिए बहुत सक्षम हैं। एक ही समय में उनकी कविताओं की कलात्मक अवधारणा, मेरी मानव जाति, एक पीएलएस प्रतिभा, एक बड़ा दिल है। यह केवल कन्फ्यूशियवाद के स्तर को प्रमाणित करने के लिए उसका अंतिम बिंदु नहीं है। इस बिंदु पर मैं इसे स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं सकता। तो लाओ हुआंग, आपको पछतावा करने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से हो सकता है कि जब मेरी मानव जाति, एक पीएलएस जीनियस, ने एक सांस में सैकड़ों शाश्वत उत्कृष्ट कृतियों की रचना की और पाया कि प्रमाणित साहित्यिक स्तर कम था और सुधार की गति उस ऊंचाई तक नहीं थी जिसकी वह अपेक्षित था, वह निश्चित रूप से जल्द इस पर प्रतिबिंबित करूंगा।
उनकी प्रतिभा के साथ यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि वह सही रास्ते पर लौटता है। बनशेंग जून मेंडी ने इस समय हुआंग चांग बनशेंग के बयान से सहमति व्यक्त की। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वेनशेंग पैलेस की हल्की दीवारों से निकलने वाली प्रत्येक कविता उनके माध्यम से एक उत्कृष्ट कृति है। लेकिन भले ही यह पियरलेस जीनियस, जो कविता में कविता और दक्षता में कुशल है, एक बार में सैकड़ों उत्कृष्ट कविताओं को प्रकाशित करता है, यह केवल उनके साहित्यिक स्तर को एक महान कन्फ्यूशियवादी के स्तर तक धकेल देगा। बस इसके बारे में सोचें, एक दुष्ट प्रतिभा जो पहाड़ के शीर्ष होने और पहाड़ों और छोटे पहाड़ों को देखने के लिए जैसे कविताओं को लिख सकती है, लेखन और दाव के स्तर की खोज में दजी के स्तर पर रहने के लिए तैयार रहें। यह इस कारण से ठीक है कि जून मेंडी के हाफ सेज को मानव जाति के राक्षस प्रतिभा में इतना आत्मविश्वास है। तुम सही हो, लाओ जून, मेरी मानव जाति की इस राक्षसी प्रतिभा द्वारा बनाई गई कविताओं की कलात्मक अवधारणा को देखते हुए महान कन्फ्यूशियवाद किसी भी तरह से उसका अंत नहीं है। यहाँ तक मेरी राय में कन्फ्यूशियवाद स्तर का प्रमाणीकरण उसके लिए सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। इस मामले के बारे में सोचना वास्तव में रोमांचक है। एक कन्फ्यूशियस ऋषि की राजधानी, यह निश्चित रूप से एक कन्फ्यूशियस ऋषि की राजधानी है। हमारी मानव जाति में इस तरह के एक अच्छे अंकुर में आने के बाद से यह कितना समय है। यह अफसोस की बात है कि हम नहीं जानते कि यह राक्षसी प्रतिभा कहाँ है, अन्यथा मैं वास्तव में यह देखना चाहता हूं कि कविता और कविता का यह मास्टर किस तरह का व्यक्ति है। हाफ सेज हुआंग चांग ने सुना कि जून मेंडी ने क्या कहा और वह उसके दिल में बहुत सहमत हो गया। बस लिंग जुएरिंग होने के 5 पात्रों को जानने का मतलब है कि इस मानव प्रतिभा के पास शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक दिल है। और इस तरह के एक अभिमानी और अभिमानी प्रतिभा निश्चित रूप से कन्फ्यूशियवाद के स्तर पर नहीं रुकेंगे। मानव जाति के 3 सेमी से सेजों के लिए कोंटी, शांग और जून मेंडी, जब तक वे इसकी पुष्टि कर सकते हैं, यह पर्याप्त है। नई उभरती हुई मानव जाति के लिए पियरलेस जीनियस के लिए अनुवर्ती में उनके पास किस तरह का स्वर्ग विकिरणित प्रदर्शन होगा, एक बात कहने के लिए है, और जून मेंडी और मानव जाति के अन्य स्वामी उम्मीदों से भरे हुए हैं। यह सिर्फ इतना है कि जून मेंडी और अन्य लोगों को नहीं पता है कि उनके विचार में ये यांग की कविता का उपयोग लेखन के तरीके को प्रमाणित करने के लिए सड़क में एक कांटा है। लेकिन वास्तव में यह यांग द्वारा सिर्फ एक जानबूझकर प्रयास है। ये यांग सिर्फ यह जानना चाहते थे कि क्या पृथ्वी से क्लासिक कविताओं का पाठ करने से कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में कोई प्रभाव पड़ेगा। अब इस प्रभाव को देखने के बाद ये यांग बहुत संतुष्ट हैं। ताओयाओ, कैंगो, ताइवा और लिंगलॉन के लिए जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने भी यांग के इरादों का भी अनुमान लगाया। ये लैंग, हालांकि यह सच है कि इस दुनिया में ताओवाद की खेती का तरीका बहुत खास है, लेकिन इस तरह की एक विशेष खेती प्रणाली में महान सीमाएं होनी चाहिए। यदि आप कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया को छोड़ देते हैं तो मुझे डर है कि यहाँ प्राप्त क्षमताएं भी गायब हो जाएंगी। इस मामले में क्या आप इस समय लैंग के कार्यों को थोड़ा बहुत बेमानी नहीं लगेंगे? सिर्फ इसलिए कि ताओयाओ और अन्य लोगों ने ये लैंग के अर्थ का अनुमान लगाया था, वे इस समय अपने चेहरे पर एक बेहद हैरान दिखने में मदद नहीं कर सकते थे। ताओयाओ, निश्चित रूप से मैंने आपके द्वारा कही गई हर बात के बारे में सोचा है। यह सिर्फ इतना है कि मैं ऐसा करता हूं और स्वाभाविक रूप से मेरे पास मेरे कारण हैं। जब ये यांग ने ताओयाओ को यह कहते हुए सुना तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई दी। वास्तव में इस समय ये यांग ने अपने दिल में एक का विचार किया था। ताओ को व्यक्त करने के लिए साहित्य का उपयोग करने के विशेष अभ्यास प्रणाली के लिए ये यांग वास्तव में इस संबंध में तातन और अन्य के समान है। उनका यह भी मानना कि कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की महान दुनिया में वेनदाओ के प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राप्त विशेष क्षमताएं कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की महान दुनिया को छोड़ने के बाद बेकार हो सकती हैं। हालांकि जो यांग वास्तव में करने की कोशिश कर रहा है वह वेनदाओ को प्रमाणित करने के लिए नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि आप यांग कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में कुछ विशिष्ट स्थितियों के बारे में जानने के बाद सच बोलने और कानून का पालन करने के लिए कन्फ्यूशियस संतों की क्षमता के लिए बहुत महत्व देते हैं। एक बार जब ये यांग कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की महान दुनिया में एक कन्फ्यूशियस ऋषि के रूप में प्रमाणित हो जाते हैं तो उनकी नॉन रिफाइनमेंट विधि, बोलने की विधि के साथ संयुक्त कहने की जरूरत नहीं है, उनकी खेती की गति को हर मिनट के माध्यम से तोड़ा जाना चाहिए। उसी समय ये यांग के त्यांदी यिन एंड यांग रिकॉर्ड्स वह कन्फ्यूशियस संतों की शक्ति पर जबरन रियलम को बढ़ावा देने के लिए भरोसा कर सकते हैं, जब तक कि उन्हें गोल्डन इमोर्टल के स्तर तक पदोन्नत किया जा सकता है तो वह त्यांदी यिन एंड यांग रिकॉर्ड्स में संग्रहित शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, सीधे आधे सौतेले रंग के स्तर तक पदोन्नत हो सकते हैं। और जब वह समय आता है तो कहने की जरूरत नहीं है, ये यांग की वास्तविक शक्ति निश्चित रूप से 1+1 के रूप में सरल नहीं है। और यह कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की बड़ी दुनिया में वेनदाओ को प्रमाणित करने के लिए यांग का वास्तविक उद्देश्य है। यह सिर्फ इतना है कि इस समय ये यांग ने ताओयाओ और अन्य लोगों को नहीं बताया कि वह वास्तव में उसके दिल में क्या सोचता था। अभी प्रयोग के माध्यम से पृथ्वी पर उम्र के माध्यम से पारित किए गए क्लासिक कविताएं भी कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में उपयोगी हैं। ये यांग के लिए कविता सिर्फ एक कदम है। आपको पता होना चाहिए कि कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की बड़ी दुनिया में जब तक आप पर्याप्त कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद क्लासिक्स को समझते हैं, आपको स्वचालित रूप से एक दायरे में पदोन्नत किया जाएगा। अब ये यांग ने एक सांस में 300 से अधिक कविताओं का पाठ किया है, जो कि युगों की कृति कहलाने के लिए पर्याप्त हैं, जिससे उनकी साहित्यिक स्थिति क्षेत्र बन गया है, क्योंकि यह एक महान कन्फ्यूशियस के स्तर तक पहुंच गया है। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत अच्छी नींव है। ये यांग में पृथ्वी पर अनगिनत क्लासिक्स हैं, जैसे कि ताओ ते चिंग, स्प्रिंग और ऑटोमेनल्स आदि। जब तक वह उन्हें बाहर ले जाता है तब तक इसके बारे में न सोचें। कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में उसे सुपर किंग से संबंधित होना चाहिए। ये यांग के विचार में एक बार जब वह पृथ्वी पर इन क्लासिक्स को निकालता है तो वह उस कन्फ्यूशियवाद और ऋषियों को साबित करता है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जब तक ये यांग सफलतापूर्वक कन्फ्यूशियवाद और ऋषि को साबित करते हैं तब तक उनकी ताकत में सुधार में एक बड़ा बदलाव होगा। ये यांग के लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है और यह भी कुछ ऐसा है जो ये यांग आगे दिखता है। चूंकि ये लैंग को पता है कि उसके दिमाग में क्या है तो तू के विचारों का पालन करें। जब ताओ और अन्य लोगों ने ये यांग को यह कहते हुए सुना तो उनके चेहरे पर कोमल मुस्कुराहट दिखाई दी। बेशक ताओ और अन्य लोगों ने अनारक्षित रूप से ये यांग के फैसले का समर्थन किया। ठीक है, वैसे भी मुझे पहले कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में एक कन्फ्यूशियस ऋषि साबित होने दें। ये यांग ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अधिक समय बर्बाद नहीं किया। एक विचार में ताओ ते चिंग, वसंत और शरद ऋतु और अन्य क्लासिक्स मेरे दिमाग में दिखाई दिए। यद्यपि ये यांग ने जानबूझकर इन क्लासिक्स का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उनकी वर्तमान क्षमता के साथ उन्हें एक ही विचार में खोज करना बहुत आसान नहीं है। रोड टू रोड, वेरी एवेन्यू, नाम नाम के योग्य है, बहुत सूखा है। क्या दोस्त दूर से आते हैं? वसंत और शरद ऋतु, दस्यु समाधान। कितनी हवाएं और बारिश, कितने स्प्रिंग्स और शरद ऋतु। ये यांग ने अपने विचारों को थोड़ा हल किया और धीरे धीरे जप करने लगा। जैसे जैसे ये यांग का जप करते रहे, एक के बाद एक हल्के आकार के पात्रों को बाहर निकाल दिया और ये यांग के शरीर को घेर लिया। उसी समय शून्य में सुस्त रोआरिंग ध्वनियों के फट गए थे। एक के बाद एक रंगीन चकाचौंध रोशनी शून्य से फैल गई और ये यांग के शरीर पर उतर गई। अतुलनीय रूप से उज्जवल और चमकदार रंगीन रहस्यवादी प्रकाश के तहत इस समय ये यांग का आंकड़ा बेहद लंबा और राजसी लग रहा था।
और इस प्रक्रिया में येयांग के शैक्षणिक स्तर में भी लगातार सुधार हो रहा है। सबसे विशिष्ट परिवर्तन वह प्रकाश है जो तुयांग के शरीर की सतह को लगातार और तेजी से बहता है। यह कहा जाना चाहिए कि पृथ्वी पर इन क्लासिक्स में निहित साहित्यिक शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यद्यपि इन क्लासिक्स की तुलना में जो कविताएं यांग से पहले सुनाई गईं, उन्हें युगों की उत्कृष्ट कृति कहा जा सकता है, लेकिन उनमें निहित साहित्यिक शक्ति अभी भी काफी हीन है। अध्याय 208 एक दिन उपबचत साबित करने के लिए चौंकाने वाली मानव जाति पवित्र भूमि। दोनों के बीच परिवर्तन बहुत स्पष्ट है क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति ये यांग इसे स्वाभाविक रूप से सबसे स्पष्ट समझता है। इन क्लासिक्स में निहित अतुलनीय रूप से शक्तिशाली साहित्यिक शक्ति से देखते हुए यह मुझे ताओवाद, कन्फ्यूशीवाद और ऋषि को साबित करने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। जिस क्षण मैं औपचारिक रूप से कन्फ्यूशीवाद और ऋषि को साबित करता हूं, मेरे पास कानून बोलने की शक्ति होगी। उस समय मेरी ताकत तेजी से सुधार करने में सक्षम होगी। इस समय येयांग का पूरा शरीर शानदार रहस्यमय प्रकाश में डूबा हुआ था और शून्य की ऊंचाइयों में भयानक दृष्टि की लहर के बाद लहर दिखाई देती रही। इस क्षेत्र में असामान्य पवित्रता को चकाचौंध सौंदर्य के साथ स्थापित किया। और येयांग भी खुद को कन्फ्यूशियस संतों को साबित करने के दृश्य के लिए काफी उत्सुक हैं। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की बड़ी दुनिया की विशिष्टता निश्चित रूप से कुछ है जो यांग ने पहले कभी नहीं सोचा था। और इस तरह की एक विशेष दुनिया में येयांग की मदद निस्संदेह विशाल है। यह राक्षसी दृष्टि धीरे धीरे फैलने से पहले काफी समय तक चली, लेकिन इस समय येयांग डूबने में मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक सांस में पृथ्वी पर कई क्लासिक्स का पाठ किया। मूल रूप से जैसा कि येयांग ने उम्मीद की थी, उन्होंने इन सभी क्लासिक्स को पृथ्वी पर निकाला। इन क्लासिक्स में निहित साहित्य और ताओवाद की शक्ति के साथ यह उसे एक झपट्टा में ताओवाद और कन्फ्यूशीवाद को साबित करने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति। लेकिन अब कई विसंगतियों ने विघटित हो गए हैं। जाहिर है, इसका मतलब है कि प्रमाण पत्रों की यह लहर समाप्त हो गई है। हालांकि येयांग का शैक्षणिक स्तर कन्फ्यूशियस संतों के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचा है और अब वह केवल उपवर्ष के शिखर स्तर पर है। एक बात कहने के लिए है, हालांकि यह कहा जाता है कि यशेंग का शिखर स्तर एकदम सही है। कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की दुनिया में यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। विशेष रूप से येयांग केवल दूसरी बार प्रमाणित थे और उन्होंने इस स्तर को सीधे मारा। इस तरह की बात कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की पूरी दुनिया में निश्चित रूप से एक बड़े राक्षस की एक अकल्पनीय घटना है। लेकिन येयांग का पूर्व निर्धारित लक्ष्य कन्फ्यूशियस संत हैं। इस तरह वर्तमान परिणाम येयांग को थोड़ा निराश महसूस करता है। येयांग थोड़ा डूब गया और फिर गुप्त रूप से कटौती करना शुरू कर दिया। और जब येयांग इस प्रमाणन के स्तर से संतुष्ट नहीं थे और गुप्त रूप से इसे काट दिया, तो इस समय मानव जाति की पवित्र भूमि में वेनशेंग पैलेस में झूंग मेंडी सेमी सेक्रेड, कॉन्टी सेमी सेक्रेड और हुआंगशांग अर्ध सेकंड, जो कि 3 सेमी होल होली पावर हाउस हैं, जो कि वैनशेन पैलेस के साथ हैं, जो कि वेशनक पावर्स हैं, एक गूंगा अभिव्यक्ति। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या मैं मतिभ्रम कर रहा हूं? मेरी मानव जाति के इस विल्डोर में 793 जीनियस हैं और उन्होंने अपनी रैंक को सत्यापित करने के लिए फिर से क्लासिक्स पास करना शुरू कर दिया है। कविताओं से लेकर लेखन और क्लासिक्स तक सहज कनेक्शन और रूपांतरण सभी को वेनशेंग पैलेस की हल्की दीवार पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बार इस राक्षसी प्रतिभा की स्वर्ग विकृति कितनी योग्यता और क्षमता है जो इस बार हमारी मानव जाति से उभरी है। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर यह बहुत भयानक नहीं है। इस समय हुआंगचांग बनशेंग का मुंह खुला था और उसके चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास का एक नजर दिखाई दी। जब राक्षसी प्रतिभा ने कविता प्रमाणन स्तर को पारित किया, तो हुआंगचांग ने थोड़ी देर के लिए पछतावा महसूस किया, यह सोचकर कि यह प्रतिभा के कार्य निस्संदेह एक चक्कर थे। हालांकि बाद में झूंग मेंडी के अर्ध सहमति के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि दुष्ट प्रतिभा एक कविता लिख है जो पहाड़ की चोटी होगी और पहाड़ों और छोटे पहाड़ों को देख सकती है। स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति जो उच्च चढ़ता था और दूरी में दूर देखा जाता था, वह केवल एक कन्फ्यूशीवादी के स्तर को पूरा नहीं करेगा। हाफ सेज हुआंगचांग भी झूंग मेंडी के हाफ सेज से काफी सहमत हैं। यह सिर्फ इतना है कि इस मामले पर हुआंगशांग बनशेंग का मानना कि इविल जीनियस कविता के साथ अपने स्तर को प्रमाणित करने वाला पहला व्यक्ति था और यह व्यक्ति इतने कम समय में विभिन्न मूड की सैकड़ों कविताओं के साथ आने में सक्षम था। यह अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक प्रदर्शन एक शक के बिना अनिवार्य रूप से इस राक्षसी प्रतिभा की काफी क्षमता का उपभोग करेगा। यह ठीक है क्योंकि हुआंगचांग बनशेंग के पास इस मामले पर एक ऐसा अनुभूति है कि वह अफसोस के शब्दों का उल्लेख करता है। यद्यपि बनशेंग झूंग मेंडी द्वारा दिए गए बयान के लिए हुआंगचांग के बानसेनिक एक्सन भी बहुत सहमत हैं, लेकिन वह स्वयं एक अनुभवी व्यक्ति है। निश्चित रूप से वह जानता है कि कविता और क्लासिक्स अपने आप में दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं और वह राक्षसी प्रतिभा कविता में उनकी प्राप्ति इस स्तर तक पहुंच गई है। जब वह इस सड़क पर समाप्त हो गया, तो वह क्लासिक्स और लेखन के करीब जाने के लिए बाध्य था। यह सिर्फ इतना है कि क्लासिक्स और कार्यों को रात भर पूरा किया जा सकता है। इसलिए हुआंगशांग बनशेंग का मानना कि यह मानव जाति राक्षस प्रतिभा जो कविता द्वारा प्रमाणित है, प्रमाणन का अगला चरण शुरू करना चाहता है और शायद इसे देखने से पहले थोड़ी देर इंतजार करना होगा। यहाँ तक हुआंगचांग बनशेंग की नज़र में वह इस दृश्य को भी नहीं देख सकती है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? जिन लोगों के पास कविता में उत्कृष्ट प्रतिभा की क्षमता है, वे क्लासिक्स लेखन के संदर्भ में इसी प्रशंसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आखिरकार दोनों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। हालांकि जब हुआंगचांग के अर्ध बलात्कार दिल ने इस तरह के विचारों की पुष्टि की, तो उन्होंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय के बाद वेनशेंग पैलेस की हल्की दीवार पर फिर से सोने की चढ़ाई वाले पैटर्न दिखाई देंगे। फोन की तरह भी ताओ कहा जा सकता है, बहुत ताओ नाम का नाम दिया जा सकता है, डाकू गिर जाते हैं। कोई नाम नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत, नाम सभी चीजों की माँ। इसलिए हमेशा कोई इच्छा नहीं होती है ताकि इसके चमत्कारों का निरीक्षण किया जा सके और हमेशा इच्छाएं हों ताकि उनकी सुंदरता का निरीक्षण किया जा सके। ये दोनों एक ही जगह से आते हैं लेकिन अलग अलग नाम हैं। एक ही नाम हुआन है और जुबान भी जुबान है जो सभी रहस्यों का द्वार है। ये क्लासिक्स और दृश्य कितने भव्य और शानदार हैं। ताओ ते चिंग, क्या एक ताओ ते चिंग? मैं कभी भी यह सोचने की हिम्मत नहीं करता कि मेरे जीवन काल में मैं वास्तव में इस तरह की एक गहन और अद्भुत प्राचीन पुस्तक पढ़ सकता हूँ। हाफ सेज हुआंगशांग, हाफ सेज कोंटी और हाफ सेज झूंग मेंडी वे वेनशेंग पैलेस की हल्की दीवार पर दिखाई देने वाले शब्दों को करीब से घूरते थे और वे सभी चौंक गए थे। यह राक्षसी प्रतिभा, उनकी प्रतिभा कितनी महान है। जब से उन्होंने उनसे सैकड़ों गाने फेंके हैं, तब से यह है कि यह कितना समय है। स्तर, यह बेटा मेरे लोगों का सुसमाचार है। इस समय झूंग मेंडी और अन्य बेहद उत्साहित थे। लेकिन कुछ भी जो वेनशेंग पैलेस की हल्की दीवार पर प्रदर्शित किया जा सकता है, एक क्लासिक कृति होनी चाहिए जिसे युगों के माध्यम से पारित किया जा सकता है। इस समय ताओ ते चिंग के 5162 अक्षर को वेनशेंग पैलेस की हल्की दीवार पर प्रस्तुत किया गया है और गहरा प्रकाश बहता है, जैसे कि यह एक विशाल खजाना था जिसे पीढ़ी से नीचे सौंप दिया गया था। यह दृश्य बस इसे देखते हुए झूंग मेंडी, हुआंगचांग और कॉन्टे ने उत्साहित किया। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि परिवर्तन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेरी मानव जाति से उभरने के लिए इस राक्षसी प्रतिभा के लिए एक निश्चित समय लगेगा।
मैंने भी एक बार सोचा था कि क्लास 6 को पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन किसने सोचा होगा कि मेरी मानव जाति इस राक्षसी प्रतिभा की इतनी गहन प्रतिभा और ज्ञान होगा। अत्यधिक रूपांतरण के लिए लगभग किसी भी समय की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक जब मैं इस स्तर की एक उत्कृष्ट कृति का पाठ करता हूँ तो मुझे लगता है कि यह बेहद गहरा है और मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन अंतहीन आफ्टर टेस्ट की भावना है। इस समय हुआंग चांग बनशेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर झटके का एक नजर दिखाई दी। ओल्ड हुआंग, अब आपको इसका पछतावा नहीं है। मेरी मानव जाति की प्रतिभा स्पष्ट रूप से आपकी कल्पना से परे है। आप कहते हैं, क्या इस बेटे के लिए ताओवाद, कन्फ्यूशियवाद और ऋषि को साबित करना संभव है? इस समय जून मेंडी के अर्ध बलात्कार और कॉन्टी के अर्ध बलात्कार चेहरों को भी फ्लश किया गया था। जब हुआंग चांग हाफ सेज से बात करते हैं तो दो आधे सेजों की आंखें वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर तय की गई थी और वे 10 क्षणों के लिए दूर जाने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी मानव जाति की इस राक्षसी प्रतिभा द्वारा प्रदर्शित शाश्वत प्रतिभा पर भरोसा करके यह ताओवाद और कन्फ्यूशियवाद को साबित करने के उद्देश्य से है। ईमानदार होने के लिए मैं पहले से ही इस दृश्य का इंतजार कर रहा हूं। जब वह कन्फ्यूशियवाद और ऋषि को साबित करता है तो हम उसे देख पाएंगे। बनशेंग हुआंगशांग इस समय बहुत भावुक थे। बनशांग कोंटी और अन्य लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्न के बारे में कुंद और त्वरित दिल वाले हुआंगशांग बनशांग ने मूल रूप से कहा कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के क्या चाहता था। बाहर आओ। चलो अभी तक इस बारे में बात नहीं करते हैं। ओ मेरे भगवान, ताओ ते चिंग खत्म होने के बाद एक नई क्लासिक और महान पुस्तक है। इस बार यह वसंत और शरद ऋतु है। जब ताओ ते चिंग को वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर अपनी संपूर्णता में प्रस्तुत किया गया था तो मानव जाति के 3 अर्ध बचत स्तरीय पावर हाउस ने मूल रूप से सोचा था कि यह मामला यहां समाप्त हो जाएगा। आखिरकार एक महान क्लासिक जैसे कि ताओ ते चिंग ही एक क्लासिक कृति है जिसे युगों के माध्यम से सौंपा जा सकता है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह ताओ ते चिंग सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर कांस्य पात्रों का उभरना जारी रहा। क्लासिक कृतियों जैसे कि वसंत और शरद ऋतु, जुओ जुबान, कन्फ्यूशियस के गुदा आदि वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर एक के बाद एक प्रस्तुत किए जाते हैं। यह दृश्य वास्तव में शानदार दिखता है। वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर सभी प्रकार के आश्चर्यजनक दर्शन भी सामने आए। इस समय सेमी सेज हुआंग चांग, सेक्ट कोंटी और अर्ध बल्लेबाज जून मेंडी, मानव जाति के 3 अर्धवर्ष सभी इस दृश्य को लाल चेहरों के साथ देख रहे थे और उनके भाव उत्साह से भरे हुए थे। दृश्य के चारों ओर उड़ने वाले सभी प्रकार के दर्शन वेनशिंग पैलेस से अधिक शानदार थे। वेन दाओ शक्ति की एक अतुलनीय समृद्ध आभा ने हवा को भर दिया, यहाँ तक हवा को चिपचिपा बना दिया। हमारी मानव जाति की पवित्र भूमि में वेनशिंग पैलेस के बाद से यह कितना समय है? एक लंबे समय के बाद अर्ध संत जून मेंडी ने एक लंबी सांस ली और जब उन्होंने यह कहा तो अर्ध संत जून मेंडी की आंखें नम थीं। यह देखा जा सकता है कि इस समय अर्ध संत जून मेंडी, उसका मूड कितना उत्साहित है। उसके बगल में हाफ सेज हुआंगशांग और हाफ सेज जून मेंडी से ज्यादा बेहतर नहीं थे। यह राक्षसी दृश्य वास्तव में लंबे समय से वेनशिंग पैलेस में दिखाई नहीं दिया है। अंत में वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर सभी दृश्य गायब हो गए। इस समय वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर कुल 23 क्लासिक्स और महान कार्य हैं। या तो एक क्लासिक कृति है जिसे पीढ़ी से पीढ़ी तक सौंप दिया गया है। यहाँ तक मानव जाति के 3 अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस में ताओ और इन क्लासिक्स में प्रकट सिद्धांतों को पढ़ने के बाद बहुत अंतर्दृष्टि है। यशिंग, हमारी मानव जाति की यह राक्षसी प्रतिभा वास्तव में शब्दों के हकदार हैं, चुने हुए एक का बेटा। उद्धरण चिन्ह। लेखन के स्तर को प्रमाणित करने के लिए कविता का उपयोग करना सीधे एक में कन्फ्यूशियवाद के स्तर में कदम गिर गया। बाद में मूल रूप से कोई समय रूपांतरण नहीं था और एक बार में कुल 23 क्लासिक गाने जारी किए गए थे और इसका शैक्षणिक स्तर 1 में गिर गया है। यशिंग, इतने लंबे समय के बाद आखिरकार हमारी मानव जाति के बीच इस स्तर का एक मजबूत व्यक्ति है। क्या यह हो सकता है? क्या यह संकेत है कि हमारी मानव जाति फिर से बढ़ने वाली है? जब सभी दर्शन विघटित हो गए तो ये यान का प्रमाणन स्तर वेनशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर दिखाई दिया। हालांकि ये यान का नाम अभी भी दिखाई नहीं दिया गया था, लेकिन जब जून मेंडी और मानव जाति के अन्य 3 अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस ने यशिंग शब्द देखा तो वे तुरंत उत्साह के साथ काम गए। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, यह दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला है। इसने उन्हें थोड़ा अकल्पनीय बना दिया। यह एक उपऋषि है। मानव जाति के बीच जब तक कि एक उपऋषि स्तरीय पावर हाउस है, वे सभी दौड़ के बीच कन्फ्यूशियस सेंट लेवल पावर हाउस के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए साहित्यिक ऋषि खजाने का उपयोग कर सकते हैं। क्या अधिक है? ये यान के अतुलनीय स्वर परिभाषित प्रदर्शन के साथ हुआंगशांग सेमी सेज, कोंटी सेमी सेक्रेड और जून मेंडी सेमी सेक्रेड, वे सभी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक बहुत ही साहसिक विचार है, अर्थात मानव जाति इस नवप्रचारित उपसेज के साथ ही साथ उनके स्तर को चुनौती देता है। यहाँ तक उनके विचार में, यहाँ तक कन्फ्यूशियस संत जो मानव जाति के सामने दिखाई दिए, कुछ मामलों में ये यान के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार मानव जाति के लंबे इतिहास में कभी भी एक कन्फ्यूशियस ऋषि नहीं रहा है जिसने एक बार में सैकड़ों कविताओं को जारी किया है और इन सैकड़ों कविताओं में से लगभग हर एक को युगों के माध्यम से एक उत्कृष्ट कृति कहा जा सकता है। उसी समय कोई कन्फ्यूशियस सेंट लेवल पावर हाउस नहीं है जिसने एक बार में 23 क्लासिक मास्टरपीस प्रकाशित किया है। इसके अलावा यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इनमें से प्रत्येक 23 महान कार्यों को युगों के माध्यम से पारित किया जा सकता है। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई है। इस तरह के अहंकार के साथ जून मेंडी और अन्य 3 मानव हाफ सेजों की नजर में यह मानव जाति के नए उपसहेज पर हमला करने और कन्फ्यूशियवाद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मामला है। यह सिर्फ एक बात है। इस समय मानव जाति के 3 अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस आमतौर पर हैरान और सुखद आश्चर्यचकित थे और एक ही समय में बेहद मजबूत प्रत्याशा से भरे। विशेष रूप से ये यान का प्रत्यक्ष प्रमाणन स्तर एक दिन के भीतर उपसह स्तर पर पहुंच गया, जो मानव जाति में कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद के उत्तराधिकारी में भी कभी नहीं हुआ है। अब कोंटी सेमी सेज, हुआंगशांग सेमी सेक्रेड और जून मेंडी सेमी सेक्रेड, ये यान की डीएओ कन्फ्यूशियस संतों को प्रभावित करने की क्षमता में उनका आत्मविश्वास, यही कारण है कि वे वास्तव में पर्याप्त हैं। लेकिन अब उन्हें जो इंतजार करने की जरूरत है वह कन्फ्यूशियस संतों पर हमला करने के लिए अंतिम सबूत को पूरा करने के लिए मानव जाति की पवित्र भूमि पर आने वाले यान से ज्यादा कुछ नहीं है। जब मानव पवित्र भूमि और वेनशिंग पैलेस में बैठे 3 अर्ध बचत स्तरीय पावर हाउस बेहद उत्साहित थे और इस तथ्य के लिए आगे देख रहे थे कि ये यान एक दिन के भीतर उपसहेज में प्रवेश करते थे, तो इस समय ये यान ने केवल स्वयं के स्तर के लिए उपसह सहारा प्रमाणित किया और कुछ संतुष्ट नहीं होते हैं। हालांकि कुछ कटौती और जांच के बाद ये यान ने आखिरकार इस कारण को समझा कि वह सीधे कन्फ्यूशियवाद को साबित नहीं कर सकता है। अध्याय 209 कन्फ्यूशियवाद को साबित करने के लिए मानव जाति की पवित्र भूमि पर जाना। यह पता चला है कि कन्फ्यूशियस संत शैक्षणिक रैंक के रूप में सरल नहीं है। वास्तव में कन्फ्यूशियस संतों का अर्थ उच्च स्तर का होता है। यहाँ तक अगर आप ताओवादी कन्फ्यूशियस सन्यासी साबित करना चाहते हैं तो एक परिवार की किस्मत भी इससे संबंधित है। ये यान के वर्तमान प्रमाणन स्तर को लें, क्योंकि वह एक मानव जाति है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से मानव जाति के ऊपर गिना जाता है। इस तरह आपको यान को मानव जाति द्वारा मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है यदि वह कन्फ्यूशियवाद को साबित करना चाहता है।
मानव जाति पवित्र भूमि मानव जाति का प्रतिनिधि है। मानव जाति पवित्र भूमि में मानव जाति के कई ऋषियों की मूर्तियां हैं और इसी तरह जब ये यांग मानव जाति पवित्र भूमि पर जाते हैं तो उन्हें केवल मानव जाति के ऋषियों की मूर्तियों में निहित साहित्यिक भावना को उत्तेजित करने के लिए उपबचत की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इस तरह मानव जाति के सभी ऋषियों की शक्ति को ताओवाद और कन्फ्यूशियवाद को साबित करने के लिए उधार लिया जा सकता है। वास्तव में यह सरल और अधिक सीधा है, अर्थात मानव जाति की पवित्र भूमि में मानव जाति के इन ऋषियों की मूर्तियों को सभी मानव जातियों द्वारा पूजा जाता था। वर्षों से ऋषियों की इन मूर्तियों ने लोगों की इच्छा को दिखाया है और एक बार ये यांग अपने स्वयं के उपयोग के लिए मानव जाति के ऋषियों की इन मूर्तियों में साहित्यिक भावना को प्रेरित कर सकते हैं। यह मानव जाति की मान्यता प्राप्त करने के बराबर है। पूरी बात कहने के लिए बहुत सरल है। इन चीजों को जानने के बाद ये यांग थोड़ा मुस्कुराए। वह जानता था कि मानव जाति की पवित्र भूमि को निश्चित रूप से वहां जाना होगा। ताओयाओ और उनकी 4 बेटियां भी ये यांग में बदलाव के बारे में बहुत उत्सुक थीं। अब ये यांग मानव जाति की पवित्र भूमि पर जा रहे हैं। बेशक ताओयाओ और अन्य आपत्ति नहीं करेंगे, इसलिए वे ये यांग के साथ सेट करते हैं। कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया बहुत बड़ी है और हजारों नस्लें हैं और मानव जाति इसका एक कोना है। फिर भी मानव जाति एक बेहद विशाल क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी ये यांग और अन्य की गति के साथ यह दूरी कुछ भी नहीं है। एक क्षण पहले ये यांग और उनके शरीर शून्य में विलीन हो गए और जब वे अगले क्षण दिखाई दिए तो उन्होंने एक अयोग्य दूरी की यात्रा की थी। संक्षेप में ये यांग और अन्य लोग इस समय मानव जाति की पवित्र भूमि के ऊपर आकाश में दिखाई दिए हैं। ताओयाओ, महारानी कैनिक, ताइवा और लिंगलोंग, मैं बस बाद में अपने आप से नीचे जाऊंगा। जब वे यहाँ आए थे तो ये यांग की ताकत के साथ उन्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये यांग ने अचानक सोचा, ताओयाओ और अन्य सभी मानव जाति नहीं है और यह मानव जाति पवित्र भूमि है। यदि आप यांग ने कुछ गैर मानव महिलाओं को मानव पवित्र भूमि में दिखाई देने के लिए लाया है और इस तरह मानव जाति के ऋषियों की मूर्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो क्या लाभ नुकसान से आगे नहीं बढ़ेगा। आखिरकार इस बार मानव जाति की पवित्र भूमि पर आने वाले यांग का उद्देश्य मानव जाति के ऋषियों में निहित साहित्यिक भावना को उत्तेजित करने के लिए उपसहेज की शक्ति का उपयोग करना है ताकि कन्फ्यूशियवाद को साबित करने के लिए खुद को बढ़ावा दिया जा सके। यह वास्तव में सार्थक नहीं होगा यदि वह इस तरह के एक अकथनीय कारण के लिए बर्बाद हो गया या बहुत गपशप का कारण बना। इस चिंता से ये यांग ने ताओ और अन्य लोगों को अलग से बताया, मुझे पता है कि तुम लैंग वैसे भी हम अंधेरे में छिप रहे हैं। अगर कुछ भी होता है तो हम निश्चित रूप से जल्द दिखाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ताओयाओ और अन्य लोग आसानी से ये यांग की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से वे इसकी अवज्ञा नहीं करेंगे। ताओयाओ की 4 बेटियों को समझाने के बाद ये यांग मानव जाति की पवित्र भूमि में दिखाई दिए। टेरान पवित्र भूमि बहुत विशाल है और केंद्रीय वर्ग एक विशाल इमारत परिसर है। यह मजबूत और सरल वातावरण से भरी प्राचीन इमारतों का एक बड़ा क्षेत्र है और इन प्राचीन इमारतों की बाहरी दीवारों से हर 3 मीटर में एक वास्तविक मानव प्रतिमा है। और ये मानवीय मूर्तियां वर्षों में मानव जाति के कई ऋषि हैं। सभी मानव जाति जो तीर्थयात्रा के लिए मानव जाति पवित्र भूमि पर आती है, मानव जाति पवित्र भूमि का केंद्र वह स्थान है जहां उन्हें आना चाहिए। पूजा शुरू हुई और बाहरी दीवार पर कुल 3000 मानवीय मूर्तियों का निर्माण किया गया। बेशक मानव जाति का विकास इतना लंबा है और जीवन के सभी क्षेत्रों से बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से 3000 लोगों को कवर कर सकते हैं। हालांकि 3000 ऋषियों जो मानव जाति की पवित्र भूमि में मूर्तियों को प्रदर्शित कर सकते हैं, एक बड़ी संख्या है जो गुप्त रूप से 3000 सड़कों के साथ मेल खाता है। और मानव जाति के ये 3000 ऋषि पूरे मानव जाति के बीच घरेलू नाम हैं। यदि आप किसी एक के बारे में बात करते हैं तो इसके मूल और जीवन को कुछ खजाने की तरह सुनाया जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि इन 3000 मानव जातियों के वास्तविक ऋषियों ने मानव जाति में बहुत योगदान दिया है। वास्तव में जिस स्थान पर 3000 मानव पूर्वजों की कई मूर्तियां हैं उन्हें बाहरी दीवार कहा जाता है, जो सभी मानव जाति के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए सुविधाजनक है। यह बाहरी दीवार वास्तव में टेरान पवित्र भूमि के केंद्रीय वर्ग का बाहरी हॉल है और बाहरी हॉल से गुजरने के बाद एक और आंतरिक हॉल है। यह आंतरिक हॉल मानव जाति पवित्र भूमि का वास्तविक मूल सार है। इन हॉल के लिए यह पहले उल्लेख किया गया है, लेकिन यह वास्तव में वेनशेंग पैलेस है। कोंती सेमी सेक्रेड, हुआंगशांग सेमी सेक्रेड और जून मेंडी सेमी सेक्रेड की तरह जिस स्थान पर वे बैठते हैं सख्ती से बोलते हैं वेनशेंग पैलेस की परिधि है। वेनशेंग पैलेस के इंटीरियर के लिए 9 ह्यूमनॉइड मूर्तियां हैं। यह भी एक चरम संख्या में 9 है। हालांकि वेनशेंग पैलेस में प्रवेश करने वाली 9 ह्यूमनॉइड मूर्तियां मानव जाति के सभी वास्तविक पूर्वज हैं। कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में पूरी मानव जाति के बीच 9 मानव पूर्वजों के रूप में जाना जाता है। ये 9 पूर्वज सभी शक्तिशाली कन्फ्यूशियस संत हैं और वे सबसे पुराने कन्फ्यूशियस संत भी हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि महान प्रतीकात्मक आपत्तियां हैं। और यहाँ यह एक अतिशयोक्ति नहीं है कि इसे मानव जाति भी कहा जाए। ये यांग इस समय मानव जाति की पवित्र भूमि के केंद्रीय वर्ग में खड़े थे। उनके दिव्य अर्थ के साथ उन्हें यह संदेश बहुत अधिक प्रयास के बिना मिले। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में मानव जाति की विरासत लंबी और विशाल है, लेकिन इस संबंध में यह पृथ्वी पर मानव जाति की विरासत के लिए तुलनीय नहीं है। पृथ्वी पर मानव जाति और कन्फ्यूशियस और ताओवादी दुनिया में मानव जाति के बीच का अंतर इतना बड़ा है। वास्तव में सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी पर मानव जाति की विरासत बहुत बिखरी हुई है। कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की महान दुनिया में मानव जाति अनगिनत साल पहले से सभी दौड़ के खिलाफ लड़ रही है। इतने बड़े वातावरण के तहत कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में मानव जाति की विरासत बहुत केंद्रित और संक्षिप्त है। इन चीजों के बारे में जानने के बाद ये यांग का चेहरा काफी शांत था और कोई मिजाज नहीं था। यहाँ आकर ये यांग ने स्वाभाविक रूप से 3000 मानव पूर्वजों की मूर्तियों और मानव जाति के पूर्वजों की 9 मूर्तियों को एक एक करके श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता नहीं थी, जो तीर्थयात्रा के लिए यहाँ आए थे। यही कारण है कि ये यांग एक बाहरी व्यक्ति हैं। यद्यपि यह मानव जाति की पवित्र भूमि है, जब वह यहाँ आता है तो ये यांग को कोई विस्मित नहीं होता है। यदि यह कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया में स्थानीय मानव जाति के राक्षस और प्रतिभाएं थीं जिन्होंने कन्फ्यूशियवाद और ऋषि के लिए गवाही दी थी, तो उनमें से ज्यादातर पूजा करने के लिए तीर्थयात्रा करेंगे। संक्षेप में वह पवित्र हृदय निश्चित रूप से हड्डी को भेदने के स्तर तक पहुंच गया है। इस कथन के बारे में यह बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं है। वास्तव में बहुत लंबे वर्षों में मानव जाति के बीच इस तरह के लोकाचार पहले से ही गहराई से घिर गए हैं। क्योंकि मानव जाति के ये ऋषि सभी अग्रणी हैं, लेकिन ये यांग के लिए ऐसे विचार मौजूद नहीं हैं। इसलिए अब जब आप यांग मानव जाति की पवित्र भूमि के केंद्रीय वर्ग में आए तो उन्होंने बस इसके बारे में याद दिलाया और फिर ये यांग ने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और सीधे उपवर्ग स्तर की साहित्यिक शक्ति को प्रेरित किया। इस समय टेरान सेक्रेड लैंड के केंद्रीय वर्ग में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो घनी रूप से पैक किए गए हैं और उनमें से अधिकांश टेरान के सदस्य हैं जो सभी पक्षों से तीर्थयात्रा में आए थे। जब ये यांग की उपऋषि स्तरीय साहित्यिक शक्ति जगाई गई थी तो आभा की एक विशाल लहर यांग के चारों ओर फैली हुई थी। उसी समय एक रहस्यमय बल द्वारा खींचा जा रहा है। ये यांग का शरीर धीरे धीरे उठने लगा।
बस पलक झपकते ही ये यांग का शरीर पहले ही एक मंत्री के रूप में मध्य हवा में दिखाई दिया था। यह खुद ये यांग द्वारा बनाई गई घटना नहीं है। वास्तव में टेरान पवित्र भूमि में खाली जाने के लिए मना किया जाता है। यहाँ तक एक उपऋषि स्तरीय पावर हाउस यहाँ नहीं उड़ सकता है। यह अद्भुत घटना केवल तभी दिखाई देगी जब उपसह स्तरीय पावर हाउस ताओवाद को साबित करने के लिए कन्फ्यूशियस संतों पर हमला करते हैं। जल्द ही ये यांग ने टेरान पवित्र भूमि के केंद्रीय वर्ग में सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह मेरी मानव जाति का अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस है जिसने फिर से सफलता हासिल की और उपहोली स्तर पर पहुंच गया। और अब यह उपऋषि पितृसत्ता क्या वह कन्फ्यूशिवाद साबित करने जा रहा है। इस समय टेरान सेक्रेड लैंड के मध्य वर्ग में टेरान के अनगिनत सदस्यों ने मिड एयर में क्लाइंबिंग को देखा, जो उनके शरीर पर रंगीन रोशनी से घिरा हुआ था, जो एक अतुलनीय समृद्ध सांस्कृतिक भावना से बाहर निकलता था, और वे सभी इस दृश्य से हैरान थे। बेहद हैरान होने के अलावा अनगिनत मानव दौड़ बेहद उत्साहित थी। मानव जाति के बीच कितने साल हो गए हैं क्योंकि किसी ने कन्फ्यूशिवाद को साबित नहीं किया है। स्वर्गीय डाउ में उस परिवर्तन के बाद से मानव जाति के सांस्कृतिक डाउ में धीरे धीरे गिरावट आई है। सबसे पहले कन्फ्यूशियस सेंट पावर हाउस गिर गया और फिर उपऋषि स्तरीय पावर हाउस ने पदभार संभाला और उसके बाद यहाँ तक उपवर्ष स्तरीय पावर हाउस भी दिखाई नहीं दे सकता था। और इस स्तर पर अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की दुनिया में मानव जाति, जो एक पूर्ण मजबूत दौड़ थी, ने सभी नस्लों द्वारा उत्पीड़ित होने के संकेतों को दिखाना शुरू कर दिया है। मानव जाति के अनगिनत सदस्यों के लिए कन्फ्यूशियस संतों और उपऋषि स्तर के बिना दिन के दिन निस्संदेह बहुत निराशाजनक और निराशाजनक हैं। फूलों के लिए पूछ रहा है, कोई नहीं जानता कि ऐसा हताश दिन कब समाप्त होगा। और अब एक अतुलनीय रूप से लंबे समय के बाद उपसहेज के पूर्वज आखिरकार मानव जाति के बीच दिखाई दिए। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अब उपसह संभोग पितृसत्ता के पास कन्फ्यूशियस संतों पर हमला करने के लिए बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं जो ताओवाद को साबित करते हैं। इस दृश्य ने मानव जाति के अनगिनत सदस्यों को दृश्य में देखा। इसे देखने के बाद आंसू में फट गया और उनके दिल बेहद उत्साहित थे। क्या हमारी मानव जाति की यह पीयरलेस प्रतिभा आखिरकार मानव जाति की पवित्र भूमि पर आ गई है। ताओवाद कन्फ्यूशिवाद को साबित करते हुए यह कितने समय पहले हुआ था। इस समय सेमी सेज जून मेंडी, सेमी सेक्रेड हुआंग चांग, सेमी सेक्रेड कोंटी, जिन्होंने अजीब आभा को महसूस किया, इस विशेष आभा से आकर्षित थे और उन्होंने लगभग उसी समय अपनी आंखें खोली। मानव जाति के 3 अर्ध सेज जो जानते थे कि इस समय उनकी आंखें एक साथ गीली थीं, और अर्धऋषि हुआंग चांग ने बड़ी भावना के साथ कहा, चलो चलते हैं, चूंकि एक उपऋषि स्तरीय पितृसत्ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 3 पुराने लोग अब यहाँ नहीं रह सकते हैं। जून मेंडी के मुंह के कोने पर एक खुशहाल मुस्कान दिखाई दी और खुशी से हुआंग चांग और कोंटी को खुशी से कहा। मूल रूप से उनकी 3.5 पवित्र पहचान के साथ कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की दुनिया में मानव दौड़ के बीच आज उन्हें निश्चित रूप से पूर्वजों के रूप में माना जाता है। लेकिन जब ये यांग उपसहेज दिखाई दिया, जून मेंडी और मानव जाति के 3 अर्ध से सेज को अभी भी अन्य मानव जाति के सदस्यों की तरह उपसहेज के पूर्वज ये यांग कहा जाना था। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शिक्षा के स्तर तक पहुंचने के बाद जनता द्वारा स्वाभाविक रूप से मान्यता प्राप्त है। 0 यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान स्थिति में जहां कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की दुनिया के शीर्ष पावर हाउस इतने उदास हैं, भले ही ये यांग कन्फ्यूशिवाद और कन्फ्यूशिवाद को साबित करने में विफल हो, उसकी स्थिति थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ये यांग कन्फ्यूशियस और ताओवादी दुनिया में मानव जाति के बीच एकमात्र उपसह स्तर स्तरीय पावर हाउस है। यह अकेला यांग की पारगमन और उदात्त स्थिति स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। जून मेंडी और मानव जाति के अन्य 3 अर्ध संत पावर हाउस निश्चित रूप से इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब उन्होंने इस दृश्य को महसूस किया तो उन्होंने तुरंत आंतरिक हॉल छोड़ दिया और एक पल में सेंट्रल स्क्वायर में दिखाई दिए। मिड एयर में तैरते हुए यांग को देखते हुए जून मेंडी, बानसेनेग हुआंग शांग बनशेंग और कॉन्टे बनशेंग दोनों बेहद हैरान अभिव्यक्तियों को दिखाने में मदद नहीं कर सके। मूल रूप से उनके दिमाग में उन्होंने सोचा कि वे एक सांस में अलग अलग मूड के साथ सैकड़ों कविताओं की रचना कर सकते हैं, और यह कि वे कम समय में 20 से अधिक क्लासिक्स और मास्टरपीस का उत्पादन कर सकते हैं। एक दुष्ट प्रतिभा एक वृद्ध विद्वान होना चाहिए, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये यांग इतनी छोटी थी, वह लगभग 30 साल का था। जीनियस, ऐसी युवा प्रतिभा, क्या एक साहित्यिक ऋषि के लिए नश्वर दुनिया में उतरना संभव है। इस समय जून मेंडी बनशेंग ने यू यांग को सीधे सेंट्रल स्क्वायर की मध्य हवा में तैरते हुए देखा और बड़बड़ाया। हाफ सेज कोंगती और हुआंग शांग ने भी सीधे यांग को देखा, बोलने में असमर्थ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मानव जाति की यह पीयरलेस जीनियस, जिसने उन्हें इतना चौंका दिया, वह बहुत छोटा था। इस दुनिया में क्या यह संभव है कि पृथ्वी पर उतरने वाले ऋषि के रूप में ऐसी कोई चीज हो। अन्यथा हमें कैसे समझाना चाहिए कि मेरी मानव जाति की इस राक्षसी प्रतिभा का क्या हुआ। हुआंग चांग बनशेंग हमेशा अपने विचारों वाला व्यक्ति रहा है। इस समय हुआंग शांग बनशेंग ने ये यांग को देखा और इस पहलू से उसका दिल भी ले जाया गया। आखिरकार घटनास्थल पर मानव जाति के अनगिनत सदस्यों के बीच केवल ये 3 अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस जानते थे कि आप कैसे यांग, एक पीयरलेस जीनियस, पहले थे। एक दिन में सैकड़ों क्लासिक कविताओं पर भरोसा करते हुए वह सीधे महान कन्फ्यूशिवाद के स्तर में टूट गए और फिर 20 से अधिक क्लासिक्स और महान कार्यों का उत्पादन किया और सीधे उपसहेज के स्तर में टूट गए। 0 क्या पहले ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ तक कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की दुनिया में मानव जाति के लंबे इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली कन्फ्यूशियस सेंट लेवल पावर हाउस ने कभी ऐसा नहीं किया है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह मानव जाति के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। इसे भयावह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हुआंग चांग और जून मेंडी के लिए वेशिंग पैलेस की हल्की दीवार पर ये यांग के पागल कामों को देखने के बाद वे सभी हैरान थे। इस समय ये यांग ने परवाह नहीं की कि मानव जाति के 3 अर्ध से उत्साहित थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव जाति की पवित्र भूमि के केंद्रीय वर्ग में मानव जाति के अनगिनत सदस्यों को कितना उत्साहित है। ये यांग मध्य हवा में तैरते हुए तैरते हैं। यांग अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर दिया। अध्याय 210 सन से बाहर। इस समय ये यांग जो मध्य हवा में तैर रहे थे ने अपने शरीर में उपहोली शक्ति को जारी करने के बाद बदलावों को महसूस किया। मूल रूप से ये यांग की नजर में टेरन पवित्र भूमि की परिधि पर 3000 मानवीय मूर्तियां विशेष रूप से विशेष नहीं थीं। लेकिन अब जब ये यांग की उपहोली शक्ति फैल गई तो केंद्रीय वर्ग के बाहर मानव जाति के 3000 ऋषियों की मूर्तियां अचानक प्रकाश की उज्ज्वल किरणों के साथ चमकती थीं। इस समय मानव जाति की पवित्र भूमि के केंद्रीय वर्ग में मानव जाति के 3000 ऋषियों की मूर्तियों को सक्रिय किया गया था और एक के बाद दर्शन बढ़ गए, मध्य वायु में इकट्ठा हुए और दृश्य बेहद शानदार था। इसी समय मानव जाति के 3000 ऋषियों की मूर्तियों में साहित्यिक भावना को भी तैयार किया गया था। 3000 सांस्कृतिक क्यू अंतहीन वर्षों में जमा हुआ और मध्य हवा एक उज्ज्वल लंबी नदी में परिवर्तित हो गया, जैसे कि ये यांग के सामने बह रहा था। इस दृश्य को देखकर यहाँ तक यांग भी उसके दिल में हैरान था। यह कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की महान दुनिया की मानव विरासत की सबसे अच्छी प्रस्तुति है। जब तक ये प्राचीन पृष्ठभूमि मौजूद है तब तक कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की दुनिया में मानव जाति को बढ़ने की उम्मीद होगी।
इस समय मानव जाति की पवित्र भूमि के केंद्रीय वर्ग में अनगिनत मानव नस्लों ने इस अतुलनीय रूप से शानदार दृश्य को देखा और उनके दिल बेहद उत्साहित और हैरान भावनाओं से भरे हुए थे। क्योंकि मानव जाति की पवित्र भूमि में ऐसा शानदार दृश्य बहुत लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया है। उपसहेज की शक्ति, एक बार जब उपसहेज की अतुलनीय रूप से मजबूत शक्ति जारी हो जाती है तो यह तुरंत हमारी मानव जाति के 3000 ऋषियों की मूर्तियों की मंजूरी को आकर्षित करता है और यहाँ तक मूर्तियों में निहित सभी साहित्यिक भावना को भी बाहर निकालता है। मानव जाति की यह राक्षस प्रतिभा, उनकी उपस्थिति को पहले से ही हमारी मानव जाति के 3000 ऋषियों की मूर्तियों द्वारा मान्यता दी गई है। इससे पहले कि यह स्वर्गीय दाव के परिवर्तन के तहत था, 083 की अवधि थी, मेरी मानव जाति का सबसे मजबूत उपस्तरीय स्तर का सबसे मजबूत था। वास्तव में उस स्तर पर हमारी मानव जाति के बीच बचत स्तरीय पावर हाउस ने भी यह कोशिश की थी। वे ताओ कन्फ्यूशियस संतों को साबित करने के लिए 3000 मानव ऋषियों की मूर्तियों में आत्मा को बाहर निकालने के लिए अपने शरीर में बचत की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन शायद स्वर्गीय दाव में बदलाव के कारण उस अवधि के दौरान ऋषियों की मूर्तियां, जिसमें अनंत साहित्यिक भावना और मानव जाति की महान किस्मत शामिल थी, सभी चुप्पी में गिर गए। मानव जाति के उपऋषि स्तर के उन मजबूत लोगों द्वारा जारी किए गए कर्षण बल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह इस कारण से ठीक है कि उस अवधि के दौरान हमारी मानव जाति के बीच सबसे मजबूत केवल उपऋषि स्तरीय पावर हाउस थे। और उपऋषि स्तरीय पावर हाउस साहित्यिक ऋषियों के सर्वोच्च खजाने के आधार पर सभी दौर के बीच कन्फ्यूशियस ऋषियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारी मानव जाति उस बेहद कठिन समय से बचने में सक्षम थी। यह सिर्फ इतना है कि हमारे समय अवधि में स्वर्गीय दाव में परिवर्तन धीरे धीरे बीत चुके हैं, लेकिन मेरी मानव जाति के बीच कोई भी ऐसा नहीं है जो अब उपखुर स्तर पर मजबूत हो। हालांकि हम अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस हैं, हमारे पास 3000 मानव ऋषियों की मूर्तियों में साहित्यिक भावना को बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता या योग्यता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी मानव जाति के कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद ने लगभग चरम बिंदु तक गिरावट आई है। जून मेंडी, हाफ सेज ने मध्य हवा में साहित्यिक ऊर्जा की अतुलनीय विशाल नदी को देखा और अंतहीन भावना ने उसका चेहरा भर दिया। जब उन्होंने इन शब्दों को कहने के लिए अपना मुंह खोला तो जून मेंडी की अर्धसहमति की आवाज बेहद दुखी थी। आखिरकार कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद की दुनिया में पूर्ण मानव जाति मजबूत होने के लिए तैयार थी। एक बार जब मानव जाति के कन्फ्यूशियस संत बाहर आ गए तो दुनिया में बहुत कम लोग थे जो प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। यहाँ तक अगर उस अवधि में मानव जाति को सभी जातियों का नेता कहा जाता था तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन किसने सोचा होगा कि सिर्फ स्वर्गीय दाव में बदलाव के कारण लोग कन्फ्यूशियस और ताओवादी होंगे और वो वे इस स्तर तक पहुंचेंगे। एक बार अतुलनीय रूप से शानदार जातीय समूह के पास उपऋषि स्तरीय पावर हाउस भी नहीं था। यह कितना दुखद है, कितना दुर्बल। जून मेंडी, हाफ सेज और अन्य लोगों ने और भी अधिक चिंतित किया कि जब मानव जाति को इस हद तक कमजोर कर दिया गया था तो तारों से आकाश असंख्य कबीले ने मानव जाति को जाने देने का इरादा नहीं किया था। जैसा कि कहा जाता है, इसकी बीमारी का लाभ उठाएं और उसे मारें। जब मानव जाति की बीमारी सबसे खराब थी तो वानजू ने पहले ही बिना किसी छुपाए अपनी उग्र महत्वाकांक्षाओं का खुलासा किया था। सेमी सेज, जून मेंडी और अन्य लोगों को पहले ही यह खबर मिली थी कि जैसा कि स्वर्गीय दाव में परिवर्तन धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, उन्होंने मानव जाति से निपटने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया। उनका उद्देश्य स्वर्गीय दाव में बदलाव के बाद मानव जाति को फिर से बढ़ने से रोकना था। आखिरकार मानव जाति की क्षमता वास्तव में बहुत महान है। यह 10,000 दौड़ को भयभीत करता है। एक बार जब मानव जाति स्वर्गीय दाव और कन्फ्यूशियस सन्यासी में बदलाव से प्रभावित नहीं होती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10,000 दौड़ में मानव जाति निश्चित रूप से अपनी महिमा हासिल करेगी। इस तरह की स्थिति निश्चित रूप से नहीं है कि वानजू क्या देखना चाहता है। यह सिर्फ निराशाजनक है, भले ही उन्हें खबर मिली हो। जून मेंडी और अन्य लोगों के पास स्थिति में सुधार करने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक सामान्य वातावरण का सवाल है, मानव जाति के बीच उपस्तरीय स्तर के बिजलीघर भी नहीं है। मानव जाति के बीच भी एक पवित्र खजाना है, लेकिन कोई मजबूत आदमी नहीं है जो इसे नियंत्रित कर सकता है। इस तरह मानव जाति में कोई बल नहीं है जो सभी जातियों के कन्फ्यूशियस संतों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता है। बनशेंग, जुआंग मेंडी और अन्य लोग यह अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जब उन्हें यह खबर मिली कि 10,000 दौड़ मानव जाति को नष्ट करने के लिए एकजुट होने की योजना बना रही थी, भले ही वे बेहद क्रोधित थे, उनके पास अपने दिलों में अंतहीन निराशा महसूस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब जब अर्ध सेमी सेज, जून मेंडी, कोंटी, हुआंग शांग और अन्य मानव दौड़ हताश थे तो ये यांग दिखाई दिए। ये यांग एक दिन में सीधा था। सबसे पहले उनकी कविताओं को महान कन्फ्यूशिवाद के स्तर तक पहुंचने के लिए प्रमाणित किया गया था और फिर उन्हें क्लासिक्स और मास्टरपीस द्वारा प्रमाणित किया गया था, जो एक में एक गिरावट में उपसहेज के स्तर तक पहुंच गया था। इस समय ये यांग ने भी मानव जाति के 3000 ऋषियों की मूर्तियों में निहित सभी साहित्यिक भावना को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर में उपसहेज शक्ति को जुटाया। इस समय मानव जाति की पवित्र भूमि के केंद्रीय वर्ग द्वारा प्रस्तुत शानदार दृश्य निस्संदेह जून मेंडी और अन्य लोगों के लिए सबसे बड़ी आशा है। स्वर्ग हमारी मानव जाति को नष्ट नहीं करेगा, भले ही सभी दौड़ एकजुट हो। तो क्या होगा अगर हम अपनी मानव जाति को नष्ट करना चाहते हैं? चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं कि क्या हमारी मानव जाति की यह युवा पीएलएस प्रतिभा सफलतापूर्वक कन्फ्यूशिवाद को साबित कर सकती है। यहाँ तक अगर आप सफलतापूर्वक कन्फ्यूशिवाद और संयोग को साबित नहीं कर सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी मानव जाति के बीच पवित्र खजाने हैं और हमारी मानव जाति की यह पीएलएस जीनियस उपऋषि स्तर की ताकत के साथ साहित्यिक संतों के खजाने को चलाता है, जो सभी दौड़ के बीच कन्फ्यूशियस संतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से भले ही हजारों दौड़ संयुक्त रूप से डिस्पैच हो, हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारी मानव जाति नष्ट नहीं होगी। जून मेंडी से भावनात्मक शब्दों को सुनकर बनशेंग हुआंगशांग ने पहले समझौते में सिर हिलाया और फिर आशा की लाल बत्ती के साथ मुस्कुराया। ओल्ड हुआंग सही है। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान हमारी मानव जाति में ऐसी पीएलएस प्रतिभा दिखाई दी जिसे पृथ्वी से उतरने वाला साहित्यिक ऋषि कहा जा सकता है। यह ईश्वर मानव जाति को आशीर्वाद देता है। कॉन्टे सेमी सेंट ने भी बार बार सिर हिलाया। इस अवधि के दौरान मानव जाति की स्थिति बहुत मुश्किल थी। मानव जाति के अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस के लिए उन्होंने जो दबाव डाला है वह बस दूसरों की कल्पना करने से परे है। ऐसी परिस्थितियों में ये यांग की उपस्थिति सीधे उनके दिलों में आशा की एक किरण को इंजेक्ट करने के बराबर है। जब मानव जाति के कई अर्धहोल स्तरीय पावर हाउस ने मानव जाति की पवित्र भूमि के ऊपर आकाश में प्रस्तुत किए गए राक्षसी दूरदर्शी दृश्य को देखा और उनके दिल अंतहीन आशा में फट गए। इस समय उज्ज्वल तारों वाले आकाश में कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद दुनिया की सभी दौड़ भी एक साथ इकट्ठा हुई। चर्चा करने के लिए 10,000 दौड़ें जो इकट्ठा होती हैं वह बहुत सरल है। मानव जाति को नष्ट करने के लिए कैसे एकजुट करें और मानव जाति के विनाश के बाद लाभों को कैसे विभाजित किया जाए। आखिरकार मानव जाति एक बार बेहद शानदार थी और मानव जाति में एक लंबी विरासत और एक गहन विरासत है। कुछ और उल्लेख नहीं करने के लिए मानव जाति का पवित्र खजाना अकेले सभी नस्लों द्वारा प्रतिष्ठित है। स्वर्गीय दाव के परिवर्तनों का प्रभाव छोटा और छोटा हो रहा है और अब मानव जाति को नष्ट करने का सबसे अच्छा समय है। मानव जाति की क्षमता बहुत महान है। इस अवधि के दौरान स्वर्गीय दाव में बदलाव के कारण यह हमारी 10,000 दौड़ के लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करने के बराबर है।
शायद पहले हमारे विभिन्न जातीय समूहों के बीच सभी प्रकार के संघर्ष और उलझाव थे, लेकिन मानव जाति में कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद को काटने के मामले में हमारी 10,000 दौड़ स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। इस बिंदु के बारे में मुझे लगता है कि हर कोई सहमत होगा। इस क्षण में 10,000 कुलों के बीच पहले रैंक वाले शीर्ष पावर हाउस प्राइमरियल डिसोलेट कबीले में से एक, जो कि गुहुआंग नामक एक उपऋषि स्तरीय पावर हाउस है, ने 10,000 कुलों के पावर हाउस को चारों ओर देखा और एक गहरी आवाज में कहा, बिल्कुल, हालांकि हमारी 10,000 दौड़ में एक दूसरे के साथ कम या ज्यादा संघर्ष है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे बड़ा संघर्ष मानव जाति के साथ संघर्ष है। जब मानव जाति पहले गौरवशाली थी तो हमारी 10,000 दौड़ के दृश्य को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जा सकता है। मानव जाति वास्तव में बहुत खास है। जाहिर है कि मानव दौड़ का अधिकांश हिस्सा चींटियों की तरह कमजोर है, लेकिन इस दौड़ की विशाल क्षमता और भी अधिक भयानक है। वे अंतहीन क्षमता रखते हैं। एक बार जब वे बड़े होते हैं तो वे अतुलनीय रूप से भयानक मुकाबला शक्ति के साथ विस्फोट कर सकते हैं। चलो कन्फ्यूशियस संतों के स्तर पर पावर हाउस पर चर्चा नहीं करते हैं। आइए एक उदाहरण के रूप में उपऋषि और अर्धऋषि स्तर को लें। उपसह सह बिक्री दोनों होने की स्थिति के तहत इस स्तर पर मानव जाति के पावर हाउस युद्ध शक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस तरह का एक समूह वास्तव में डरावना है। अब जबकि कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद मानव जाति में घट रहे हैं, जैसा कि गुहुआंग यशिंग ने कहा, यह वास्तव में हमारे वान कबीले के लिए सबसे अच्छा अवसर है। केवल मानव जाति में कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद को पूरी तरह से अलग करने से हमारी 10,000 दौड़ पूरी तरह से कम हो सकती है। इसलिए इस मामले पर बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्राचीन देवताओं को मानव जाति के विनाश का पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए और मानव जाति के उपदेश को पूरी तरह से काट देना चाहिए। प्राचीन देवताओं के बीच उपस्तरीय स्तर का बिजलीघर सभी नस्लों के बीच दूसरे स्थान पर है। जू जुबानिन उपसहेज प्राचीन उजाड़ू ऋषि के प्रस्ताव के साथ सहमत हुए। मानव जाति में कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद को काटने के मामले के लिए निश्चित रूप से हम पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं। अन्यथा हम यहाँ क्यों इकट्ठा होंगे? अब सबसे जरूरी काम यह है कि मानव जाति में कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद को कैसे काट दिया जाए। तो अतिरिक्त बकवास के बारे में बात न करें। इस बिंदु के बारे में यदि आपके पास कोई विचार है तो कृपया इसके बारे में बात करें। 3,000 दौड़ में शीर्ष 10 मजबूत दौड़ में से शैनशन पवित्र आत्मा प्राइमरियल स्पिरिट रेस के उपराक्षस स्तरीय पावर हाउस ठंड से कहा। इस बिंदु के बारे में मुझे लगता है कि यहाँ हर किसी को इसे अपने दिलों में जानना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव जाति एक बहुत बड़ा समूह है, लेकिन मानव जाति का भाग्य मानव जाति की पवित्र भूमि में इकट्ठा होना है। हम जो जानकारी एकत्र कर चुके हैं उसके अनुसार यदि मानव जाति का एक उपसह स्तरीय पावर हाउस एक कन्फ्यूशियस संत के तरीके को साबित करना चाहता है तो उसे मानव जाति की पवित्र भूमि पर जाना चाहिए। अपने शरीर में उपबचत की शक्ति के साथ वह मानव जाति के ऋषियों की भावना को उत्तेजित करेगा और इस तरह उम्मीद है कि कन्फ्यूशियस संत साबित होगा। उद्धरण चिन्ह। यह देखा जा सकता है कि मानव जाति की पवित्र भूमि मानव जाति की अच्छी तरह से योग्य मौलिक स्थान है और वर्षों से मानव जाति के बीच सबसे मजबूत मूल रूप से बैठेगा और मानव जाति की पवित्र भूमि की रक्षा करेगा। यह पहले कहे बिना चला जाता है कि जब मानव जाति में कन्फ्यूशियस सेंट लेवल पावर हाउस होते हैं तो हमारे वान कबीले का मानव जाति के लिए कोई मुकाबला नहीं है और हम केवल उनके द्वारा उत्पीड़ित और शोषण किए जा सकते हैं। और जब स्वर्गीय डाव में परिवर्तन दिखाई दिया तो मानव जाति ने धीरे धीरे गिरावट आई। सबसे पहले कन्फ्यूशियस सेंट लेवल पावर हाउस को नहीं देखा जा सकता है और फिर उपऋषि स्तर के पावर हाउस को नहीं देखा जा सकता है। अब तक मानव जाति की पवित्र भूमि में केवल कुछ अर्धहोली स्तरीय पावर हाउस हैं जो इसकी रखवाली करते हैं। एकमात्र आधा होली हमारी आंखों में यह एक चींटी से कितना अलग है। भले ही मानव जाति के अर्धहोली स्तर के पावर हाउस सभी नस्लों के अर्ध संतों की तुलना में अधिक शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति पैदा कर सकते हैं, अंतिम विश्लेषण में उनके पास अभी भी है। यह अर्धहोली है, उपहोली नहीं। 17। इसलिए मानव जाति का अर्धहोली हमारे लिए थोड़ी बड़ी चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मुझे अगली बार और कहने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? हम मानव जाति के कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। सबसे प्रत्यक्ष और प्रभावी तरीका मानव जाति की पवित्र भूमि को सीधे नष्ट करना है। जब तक हम मानव जाति की पवित्र भूमि को नष्ट कर देते हैं तब तक यह अंतहीन वर्षों में मानव जाति द्वारा संचित 4.6 विरासत को नष्ट करने के बराबर है और ऐसा करना मानव जाति की किस्मत का बहुत उपभोग करेगा। जरा सोचिए, जब मानव जाति की नींव नष्ट हो जाती है और भाग्य का सेवन किया जाता है तो यह दौड़ हमारे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है। प्राचीन राक्षसों के बीच एक उपहोली स्तर के बिजलीघर स्वर्गीय शैतान इस समय ठंड से मुस्कुराया। यह सही है, स्वर्गीय शैतान यशिंग ने जो कहा वह वास्तव में मैं चाहता हूं। वास्तव में मानव जाति के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि वे लंबे वर्षों में जमा की गई गहन विरासत है। जब तक ये नींव है तब तक मानव जाति को हमेशा उम्मीद होगी और अब हम रूप से मानव जाति द्वारा संचित गहन विरासत को नष्ट कर रहे हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह दौड़ कितनी विशेष और लचीला है, यह अंततः नष्ट हो जाएगा। हमारे राष्ट्र गुलाम हैं। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन वीरानी यशिंग स्पष्ट रूप से स्वर्गीय शैतान यशिंग के बयान से बहुत सहमत है। इस समय उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। शैनशन पवित्र आत्मा, जू शैनन और अन्य उपऋषि स्तरीय पावर हाउस 10,000 दौड़ के बीच सभी ने इस समय अपने सिर को सिर हिलाया। जाहिर है, मानव जाति के कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद को काटने के मामले में वे स्पष्ट रूप से एक प्रारंभिक एकीकरण तक पहुंच गए हैं। यह मानव जाति पवित्र भूमि से शुरू करना है, मानव जाति पवित्र भूमि को नष्ट करना, मानव जाति की नींव को नष्ट करना है, जो मानव जाति की नींव को नष्ट करने के बराबर है। बस जब 10,000 दौड़ के उपहोली स्तरीय पावर हाउस एक विचार विमर्श परिणाम के साथ आए जिसने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया, तो महिमा की एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा ने अचानक उन्हें कवर कर दिया। कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की पूरी दुनिया को कवर करें। इस अतुलनीय रूप से राजसी आभा की उपस्थिति के साथ पूरे कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद दुनिया के ऊपर आकाश ने प्राचीन और शानदार विशन के फट दिखाए। यह कन्फ्यूशियस संतों की दृष्टि है। अध्याय 211, कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद। यहाँ क्या हो रहा है? कन्फ्यूशियस संतों की इतनी बड़ी दृष्टि अचानक क्यों दिखाई दी? किस जातीय समूह ने नए कन्फ्यूशियस ऋषि को साबित किया है? राक्षसी घटना जिसने अचानक गुहांग, जुआनटियन पवित्र आत्मा और सभी नस्लों के अन्य उपऋषि स्तरीय पावर हाउस को झकझोर दिया। इस समय उन्होंने मानव जाति के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उनके संज्ञान में मानव जाति के बीच उपऋषि स्तर के पावर हाउस भी नहीं है। इसलिए वे ताओवाद और कन्फ्यूशियवाद को साबित करने के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? यह सिर्फ इतना है कि जब एक विशाल आकृति ने अपनी पीठ के साथ क्रॉस लेग किया जो जीवित प्राणियों का सामना कर रहा था, तो इस राक्षसी दृष्टि के केंद्र में दिखाई दिया। दृश्य में सभी दौड़ के सभी उपमौसम स्तर के पावर हाउस दंग रह गए। प्रत्येक चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास का एक नजर दिखाई दी। मानव कन्फ्यूशियवाद। उद्धरण चिन्ह। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? मानव जाति के बीच क्या उनके पास उपऋषि स्तरीय पावर हाउस भी नहीं है? क्यों अचानक एक संत मानव जाति में दिखाई दिया? शैनशन पवित्र आत्मा का चेहरा पीला था, एक हैरान अभिव्यक्ति दिखा रहा था जैसे कि उसने एक भूत देखा हो। अब हमें क्या करना चाहिए? कन्फ्यूशियस संत मानव जाति में दिखाई दिए हैं, तो इन चीजों पर चर्चा करने के लिए हम में से क्या एक साथ इकट्ठा हो रहा है?
जू जुबानिन के उपसेज का रंग भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस समय ये ऋषि स्तरीय पावर हाउस जो एक साथ इकट्ठा हुए थे, उन्हें लगा कि वे एक बड़े मजाक थे। उन्होंने मानव जाति में कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद को पूरी तरह से काटने, मानव जाति की नींव को नष्ट करने और मानव जाति में कन्फ्यूशियस सन्यासी के उद्भव को रोकने के बारे में भी सोचा। नतीजतन उन्होंने अभी इस योजना को अंतिम रूप दिया है और 10,000 दौड़ एक एकीकृत राय पर पहुंच गई हैं, लेकिन मानव जाति की ओर से वास्तव में ताओ का प्रचार करने का अस्तित्व है। इस समय गु हुइंग, जुआनजिन पवित्र आत्मा, जू जुबानिन और अन्य उपऋषि स्तरीय मस्खरों से सभी नस्लों ने शून्य से निकलने वाली राक्षसी दृष्टि को देखा। इसके साथ तुलना में वे एक विदूषक की तरह महसूस करते थे। और जब सभी नस्लों के उपऋषि स्तरीय पावर हाउस हैरान थे और खुद पर हंसते थे, तो मानव जाति की पवित्र भूमि के केंद्रीय वर्ग में ये यांग ने सफलतापूर्वक खुद को एक कन्फ्यूशियस संत साबित कर दिया था। इस प्रक्रिया की बात करते हुए यह वास्तव में शानदार है। ये यांग ने अपने बॉडी 18 में सबलेज की शक्ति को उत्तेजित किया, मानव जाति के 3000 ऋषियों की मूर्तियों में निहित विशाल सांस्कृतिक ऊर्जा को बाहर निकाला और उन्हें एक शक्तिशाली नदी में परिवर्तित किया। यह तो एक शुरुआत है। जब संस्कृति की यह लंबी नदी परिवर्तित हुई और गठित हुई, तो ये यांग ने अपने दिल में एक विशेष रूप से मजबूत भावना महसूस की। अगले क्षण ये यांग ने पवित्र खजाना हॉल की दिशा में देखा, जो मानव जाति पवित्र भूमि का वास्तविक मूल था। मैंने देखा कि वैनशिंग पैलेस के ऊपर कंडेंसर लाइट का एक अतुलनीय रूप से भव्य शकल देखा गया। 9 दाओ की शुद्ध, प्राचीन और समृद्ध साहित्यिक भावना। इसके तुरंत बाद 9 विशाल मूर्तियों के प्रेत विषण प्रकट हुए। ये 9 विशाल मूर्तियां एक अतुलनीय राजसी और प्राचीन आभा को बाहर करती हैं। यह मानव जाति के पूर्वज की सांस है। मानव जाति पवित्र भूमि के मध्य वर्ग में मानव जाति के अनगिनत सदस्यों ने अपनी आत्माओं में गहरी कांपने की एक अकथनीय भावना महसूस की जब उन्होंने 9 पूर्वजों की सांस महसूस की। मेरे दिल के सबसे गहरे हिस्से से खौफ की भावना फट गई। पूर्वज, उनकी आंखों में आंसू के साथ मानव जाति के अनगिनत सदस्यों ने भक्तिपूर्ण रूप से जमीन पर घुटने टेक दिए और दूर से मानव जाति के पूर्वजों की 9 मूर्तियों की दृष्टि को नियंत्रित किया। मानव जाति के पूर्वजों की 9 मूर्तियों की दृष्टि इस समय पूरी तरह से पुनर्जीवित होने लगती थी और अंतहीन प्राचीन सांस्कृतिक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया गया, जिससे सांस्कृतिक ऊर्जा का समुद्र बन गया। और शक्तिशाली नदी जहां मानव जाति के 3000 ऋषियों की मूर्तियों से पहले इकट्ठा हो गई है, अब भी संस्कृति के इस विशाल समुद्र की ओर परिवर्तित हो रही है। यह दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला है। ये यांग, जो मध्य हवा में तैर रहा था, ने इस अतुलनीय रूप से शानदार और शानदार दृश्य को देखा। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश के साथ फट गईं। बूम बूम बूम, बहरे गर्जना की एक श्रृंखला के बाद संस्कृति के इस विशाल समुद्र से एक इंद्रधनुषी पुल का जन्म हुआ था। यह रंगीन पुल सीधे शून्य में एक भव्य प्रक्षेपवक्र खींचता है। एक छोर संस्कृति के एक के समुद्र से जुड़ता है और दूसरा छोर यांग के पैरों तक फैलता है। दोनों एक रंगीन पुल से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही विशेष संबंध स्थापित करते हैं। जब दोनों पक्ष इस तरह से जुड़े थे, तो यांग के दिल में एक बहुत ही रहस्यमय भावना सामने आई। इस समय यांग ने अपने पूरे शरीर में गर्व महसूस किया और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से एक शुद्ध और समृद्ध साहित्यिक भावना से घिरा हुआ लग रहा था। वह जो भी सांस लेती है वह साहित्यिक भावना से भरी होती है। इतना ही नहीं, इस समय पूरी मानव जाति पवित्र भूमि भी एक मजबूत सांस्कृतिक वातावरण में लिपटी हुई है। जमीन पर घुटने टेकने वाले मानव जाति के अनगिनत सदस्यों को ऐसा लगता है जैसे कि वे विशाल सांस्कृतिक क्यूई सागर में भटक रहे हैं और वे उसमें ऊपर से नीचे तक स्नान करते हैं। यह भावना बहुत ताजा है। मानव जाति में अर्ध संतों के रूप में कोंटी, हुआंगशांग और झूंग मेंडी ने इस समय और भी अधिक दृढ़ता से महसूस किया। इस अतुलनीय रूप से समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण में लिपटे झूंग मेंडी अर्धसेज और दूसरों को ऐसा लगा जैसे कि उन्हें संपादित और उच्चतापूर्ण किया गया था। हालांकि वे तुरंत उपसय स्तर के स्तर तक नहीं टूट सकते थे, लेकिन वे सभी महसूस करते थे कि उनका दायरा इस समय था महान प्रगति की। ये यांग की दिव्य भावना इस समय पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि अब जो हो रहा है वह मानव जाति पवित्र भूमि तक सीमित नहीं है, लेकिन फैल गया है। कन्फ्यूशियस और ताओवादी दुनिया में संपूर्ण मानव जाति के सदस्य, उनके जीवन को इस क्षण में दिखाया गया लगता है और वे अपने शरीर में बेहद आरामदायक महसूस करते हैं। अनजाने में ये यांग के आध्यात्मिक विचार एक विशाल मकड़ी की वेब की तरह फैलते हैं, प्रतीत होता है कि असीम। उसी समय मैंने तू यांग को कुछ भी करते हुए नहीं देखा, लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो ये यांग को पता नहीं था कि उसने रंगीन पुल पर कब कदम रखा था। फिर यह रंगीन पुल जो अधिकांश शून्य का पता लगाता है, ने स्वतंत्र रूप से सिकुड़ने के लिए तू यांग को ले जाना शुरू कर दिया। एक पल में इंद्रधनुष पुल को सांस्कृतिक ऊर्जा के समुद्र में एकीकृत किया गया था और इस समय ये यांग पहले से ही सांस्कृतिक ऊर्जा के समुद्र के केंद्र में खड़े थे। मानव जाति के पूर्वजों की 9 मूर्तियां फिर से प्रकट हुई और बीच में ये यांग को घेर लिया। मानव जाति के पूर्वजों की 9 मूर्तियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ ये यांग को एक स्टार की तरह उजागर किया गया था। क्या आप नहीं देखते हैं, पीली नदी का पानी आकाश से ऊपर आता है, समुद्र में भागता है और कभी नहीं लौटता है। मैं पहाड़ की चोटी पर रहूंगा और मैं हर दिन सभी पहाड़ों और छोटे पहाड़ों को देखूंगा। दक्षिणी देश में लाल बीन्स बढ़ते हैं और कुछ शाखाएं वसंत में निकलती हैं। जीवन और मृत्यु के 10 साल असीम है, इसके बारे में मत सोचो, इसे कभी मत भूलना। जब आप पानी को काटने के लिए एक चाकू खींचते हैं तो पानी और भी अधिक बहता है। अपने डेक को दूर करने के लिए एक गिलास उठाएं और आपका डेक और भी अधिक दुखी हो जाता है। सड़क पर सड़क, बहुत एवेन्यू, नाम का नाम रखा जा सकता है, बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों को दूर से आना खुशी है। वसंत और शरद ऋतु 10 समाधान। कितनी हवाएं और बारिश, कितने स्प्रिंग्स और शरद ऋतु। इस समय ये यांग ने एक अतुलनीय पवित्र भावना पैदा की। भव्य कांस्य पाठ पानी की एक धारा की तरह उसके चारों ओर बढ़ गया। कम पिच की गई ध्वनि जैसे कि आकाश से आ रहा है, ये ड्रम्स के माध्यम से घुस गया और मानव जाति के अनगिनत सदस्यों की आत्माओं में प्रवेश किया। ये कविताएं, जिन्हें युगों की मास्टरपीस कहा जा सकता है, उम्र के माध्यम से पारित होने के लिए पर्याप्त हैं, जो मानव जाति के अनगिनत सदस्यों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़कर, जैसे कि छेनी। इस समय मानव जाति के अनगिनत सदस्यों ने स्टार जैसे ये यांग को देखा, उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ। पिछले ये यांग निस्संदेह मानव जाति के अनगिनत सदस्यों के लिए विचित्रता से भरे हुए थे। अब ये यांग की प्रमाणित कविताएं और क्लासिक्स हर मानव जाति के सदस्य की आत्मा में इस तरह के एक अतुलनीय रूप से भव्य तरीके से पारित हो गए हैं। इसने उन सभी को अनियंत्रित रूप से नशे में बना दिया। और जब मानव जाति के अनगिनत सदस्यों को ये यांग की कविताओं की अंतिम कलात्मक गर्भाधान में डुबो दिया गया था और ग्रेट क्लासिक्स के गहन अर्थ, घनी भरे हुए सितारों की तरह ठीक प्रकाश धब्बे की एक श्रृंखला मानव जाति के अनगिनत सदस्यों के प्रमुखों से उभरी। अंत में ये घनी रूप से प्रकाश के चमकदार बिंदुओं को एक विशाल समुद्र में परिवर्तित किया गया, जो कि आप यांग की ओर भागते हुए। जब ये ठीक प्रकाश धब्बे ये यांग के शरीर पर इकट्ठा हुए, तो यांग के शरीर को कवर करने वाले हल्के कोकून अचानक मोटे हो गए। इसी समय इस मोटी महिमा से एक अतुलनीय पवित्र वातावरण भी है, और इस पवित्र आभा में एक अदृश्य राजसी आभा भी है। रहस्यमय प्रकाश की किरणें सांस्कृतिक ऊर्जा के विशाल महासागर से फैली हुई हैं, सीधे ये यांग के पक्ष में आ गईं और ये यांग के शरीर में परिवर्तित हो गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक हलोस ये यांग की ओर बढ़े और ये यांग का आंकड़ा धीरे धीरे इस उज्ज्वल प्रभामंडल से घिरा हुआ था।
दूर से इस क्षण में ये यान प्रकाश के एक विशाल कोकून में लपेटा हुआ लगता है। यह दृश्य बहुत यथार्थवादी है। यह पहले से ही एक कोकून में बदल गया है और यह केवल कारावास के माध्यम से तोड़ने के लिए एक तितली बनने की जरूरत है और हर दिन ताओवाद, कन्फ्यूशीवाद और राक्षसों को साबित करने के लिए। ये यान जो प्रकाश के एक कोकून में लपेटा गया था, उसके दिमाग में ऐसा विचार था। जब ये यांग अपने दिल में गुनगुना रहे थे, तो अर्धऋषि झूम मेंढी और इस दृश्य को देखने वाले अन्य लोगों ने भी उनके चेहरे पर अतुलनीय आनंद का एक रूप दिखाया। एक कोकून को एक तितली में बदलना, मेरी मानव जाति, एक पीएलएस जीनियस पहले से ही एक कोकून को एक तितली में बदलने के कदम पर पहुंच चुकी है। एक बार कोकून टूटने के बाद यह एक में कारावास को तोड़ने के बराबर है और इस तरह सफलतापूर्वक कन्फ्यूशीवाद और ऋषि को साबित कर रहा है। कन्फ्यूशियस संत, इतने लंबे समय के बाद हमारी मानव जाति के बीच कन्फ्यूशियस संतों का पुनः प्रकट होना बहुत रोमांचक है। तब से मेरी मानव जाति के बीच महिमा की अवधि निश्चित रूप से फिर से शुरू होगी। जब हुआंग चांग बनशिंग ने इन शब्दों को कहा तो उनकी अभिव्यक्ति बहुत उत्साहित थी। हालांकि हाफ सेज कोंटी और हाफ सेज झूम मेंढी ने इस समय बात नहीं की थी, वे स्पष्ट रूप से हुआंग शांग ने जो कहा उससे स्पष्ट रूप से सहमत हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रकाश आकार का मोटा कोकून ठोस लग रहा था। उसी समय शून्य में उच्च स्थानों में ताओवाद के दर्शन दिखाई देने लगे। हालांकि ये विशन पूरी तरह से नहीं बने हैं, लेकिन इन विशन की उपस्थिति कुछ संकेत दिखाने के बराबर है। मानव जाति के अनगिनत सदस्य अधिक से अधिक उत्साहित हो गए जब उन्होंने आकाश में अनियंत्रित दृष्टि को देखा। और मानव जाति की पवित्र भूमि से दूर अंधेरी जगह में ताओ याओ, कांगो, ताइबा और लिंगलोन की 4 बेटियां सभी इस समय इस दृश्य को घबराए हुए देख रही थीं। यद्यपि वे सभी अपने दिलों के नीचे से मानते हैं कि ये यान कन्फ्यूशियस ऋषि को साबित करने की क्षमता रखते हैं, वे यह भी दृढ़ता से मानते हैं कि ये यान सफलतापूर्वक कन्फ्यूशियस ऋषि को साबित करने में सक्षम होंगे। यह सिर्फ इतना है कि परिणाम बाहर आने से पहले वे अभी भी चिंतित महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। इस दुनिया में खेती की विधि वास्तव में अजीब है। इससे महान शक्ति प्राप्त करना संभव है। इस तरह की स्थिति अमर की खेती की दुनिया में बस अकल्पनीय है। ताओ याओ मदद नहीं कर सकता, लेकिन घबराए हुए ध्यान देते हुए आहें भर सकता है। महारानी कांग और अन्य लड़कियों ने भी एक के बाद एक सिर हिलाया, उनके चेहरे पर बड़ी प्रत्याशा की अभिव्यक्ति के साथ। इस तरह से अज्ञात समय बीतने के बाद आकाश में एक क्रैकिंग ध्वनि फैल गई। हल्के कोकून खुला हो गया, जिससे ये यान का आंकड़ा प्रकट हुआ। इस समय एक बेहोश रहस्यमय प्रकाश ने यान के शरीर की सतह पर कटा हुआ। लहजे रहस्यमय प्रकाश के अलावा ये यान में कोई अन्य उत्कृष्ट विशेषताएं नहीं है। सांस बहुत सपाट है, बिना महामहिम और उत्पीड़न के बिना। लेकिन जब झूम मेंढी, कॉन्टे, हुआंग शांग और मानव जाति के अनगिनत सदस्यों ने ये यान को देखा तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में क्रोध की लहर महसूस करते थे। खौफ की एक बहुत मजबूत भावना, जैसे कि इसे जानबूझकर साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब मानव जाति के अनगिनत सदस्यों, सेमी सेज सहित अपने दिलों में मजबूत विस्मय के साथ यान को देखा, अचानक विस्फोट ऊपर के शून्य में विस्फोट हो गया। एक हिंसक गर्जना थी, फिर जोर से गर्जना की आवाज एक कैथारसिस खोलने के लिए लग रही थी और प्राचीन सांसों के साथ अनगिनत दृष्टि और बहुत बड़े पैमाने एक के बाद एक दिखाई दिए। सबसे विशिष्ट बात यह है कि कई दृश्यों के ऊपर एक पीला गोल्डन नदी है। यह लंबी नदी पूरे शून्य का पता लगाती है और पूरे आकाश में तारे इसकी प्रतिभा से रोशन होते हैं, जैसे कि फायरफ्लाइज की रोशनी। कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की एक लंबी नदी। यह कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की लंबी नदी है जिसमें कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की सर्वोच्च शक्ति शामिल है। कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की बड़ी दुनिया में, चाहे वह मानव जाति का एक कन्फ्यूशियस ऋषि हो या सभी नस्लों का एक कन्फ्यूशियस ऋषि, कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद को साबित करने के बाद वे सभी को कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की लंबी नदी से ताकत को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, ताकि कन्फ्यूशियस ऋषि विस्फोट कर सकें। शक्ति का स्तर, इस समय इस राक्षसी दृष्टि में कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की नदी प्रकट होती है, जिसका अर्थ है कि तुयान पूरी तरह से ताओवाद, कन्फ्यूशीवाद और संयोग को साबित करने में सफल रहा है। कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की लंबी नदी प्रकट हुई है। आकाश में आंखें हैं। हमारी मानव जाति अंतहीन वर्षों से अलग हो गई है। स्वर्गीय दाव में बदलाव के बाद एक नया कन्फ्यूशियस संत आखिरकार पैदा हुआ है। अब से हमारी मानव जाति शानदार बनी रहेगी, बस कोने के चारों ओर। विशाल नदी को देखते हुए जो अनंत महामहिम को शून्य में उच्चता देता है और पूरे शून्य का पता लगाता है। कोंटी के अर्ध सेक्रेट, हुआंगशांग के सेमी सेक्रेट और जून मेंढी के अर्ध सेक्रेट सभी अतुलनीय रूप से भावनात्मक हैं। उत्साहित ये यान ने इस अतुलनीय रूप से शानदार पेल गोल्डन रिवर को देखा और उसके मुंह के कोने पर थोड़ी सी भी मुस्कान दिखाई दी। इस समय ये यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि एक बहुत ही रहस्यमय संबंध अपने और इस पीली गोल्डन नदी के बीच स्थापित किया गया था। जैसे कि एक ही विचार में वह इस पीली गोल्डन नदी से सर्वोच्च शक्ति खींचने में सक्षम था। ऋषि कन्फ्यूशीवाद, क्या यह सर्वोच्च कैलेंडर सेज कन्फ्यूशीवाद के स्वामित्व में है? अंत में सफलतापूर्वक कन्फ्यूशीवाद को साबित करते हुए ये यान के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान है। हो नहीं, कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की इस लंबी नदी से मैं जिस शक्ति को आकर्षित कर सकता हूं, उसकी इतनी बड़ी सीमा क्यों है? इस समय ये यान ने अचानक कुछ अजीब देखा, अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया और खुद से कहा। इस समय विशाल बैठक की जगह में जहां 10,000 दौड़ चर्चा कर रहे हैं। गु हुआंग, जुआनटियन पवित्र आत्मा, जू जुबानिन और सभी नस्लों के अन्य शक्तिशाली उपवर्ष ने उस राक्षसी दृष्टि को देखा जो शून्य से निकली और कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की नदी से निकलने वाली अतुलनीय शक्ति को महसूस किया। राजसी वातावरण, प्रत्येक उदास दिखता है। अध्याय 212, अपरंपरागत कन्फ्यूशियस संत केवल 10% से कम शक्ति जुटा सकते हैं। स्वर्गीय दाव में परिवर्तन धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की दुनिया में सभी दौड़ मानव जाति के उदय के खिलाफ रख रही है। और गुहुआंग, जुआनटियन पवित्र आत्मा और अन्य उपसह स्तर स्तरीय पावर हाउस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित 10,000 दौड़ के बीच इसका उद्देश्य मानव जाति में कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद को पूरी तरह से काट देना है। मूल रूप से इन विवरणों पर लगभग चर्चा की गई है। उन्हें बस स्थापित योजना के अनुसार इसे लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन किसने सोचा होगा कि मानव जाति समाप्त नहीं हो सकती है या किसी कारण से एक कन्फ्यूशियस ऋषि सीधे दिखाई दिया जब वे उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मानव जाति के कन्फ्यूशियस ऋषि। ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।